बिज़नेस के अंदर काम कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा ड्रीम आप लेके आए हैं और हम सबका जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि जो ड्रीम आप लेके आए हैं, वो सारे के सारे ड्रीम हम आप लोगों के पूरे करें। यस, सुपर्ब! राइट नाउ पैनलिस्ट में तकरीबन 500 लोग आ चुके हैं सर, और जी। बाकी लोग भी धीरे-धीरे कनेक्ट हो भी रहे होंगे। आपकी मीटिंग इस समय यूट्यूब पर भी, एक बार आप यूट्यूब दर्शक को भी हेलो हाय कर सकते हैं। चलिए, जो भी मेरे यूट्यूब पे मेरे फ्रेंड्स हैं जो आज इस लाइव को देख रहे हैं, आप सब लोगों का भी बहुत-बहुत स्वागत है इस यूट्यूब लाइव के ऊपर। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि सोनम जी ने ये संवाद प्रोग्राम स्टार्ट किया है और इनकी टीम के अंदर अभी 18-19 महीने पहले इन्होंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया और बहुत कम एज के अंदर एक उस मतलब सक्सेस को इन्होंने हासिल किया जिसको अचीव करने में कई लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। और बहुत बड़ा चेक इनका अमाउंट आ रहा है जो एक आदमी सपनों में भी नहीं सोच सकता है। उसके बावजूद भी वन टू वन मीटिंग भी देती हैं और छोटी-छोटी मीटिंग्स भी करती हैं। उसके पीछे के बहुत सारे रीज़न्स हैं क्योंकि ऊपर से जो हमें एजुकेशन मिल रही है, उस एजुकेशन के तहत हम सब लोग चल रहे हैं। तो सोनम जी की बदौलत आज आप सब लोगों से हम कनेक्ट हो पा रहे हैं और इनकी टीम के अंदर 20 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए महीना तक कमा रहे हैं। तो उन सब लोगों को एक-एक करके आपको सुनने का मौका मिल रहा है। तो बहुत-बहुत थैंक यू सो मच आप सब लोग यूट्यूब लाइव पे आज मुझे देख पा रहे हैं। यस सर। तो मुझे लगता है अभी हम अपनी मीटिंग को ज़्यादा लंबा लोगों को वेट ना कराते हुए शुरुआत करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में चेहरा तो हैं सर, एक बहुत बड़े ब्रांड हैं, और थैंक यकीनन बहुत सारे लोग आपकी बहुत सारी ट्रेनिंग, मोटिवेशनल स्टोरी सुन-सुन के बहुत इंस्पायर होते हैं। इवन ओके के लोग नहीं, सिर्फ वेस्टीज के लोग नहीं, अदर देन सभी कंपनी के लोग। जी, आपकी जो जी। स्टोरीज़ होती हैं, आपके जो टॉपिक होते हैं, बड़े कॉमन टॉपिक होते हैं किसी के ग्रोथ के लिए। बट मुझे नहीं लगता है कि लोग आपकी पर्सनल लाइफ से बहुत रूबरू हैं। तो जी, जी, जी। मैंने मैंने तकरीबन मुझे ये सौभाग्य मिला था आपसे आपका पर्सनल जानने का, बहुत अच्छा मौका मिला था। पहली बार जब मैं आपको ड्राइव करके 2 घंटे रोहतक लेके गई थी। हाँ, और रास्ता भी भूल और गए थे। मैं और मैं आपकी स्टोरी में इतना खो गई थी कि हम 10 किलोमीटर आगे निकल गए थे जहाँ से हमें कट लेना था। जी, जी, जी। तो वो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि वो आपका इंट्रोडक्शन राउंड से आपकी जो स्टोरी है, राइट? आपकी फैमिली, देन बैकग्राउंड, देन किस तरीके से आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए, और बहुत सारे आपके लाइफ में उतार-चढ़ाव आए। इवन मेरे को ये भी आइडिया पता चला था उस दिन कि आपने अपनी कंपनी भी रन की है जी, और जी। बहुत सक्सेसफुली रन की है। हुँ, हुँ, हुँ। तो थोड़ा-सा मैं चाहूँगी हमारी जनता भी आपसे रूबरू हो। राइट नाउ तकरीबन 650 लोग कनेक्ट हो चुके हैं। बाकी लोग भी जी, धीरे-धीरे आते रहेंगे। सो प्लीज़ सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। देखिए फ्रेंड्स मेरा नाम अजय शर्मा है जैसे कि आप जानते हैं और मेरा बर्थ 1973 का है। तकरीबन 44 इयर्स मुझे आज मेरी एज हो गई है। इन 44 सालों के अंदर जब मेरा बर्थ हुआ तो मेरा बर्थ भी आप सभी लोगों की तरह बहुत ही साधारण मिडल क्लास फैमिली के अंदर मेरा जन्म हुआ। मेरे से पहले मेरे परिवार के अंदर मेरे मम्मी-पापा और मेरे साथ मेरी 2 बड़ी सिस्टर थी जो मेरे से पहले इस दुनिया में आ चुकी थी और जब मैं आया उसके बाद फिर हमारा जीवन स्टार्ट हुआ धीरे-धीरे। मेरे फादर जो हैं वो एक कंपनी का आपने नाम सुना होगा, आपने तो नहीं सुना होगा लेकिन आपके बड़े बुजुर्ग ज़रूर जानते होंगे जैसे टाटा, बिरला, अंबानीज़ होते हैं, उसी तरीके से एक टाइम में एक कंपनी हुआ करती थी डीसीएम, डीसीएम का मतलब होता है दिल्ली क्लॉथ मिल। तो मेरा दिल्ली का बर्थ है, करोल बाग का मेरा बर्थ है, तो वहाँ पे उनकी एक बहुत ही बड़ी मिल होती थी, वो कपड़ा बनाया करते थे और डीसीएम का कपड़ा उस वक़्त बड़ा पॉपुलर हुआ करता था। उसके अंदर मेरे फादर जॉब किया करते थे, एक सैलरी उनको मिला करती थी। लेकिन पुराने लोग क्या होता है कि पुराने लोगों में ये होता था कि भई 2 लड़की हैं, तो 2 लड़के हो जाएँ तो ज़्यादा बढ़िया है। तो उसके बाद मेरी भूआ जी वगैरह जब घर आईं तो उन्होंने बोला भई 1 लड़का हो गया, 2 लड़की हो गई, इस बार गारंटी लड़का होगा। ऐसा पहले बहुत चलता था। तो उसके बाद हमारे घर में एक मेरी छोटी सिस्टर फिर आई, तो उसके बाद फिर किसी ने बोला नहीं इस बार ऐसा है कि इस बार लड़का ज़रूर होगा। तो मेरी 5 सिस्टर हो गईं जिसमें से 3 मेरे से छोटी हैं और 2 मेरे से बड़ी हैं और मैं अकेला भाई था। बचपन से ही हमारे फादर जो भी पैसा कमाते थे उस पैसे के अंदर अपना पूरा परिवार का बहुत अच्छी तरीके से जो भी खर्चा जैसे भी चला पाते थे वो चला रहे थे। और जिस मिल के अंदर वो जिस ऑफ़िस के अंदर काम किया करते थे, वहीं पे एक बहुत बड़ी कॉलोनी थी। आज भी वो कॉलोनी है अगर आप करोल बाग की साइड में जाएँगे किशनगंज आदाज आज़ाद मार्केट, तो वहाँ पे डीसीएम कॉलोनी के नाम से एक पूरी जगह उन्होंने दी हुई थी। जितने भी उनके एम्प्लॉयी हुआ करते थे, उनको वहाँ पे उन्होंने एक फ्लैट्स टाइप का या एक क्वार्टर टाइप का दिया हुआ था। तो उसी क्वार्टर में हम लोग रहते थे। फादर के कभी लाइफ में बहुत बड़े ड्रीम नहीं हुए, उन्होंने कभी भी बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं कर पाए क्योंकि 5 बच्चों की पढ़ाई में कभी इंसान के जीवन में सेविंग्स नहीं हो पाती। तो लाइफ चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी, स्कूलिंग हमारी होनी शुरू हो गई और स्कूलिंग होने के बाद 5 सिस्टर, 1 मैं हो गया, 6 बच्चे, उनको पढ़ाना-लिखाना ये सारी चीज़ें
बड़ा मुश्किल का काम होता था, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरीके से भी एजुकेशन हम लोगों को दी, बहुत अच्छी दी। मैं अपनी पर्सनल बताऊँ, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं रहता था। मैं कभी भी मतलब टॉपर नहीं रहा। मैं मतलब ये समझ लीजिए कि नॉर्मल जो स्टूडेंट होता है वो मैं रहा। लेकिन स्कूल में भी मैं सबका मतलब प्रिय रहा वहाँ पे, मतलब कभी भी मैं कोई गलत काम नहीं करता था, इस तरीके की चीज़ें नहीं करता था। और मेरे सारे जो स्कूल कॉलेज के जो बच्चे थे, स्कूल के जो ब लड़के थे साथ के मेरे फ्रेंड्स थे, वो बहुत पढ़ा करते थे। तो मैं मेरे दिमाग में पता नहीं शायद उसी टाइम से भगवान ने कुछ डाल दिया था कि ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई करने के बाद भाई तेरे को कहीं जॉब नहीं लगनी है, तेरे को नेटवर्कर ही बनना है। तो शायद वो सोच कभी मेरी डेवलप नहीं हो पाई। मेरे फादर और मेरी मदर कहते थे कि इस बार तू एग्ज़ाम में फेल होगा। मैं लास्ट में एग्ज़ाम के शायद 2-3 दिन पहले बैठता था, एक चैंपियन आया करती थी उस वक़्त, उस चैंपियन को मैं पढ़ता था और मैं एग्ज़ाम दे के आ जाता था और मैं पासिंग मार्क्स ले आता था। थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन उसको मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा। तो पढ़ाई में मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा हूँ। अगर आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं रहे, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में अच्छे नहीं बन सकते, तो मैं आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण हूँ। लाइफ जैसे-तैसे चल रही थी और वो क्वार्टर हमें मिला हुआ था, तो फादर की एक सोच थी कि मेरा बेटा जो है ये पढ़ेगा, मेरे को घर में अज्जू के नाम से बोलते हैं। तो मदर को बोला करते थे कि क्या करना है मकान लेके, ये डीसीएम का क्वार्टर मिला हुआ है, कल को मेरी जॉब है, मेरी जॉब रहेगी। वहाँ पे क्या होता था, फादर की जॉब बेटे को मिल जाती थी। तो मेरे बाद जब मैं रिटायर होऊँगा इसको जॉब मिल जाएगी और साथ-साथ भी मिल जाया करती थी, कि फादर काम कर रहे हैं, अगर 18 साल से ऊपर हो गए तो वहाँ पे बड़े आराम से वहाँ पे जॉब मिल जाती है। तो उसी मिल के अंदर या ऑफिस के अंदर इसकी भी जॉब लग जाएगी, क्वार्टर है ही, पाँचों लड़कियाँ अपने घर चली जाएँगी, तो क्या है प्रॉपर्टी लेके क्या करना है? इस सोच के साथ हमारे फादर आगे चलते रहे। लेकिन मुझे आज भी ध्यान है कि जब मैं शायद 11th या 12th के अंदर था, 12th पास आउट ही करने वाला था, तो मेरे फादर एक दिन रात को घर लेट आए। नॉर्मली 7 बजे तक आ जाते थे, 6 बजे ऑफिस से छुट्टी होती थी और फिर 1-2 फ्रेंड से मिलते हुए 7 बजे तक घर आ जाते थे। 9 साढ़े 9 बज गए, वो घर नहीं आए, तो घर आने के बाद रात को हम तकरीबन सो चुके थे। तो जैसे ही उन्होंने नॉक किया तो मदर उठ के गईं और मदर ने जैसे ही दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद फादर अंदर आए, तो मेरी और मेरी बड़ी सिस्टर की आँख खुल गई। तो बाहर वो बरामदे के अंदर बैठ के बात कर रहे थे, उन्होंने शर्ट-वर्ट उतारी, मम्मी ने पानी दिया उनको, तो उनकी आँखों में आँसू थे। तो मैंने कहा, "पापा रो क्यों रहे हैं आज?" तो फिर जब पूछा उनसे भी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है मम्मी ने, तो उन्होंने बोला कि आज ऐसा लग रहा है ज़िंदगी खत्म हो गई है। तो मैंने कहा, "ऐसा क्या हो गया?" मतलब इतनी तो समझ 12th के बच्चे को आ ही जाती है। तो जब हमने जाके देखना स्टार्ट किया बाहर जाके, तो पता लगा कि फादर जिस ऑफिस में काम करते हैं, जिस मिल में काम करते हैं, डीसीएम के जो मालिक हैं, उनके बच्चे बाहर से पढ़ के आए हैं और उन्होंने डिसीजन लिया है कि अब इस पूरी कंपनी को बंद करने जा रहे हैं। तो बंद करने जा रहे हैं तो 7, 8, 10 हज़ार जो लोग उस कंपनी में काम करते थे, वो सारे के सारे उस टाइम पे बेरोज़गार होने वाले थे, जो आज के पीरियड में हम लोग देख रहे हैं, वो उस वक़्त हो रहा था हमारे सामने। तो उन्होंने कहा, "अब कैसे लाइफ़ होगी? मैंने तो कोई मकान भी नहीं बनाया, अभी तो मेरी 2 सिस्टर की तब तक शादी हो चुकी थी। एक सिस्टर की शादी हो चुकी थी, 1 सिस्टर रह गई थी। अब इसकी शादी भी करनी है, कैसे होगा? बड़ी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, पैसा हाथ में नहीं है और एक सिस्टर की शादी भी हमारी कर्ज़े में हुई थी क्योंकि 6 बच्चों को पालना उस वक़्त बहुत मुश्किल होता है। बचपन से ही मुझे डराया जाता था, मेरी बुआ कहती थी कि बेटा तेरी सारी ज़िंदगी तो ऐसे ही चली जाएगी क्योंकि 5 तेरी बहनें हैं, उनकी शादियाँ करेगा, उनकी शादियों के बाद उनके बच्चे होंगे, फिर उनका भात भरेगा, पूरी ओवरऑल ज़िंदगी तेरी इसी तरीके से चली जाएगी। तो इस तरीके से पूरी लाइफ़ मेरी चल रही थी। लेकिन उस दिन फादर की जब आँखों में आँसू देखे और फादर ने बोला कि आज सब कुछ खत्म हो गया है, अब ये मकान भी हमें खाली करना पड़ेगा और कंपनसेशन कंपनी कुछ दे नहीं रही है किसी को भी। तो हमें 6, 7, 8 महीने का टाइम दिया गया था कि 6, 7, 8 महीने में आपको ये जो क्वार्टर है ये खाली करने पड़ेंगे। लिस्ट आएगी कि पहले कौन करेगा। वो 6 महीने हमारे परिवार में कैसे बीते मैं जानता हूँ। उस रात अपने फादर की आँखों में आँसू देखने के बाद मेरे दिमाग के अंदर एक बीज डल गया था। उस वक़्त मैंने सोचा था कि मैं ज़िंदगी के अंदर कभी जॉब नहीं करूँगा। ये मेरे दिमाग के अंदर पूरी तरीके से आ गया था। क्योंकि मैंने देखा मेरे फादर ने जिस कंपनी को 24 साल दिए, अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 24 साल दिए और उनको रिवार्ड मिला करता था। उस टाइम पे एक चाँदी की पूरी प्लेट उनको रिवार्ड में मिली थी। तो मेरे को लगता था कि भई शायद जॉब में लाइफ जो है वो सिक्योर हो जाती है। लेकिन जब ये पता लगा कि एक झटके में मक्खी की तरह उठा के 10,000 लोगों को 7,000 लोगों को उठा के बाहर कर दिया है, तो बचपन में ही 12वीं क्लास में 12th क्लास के अंदर ही दिमाग में एक बात आ गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जॉब नहीं करनी है। तो 12th के एग्ज़ाम वगैरह हो गए, कॉलेज में जाने की बच्चे तैयारी कर रहे थे। अब ये हुआ कि काम क्या करेंगे, जॉब छूट गई, 6 से 8 महीने का टाइम है और बड़ी सिस्टर का हमने रिश्ता कर दिया था इन बिटवीन ये न्यूज़ आ गई, तो शादी भी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, उसकी शादी की डेट भी आ रही थी, पैसा हाथ में नहीं है। तो इधर-उधर से लेके कर्जा लिया, सिस्टर की शादी करी। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे मेरे फादर एक अच्छे ऑफ़िस के अंदर काम करते थे और एकदम से जॉब छूट गई और जल्दी से कहीं जॉब नहीं मिलती, तो मेरे फादर को मुझे आज कहते हुए कोई वो नहीं होता, मेरे फादर को ऑटो चलाना पड़ा। मेरे फादर ने उस वक़्त ऑटो चलाया और ऑटो चलाते थे तो अच्छी इनकम ऑटो से होनी स्टार्ट हो गई। फैमिली का ट्रैक जो है वो ठीक होना शुरू हो गया। लेकिन बात इनकम की नहीं थी कि इनकम तो हम कहीं से भी कमा सकते हैं। बात ये थी कि अभी 3 छोटी सिस्टर हैं, उनकी शादी करनी है, उनकी एजुकेशन है, मेरी शादी होनी है। ये सारी की सारी चीज़ें चल रही थी।
और अब ये भी फादर का ड्रीम भी खत्म हो गया था कि बेटे को यहाँ जॉब मिल जाएगी, क्योंकि जब उन्हीं की जॉब नहीं रही तो बेटे की जॉब क्या रहेगी। ये सारी चीज़ होते एक दिन फादर जाते थे, रात को 8-9 बजे तक आ जाते थे। एक दिन क्या हुआ, जहाँ से मेरी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट आया और हम लोग बहुत ऐसे हो गए, वो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी की लाइफ़ में वो टर्निंग पॉइंट आए। तो मेरे फादर एक दिन घर नहीं आए, रात को 9 बज गए, घर नहीं आए, 10 बज गए घर नहीं आए, 11 बज गए घर नहीं आए, 12 बज गए घर नहीं आए। पूरी रात हम इंतज़ार करते रहे, हम में से कोई नहीं सोया, मेरे फादर घर नहीं आए। तो पड़ोस में 1-2 लोग और थे जो उस वक़्त ऑटो चलाने लगे थे, फादर के दोस्त थे, मैं उनके घर में गया, उन्होंने कहा, "बेटा, अब रोज़ तो मिलते थे लेकिन आज हमें मिले नहीं हैं, वो कहाँ पे है?" अगला दिन पूरा हो गया, हमने जाके चौकी के अंदर कंप्लेंट कराया कि इस तरीके से मेरे फादर हैं, वो अभी तक नहीं आए हैं। उस टाइम कोई सोशल मीडिया या मोबाइल वगैरह हुआ नहीं करते थे। तो पुलिस वालों ने कहा ठीक है, हम देखते हैं। अगला दिन भी पूरा निकल गया, हमारी धड़कनें बढ़नी शुरू हो गई क्योंकि फादर पे कई बार निकल जाते थे, लेकिन कहीं न कहीं से किसी न किसी तरीके से लैंडलाइन से फ़ोन कर दिया करते थे। हमारे पड़ोस में एक लैंडलाइन लगा हुआ था, वो लोग हमें बुलाते थे कि आपका किसी का फ़ोन आया है। मुझे आज भी अच्छी तरीके से ध्यान है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, अगला दिन भी पूरा हो गया। अगले दिन रात को मेरे घर के अंदर एक व्यक्ति आता है, वो बाहर से नॉक करता है और कहता है कि प्रेम कुमार शर्मा जी का घर यही है? तो हमने कहा यही है। तो उन्होंने बोला कि एक न्यूज़ आपको देनी है, आपके फादर हॉस्पिटल में एडमिट हैं, बड़ा इंदौरा हॉस्पिटल है हमारा आज़ाद मार्केट के पास। तो वहाँ पे उनका एक सीरियस एक्सीडेंट हो गया है, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है और उनको होश नहीं था 2 दिन से। तो वो न्यूज़ मैं देने के लिए आया हूँ, जैसे ही उनको होश आया है तो उनके पेपर्स-वेपर निकले तो उन्होंने बताया कि डीसीएम जो क्वार्टर्स हैं वहाँ पे 64 नंबर हमारा मकान हुआ करता था, वहाँ पे मेरी फैमिली है, वहाँ तक सूचना दे दो। हम लोग भागे-भागे गए, तो वहाँ पे डॉक्टर ने जाते ही बोला कि इनको एडमिट तो मैंने कर लिया, एक पैर पूरा फ्रैक्चर हो चुका है, हड्डी पूरी तरीके से ब्रेक हो गई थी, कोई ट्रक वाले ने साइड मार दिया था। बहुत पूरा थ्री व्हीलर जो है उनका घूम गया था और बहुत गहरी उनको चोट आई थी। वो इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस इंसान को 2 दिन होश नहीं आया होगा तो कितनी गहरी चोट आई होगी। तो एक पैर पूरी तरीके से फ्रैक्चर हो गया था, हड्डी पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई थी। अब मेरी मदर हमारे को उतनी नॉलेज, उतनी अक्ल उस वक़्त नहीं थी क्योंकि माइंडसेट ये था कि फादर के ऊपर पूरी चीज़ डिपेंड है, कभी ज़िम्मेदारी वाला काम नहीं किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कभी भी घर में ग्लास नहीं उठाया क्योंकि मेरी मदर ने कभी काम नहीं करने दिया, पाँचों बहनों ने इतना प्यार दिया कि 24 घंटे सामान मेरे सामने रहता था। तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि अब एक एक काम करना है, इनका ऑपरेशन करना है और ऑपरेशन का पैर में रॉड डलेगा, तो उस रॉड के लिए कुछ पैसे वगैरह चाहिए तो वो आप अरेंज कीजिए। हमारे कुछ रिश्तेदारों को पता लगा, हमने लैंडलाइन पे फ़ोन किया, हमने अपनी बुआ जी को फ़ोन किया। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि मेरे फादर और मेरी मदर ने ज़िंदगी में कभी भी किसी का कोई गलत नहीं किया। इवन अपनी खुद की सिस्टर की मेरे फादर ने शादी करी और एक कज़न सिस्टर मेरे फादर ने बना रखी थी। उन 2 कज़न सिस्टर की मेरे फादर ने शादी की, बहुत उनकी हेल्प की, जिनको हम सगी बुआ से भी ज़्यादा बुआ मानते थे। लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर जब कुछ रिश्तेदार वहाँ पे आए और जब उनको ये लगा कि भई इनको पैसे की ज़रूरत है, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस वक़्त मेरे को आज भी सोचते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिन रिश्तेदारों के लिए मेरे फादर आधी रात को खड़े रहते थे, उन रिश्तेदारों ने सांत्वना तो बहुत दी, लेकिन एक भी रिश्तेदार ने जेब से पैसा निकाल के नहीं दिया। सबने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, हम पैसा नहीं लेके आए हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे वो ऑपरेशन किस तरीके से हुआ। मेरी माताजी के टॉप्स थे, वो टॉप्स बेच के हम लोग पैसा लेके आए और वो पैसा लाने के बाद उनका ऑपरेशन कराया गया। 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहे। वो 10 दिन किस तरीके से बीते, कभी मम्मी जाती थी, कभी मैं जाता था, सुबह मम्मी रहती थी, रात को मैं रहता था। इस तरीके से हमारा पूरा वो चल रहा था। इधर से मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही थी, क्योंकि मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना था। अब बाद में डॉक्टर ने बोला कि अब ये 4 महीने तक इनको बेड रेस्ट पे रखना पड़ेगा। अब ऐसी सिचुएशन में दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, घर में एक कमाने वाला और जिनके 6 बच्चे हों, जिसमें से एक की शादी हो गई है, एक सिस्टर की शादी जो है बिल्कुल नज़दीक आने वाली हो, उस इंसान का एक्सीडेंट हो जाए, 3 बहनें मेरी और बैठी हुई हैं, घर में पैसा नहीं है, नौकरी खत्म हो चुकी है, अगले 6 महीनों के अंदर आपको क्वार्टर खाली करना है, आपने ज़िंदगी के अंदर अपना कोई सेविंग्स नहीं की, कोई मकान नहीं किया, ऐसी लाइफ़ के अंदर क्या होगा? तो मैं ऊपर वाले को यही कहता था कि ज़िंदगी से अच्छी तो अगर ज़िंदगी नहीं होती तो ज़्यादा बढ़िया था। तो उसके बाद मैंने डिसीज़न लिया और मेरी जो बड़ी सिस्टर है उसने डिसीज़न लिया कि हमें जॉब करनी पड़ेगी। दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी पहली जॉब ₹300 की थी। ₹300 की मैंने उस वक़्त पे जॉब करी और वो जॉब पे जब मैं गया था तो वो ₹300 मुझे ऐसे लग रहे थे उस वक़्त जैसे 3 लाख रुपए हो, आज के 3 लाख रुपए हो, तीस ₹300 मुझे लग रहे थे। और मुझे ऐसा लगता था कि ₹300 मेरे को काम क्या मिला था, क्योंकि मेरा डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत अच्छा था, मैं पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता था। तो मेरे फादर के एक दोस्त थे, वो डिज़ाइनिंग का काम करते थे, तो उन्होंने कहा इसकी पेंटिंग अच्छी है, तो अंकल जो मिलने के लिए आए थे इनको मैं इसको डिज़ाइनिंग सिखवा देता हूँ। सीखते समय वो ज़्यादा पैसे नहीं देंगे, बहुत कम अमाउंट मिलेगा, लेकिन 2-3 महीने अगर वहाँ पे ये रहा और जिस तरीके से इसका डिज़ाइनिंग है, अगर उस तरीके से काम कर पाया, तो बहुत अच्छी तरीके से सीख लेगा। जब मैं वहाँ गया तो वो डिज़ाइनिंग तो सिखाते नहीं थे, वो कहते थे कभी चाय ले आओ, कभी कहते थे पानी पिलाओ, कभी कहते थे गम ले आओ, कभी कहते थे पेपर ले आओ। तो 10-15 दिन तो मैं बड़ा परेशान हुआ, फिर मैंने भाई साहब को बोला, मैंने कहा इस तरीके से है। उन्होंने कहा बेटा शिष्य बनना ना इतना आसान नहीं होता, अभी वो जो काम कर रहे हैं, मुझसे भी इसी तरीके से काम कराया था, आज मैं कामयाब हूँ। वो शुरू में तेरी लगन देखना चाहते हैं, जो वो कह रहे हैं वो सफाई बोले, झाड़ू बोले, कुछ भी बोले तू करता रहे। और वही काम मैंने किया, उन्होंने फिर मुझे बहुत लगन से सिखाया, मैंने उस काम को सीखना शुरू किया।
दिमाग में ये बात आ गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे नौकरी नहीं करनी, लेकिन मजबूरी ऐसी चीज़ होती है जब मेरे फादर ने जॉब को छोड़ा था या उनकी जॉब छूटी थी, तो दिमाग में ने ये बोला था जॉब नहीं करूँगा, लेकिन ईश्वर ने कहीं न कहीं जॉब करवाई, मुझसे ₹300 की जॉब हुई, उससे फिर बढ़ के मैं थोड़ा-सा ज़्यादा, मेरी सिस्टर अलग जॉब करती थी। जैसे-तैसे हमारे घर का गुज़ारा चलने लगा। इन बिटवीन जब ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होके ठीक हुए, फादर चलना शुरू हुए, तो पता लगा जो जूनियर डॉक्टर थे, उन्होंने जो रॉड है, वो इंचेस के साइज़ में 1 इंच जो है वो छोटी रॉड लगा दी गलती से। तो पैर में लैग भी आ गई, उस लैग के चक्कर में वो जल्दी से ऑटो भी नहीं चला पा रहे थे या जॉब भी उनको नहीं मिल रही थी। जैसे-तैसे हम अपनी लाइफ़ का गुज़ारा कर रहे थे। तो मैंने ये सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से हो जाए, मैं नौकरी नहीं करूँगा, लेकिन मजबूरी में मुझे नौकरी करनी पड़ी थी। मैं नौकरी करने जाता था, थोड़ा-थोड़ा पैसा जो है मैं कहीं न कहीं से जोड़ता था, साइड में रखता था। पूरी फैमिली का, अपने सिस्टर का, अपनी मदर का, अपने फादर की पूरी देख-रेख मैं करता था और मेरी सिस्टर के में जो पैसा आता था हम लोग करते थे। फिर सिस्टर की शादी नज़दीक आ गई, जैसे-तैसे फिर हमने इधर-उधर से पैसा इकट्ठा किया, ब्याज पे पैसा लिया, उस सिस्टर की भी हमने शादी की। नो डाउट कि वो रिश्तेदार हमें इतने अच्छे मिले, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसी शादी करोगे बस हमें सिर्फ़ खाना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। रोहिणी में मेरी सिस्टर है, बड़े मेरे से बड़ी वाली जो हेमा सिस्टर है, बहुत अच्छे रिश्तेदार हमें मिले और उन्होंने हमारे को उस टाइम पे बहुत सपोर्ट किया। और इस मामले में मैं अपनी लकी मानूँगा कि मेरी पाँचों सिस्टर जिस भी घर के अंदर गई हैं, भगवान ने 5 सिस्टर दी, लेकिन उसके साथ ऐसा आशीर्वाद भी दिया कि पाँचों बहनें जिस घर में भी आज सुखी हैं। और मेरा एक ड्रीम है पाँचों सिस्टर के लिए, जो शायद मैं लास्ट में बताऊँगा आपको, और सोनम जी याद ना रहे तो आप मुझे बता देना, मैं लास्ट में ज़रूर बताऊँगा उस ड्रीम को। तो ऐसे-ऐसे चलता रहा, उसके बाद मैंने थोड़ा-थोड़ा पैसा जोड़ा क्योंकि मैंने डिज़ाइनिंग सीख लिया था। मैंने कहा अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना कंप्यूटर खरीदना है। तो उस वक़्त मैंने इधर-उधर से थोड़ा बहुत पैसा और उधार पे लिया और मैंने ये मान लीजिए सवा लाख रुपए में उसमें 486 आज की डेट में अगर कहूँ तो कबाड़ में मुश्किल से ₹50 में भी नहीं बिकेगा। 486 उस टाइम पहला कंप्यूटर इंडिया के अंदर आया था। वो कंप्यूटर मैंने सवा लाख रुपए में लिया था। आप बिलीव नहीं करेंगे, सवा लाख रुपए में वो कंप्यूटर लेने के बाद मैंने कंप्यूटर से डिज़ाइन बनाना स्टार्ट किया। लाइफ़स्टाइल जो है थोड़ी बहुत अच्छी होनी स्टार्ट हो गई। थोड़ा बहुत पैसा अच्छा घर में आना स्टार्ट हो गया। सिस्टर की हमने शादी कर दी थी। फिर ये था कि भई अब मेरी शादी होनी है, तो फिर हमने 6 महीने, 8 महीने जब निकल गए, तो उसके बाद 2-3 महीने का हमें और ग्रेस पीरियड मिला उस मकान को खाली करने का। उस मकान को खाली करने के बाद हम नजफ़गढ़ चले गए, दिल्ली में एक जगह नजफ़गढ़, वहाँ पे मेरे बड़े जीजा जी रहते हैं, तो उन्होंने एक रेंट पे मकान दिला दिया। तो वहाँ रेंट पे हम रहने लगे, थोड़ा बहुत फिर पापा को कंपनसेशन मिला, अपने जो ऑफ़िस से था थोड़ा बहुत कंपनसेशन वहाँ से मिला, थोड़ा बहुत पैसे मैंने जोड़ा, तो हमने वहाँ पे एक प्लॉट खरीदा, प्लॉट खरीद के हमने एक प्लॉट बनाया वहाँ पे, तकरीबन 75 गज का एक प्लॉट था, वो हमने बनाया। लेकिन उस प्लॉट में भी ये था कि बहुत सारे लोगों का कर्जा था, वो रोज़ घर पे आके खड़े होते थे कि आपको हमारा कर्जा देना है, तो रात को नींद भी नहीं आती थी कई बार। तो उसके बाद फिर बाद में फिर मेरे रिश्ते की बात होनी शुरू हुई, मैंने घरवालों को बहुत बोला, चाहे कुछ हो जाए, जब तक मैं अपने पैरों पे बहुत अच्छी तरह खड़ा नहीं हो जाऊँगा, मैं शादी नहीं करूँगा। लेकिन मदर ने यही बोला कि देख भई अब तेरी ज़्यादा एज हो जाएगी तो शादी की बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए शादी तो करनी पड़ेगी। उसके बाद मेरा रिश्ता हुआ, रिश्ते के अंदर मेरी वाइफ़ लता, जिनसे आप सेमिनार्स ट्रेनिंग के अंदर मिलते हैं, ये मेरे परिवार बहुत अच्छा हमें मिला और उनकी तरफ से मुझे लाइफ़ के अंदर बहुत सपोर्ट मिला। वो मेरे जीवन के अंदर आई, नजफ़गढ़ में मेरी शादी हुई। लेकिन जैसे ही शादी हुई तो अब मेरी शादी के अंदर भी कर्ज़ा होना है, तो उसमें भी जो पैसा था वो मैंने कहीं न कहीं से अरेंज करके अपनी भी शादी किसी न किसी तरीके से करी। तो मेरी बड़ी सिस्टर की शादी का कर्ज़ा, मेरी शादी का कर्ज़ा और साथ में उससे बड़ी सिस्टर की शादी का कर्ज़ा। एक कर्ज़े में हम लोग चल ही रहे थे। प्लस मैंने जो कंप्यूटर लगाया था उसका भी मेरे ऊपर कर्ज़ा चल रहा था। ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो ये सारी स्थिति हुई और उसके बाद जो नजफ़गढ़ वाला मकान था, वो भी कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई कि हमें वो भी बेचना पड़ा। तो कुछ लोगों का कर्ज़ा हमने उतारा और फिर हम रोहिणी में जाके रेंट पे रहने लगे। तो यहाँ तक की एक स्टोरी मेरी ये थी कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे फादर जो हैं उन्होंने जो डिसीज़न ज़िंदगी में नहीं लिया, हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, इस चीज़ से आप समझ लें कि जॉब करते हुए 23 साल जिस इंसान को हो गए हों और एकदम से मालिक बाहर से आता है और वो आते ही कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अब ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अगर उस टाइम सोशल मीडिया होता तो शायद कुछ और कंपनसेशन मिलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पॉलिटिकल प्रेशर सबके ऊपर था, लोग घबरा गए थे, तो लोगों ने जैसा उन्होंने दिया वैसा लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो ऐसी सिचुएशन पे आप मैंने फर्स्ट ईयर अपना कॉरेस्पॉन्डेंस से किया, मैंने सेकंड ईयर अपना कॉरेस्पॉन्डेंस से किया, मैंने थर्ड ईयर अपना कॉरेस्पॉन्डेंस से किया, लेकिन थर्ड ईयर में कुछ ऐसी कंडीशंस फैमिली की हो गई थी, मैं बिज़नेस में इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया था, तो फाइनल ईयर के पूरे एग्ज़ाम जो है मैं नहीं दे पाया था, 2 एग्ज़ाम मेरे रह गए थे। तो एक्चुअल में मेरी ग्रेजुएट भी पूरी तरीके से नहीं हो पाई, तो मैं अंडर ग्रेजुएट ही रहा। तो वो हुआ, फिर मेरी शादी हुई, फिर एक सिस्टर की और शादी हमें करनी थी, तो हमें लगा कि अब इस प्रॉपर्टी को बेचना पड़ेगा और एक सिस्टर की शादी है वो भी करनी पड़ेगी और कुछ मार्केट का जो पैसा है वो हमें उतारना पड़ेगा। तो वो हमने जो मकान है उसको भी बेचा और उसको बेचने के बाद फिर एक सिस्टर की हमने जैसे-तैसे शादी की, लेकिन थोड़ा-सा पैसा मुझे अच्छा आना स्टार्ट हो गया था। क्या नाम है अपना, जो मैं अपना काम करता था उससे थोड़ा बहुत पैसा जो है, लाइफ़स्टाइल पहले से अच्छी चलनी शुरू हो गई थी। उसी जीवन के अंदर फिर मेरे पास एक टाइम था जब मेरे पास डायरेक्ट सेलिंग आई। तो यहाँ तक की अभी तक की जो मेरी स्टोरी है, वो मैंने आपसे शेयर की। जी, सोनम जी। बहुत ही इंस्पायरिंग आपकी लाइफ की स्टोरी है सर। इट्स अ वंडरफुल स्टोरी एंड आई होप सो कि लोगों को लगा होगा कि आप कोई शुरू से बहुत तेज बच्चे नहीं थे।
जी, मतलब जी, एक थैंक होता है ना, मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, मैं बहुत अच्छा पढ़ता था, तो मतलब जी। इससे एक चीज़ बहुत कहानी समझ में आती है कि आप बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट इंसान नहीं हो। आप एक मैं पढ़ाई में मैं एवरेज रहे। मैं सोनम यस। जी बचपन में भी ना डुप्लीकेशन में बड़ा माहिर था। जैसे मैंने बोला चैंपियन मेरे हाथ में आती थी और मैं चैंपियन में रट्टा लगाता था और पासिंग मार्क्स ले आता था। और बहुत आज की डेट बढ़िया। में अगर मैं आपको बताऊँ देखिए मेरा बेटा है, मेरा बेटा अभी टिकटॉक पे क्या नाम है सेलिब्रिटी है, वो उसको पॉपुलर क्रिएटर मिला हुआ है और उसके अभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। मैंने अच्छा। ये देखा कि जो बच्चे का ड्रीम हो हमें वो बच्चे को उस तरफ ले जाना चाहिए। उसका वो है कि उसको एक्टर बनना है। तो मैंने उसको बोला जो तुझे करना है वो कर, आज की डेट में हम करवा सकते हैं वो सारी चीज़ें। तो कहने का यस। मतलब ये है कि जो ड्रीम हम डुप्लीकेशन जो है वो मेरे को बचपन से समझ में आया और वही चीज़ डुप्लीकेशन हमारे इस बिज़नेस के अंदर होती है। अब इसीलिए कोई भी प्लान अगर मैं देखता हूँ मुझे 1 सेकंड के अंदर याद हो जाता है। जिस तरीके से आप हैं, हम हैं तो हमें दिक्कत नहीं होती। कोई मार्केटिंग प्लान आज दिखाओ कल से हम देना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तो मतलब आप ऑलरेडी कंप्यूटर का अपना खुद का बिज़नेस सेट कर चुके थे। जी, जी। ऑलरेडी कहीं न कहीं फैमिली में बहुत सारी चीज़ें उथल-पुथल पहले से ही हो चुकी थी। जी, जी। फिर ये बड़ी उथल-पुथल वाली इंडस्ट्री आपके पास कैसे आ गई? बिकॉज़ आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक पहचान मिली है, गाइडलाइन मिला है। ये हुँ, हुँ, हुँ। 99 की बात है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में कूद गए। हुँ, हुँ। मतलब अगेन एक इतना बड़ा रिस्क क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक बिज़नेस चल रहा था, ऑलरेडी हुँ। घर के ऊपर कर्जा था, तो इस बीच में रिस्क कैसे लिया आपने? आए यहाँ कैसे पे आप मैं इस इंडस्ट्री में? हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊँगा। जब हम नजफ़गढ़ में रहते थे, नजफ़गढ़ से हमने शिफ्ट किया अपना मकान एक बार हमारे मामा जी थे क्योंकि उस टाइम पे हमें जब खाली करना पड़ा, अचानक खाली करना पड़ा, क्योंकि कुछ लोग हमें परेशान कर रहे थे, तो रातों-रात हमें बेचना पड़ा और बहुत सस्ते में हम लोगों ने उस वक़्त बेचा। मेरी शुरू से एक चीज़ रही है कि मैं मतलब रिस्क लेने में कभी घबराया नहीं। मेरे फादर बोल रहे थे अभी रुक जाते हैं, लोग आते हैं। मैंने कहा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी लॉस हो जाए, एक बार अगर हम इस कर्ज़े से मुक्ति पा लेंगे ना, अपना माइंड को शांत कर लेंगे, तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो हमने बहुत सस्ते में अपना जो प्रॉपर्टी वो बेचा। उसके बाद हम अपने मामा जी रहते हैं हमारे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास शाहबाद मोहम्मदपुर है, हम वहाँ चले गए। मुझे आज भी ध्यान है लोग कहते हैं कि आदमी मरने के बाद क्या होता है मेरा एक जब मैं वहाँ से करोल बाग जाता था, करोल बाग में मेरा ऑफ़िस हुआ करता था। स्कूटर के ऊपर मैं आता था क्योंकि मेरे को शादी में दहेज में एक स्कूटर मिला था, एनवी स्कूटर हुआ करता था। उससे मैं आता था तो रात को मैं लेट आता था, डिजाइनिंग का हमारा सीज़नेबल काम होता है सर्दियों के अंदर। तो मुझे आज भी ध्यान है एक बार मैं आ रहा था तो एक नीलगाय बड़ी स्पीड से आई, मेरा स्कूटर 40-45 किलोमीटर में था और बहुत तेज़ी से मेरे को टक्कर लगी। तो टक्कर लगने के बाद मैं ज़मीन पे जाके गिरा और मेरा हेलमेट कहीं और जूता कहीं, घड़ी कहीं। मैं सड़क पे लेटा हुआ हूँ और मेरे को मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरे को लाइफ़ में एक दूसरा जीवन भगवान ने दिया था। मैं सड़क पे लेटा हुआ हूँ और मेरे को दिखाई दे रहा है मेरा हेलमेट वहाँ पड़ा, पीछे से कोई भगवान का शुक्र है कोई गाड़ी नहीं आ रही थी क्योंकि वो एरिया बड़ा शांत रहता था उस वक़्त। और मेरी घड़ी वहाँ पड़ी है, हेलमेट वहाँ पड़ा है, एक जूता मेरा निकला हुआ है और मेरी बैक में बड़ा तेज़ दर्द हो रहा है। सर में मेरी चोट लगी थी हल्का-सा और बैक में दर्द हो रहा है। तो मैं ये दो सोच रहा हूँ, अचानक आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन मैंने मौत को बहुत नज़दीक से देखा है। अचानक मैंने देखा कि मैं अपने शरीर के बाहर खड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल लाइव खड़ा हुआ हूँ और मेरी डेड बॉडी पड़ी हुई है सड़क के ऊपर। और मैं घबरा गया, मेरे अंदर से रोना छूटना शुरू हो गया। आज भी मैं सोचता हूँ तो बड़ा अजीब-सा लगता है वो सीन। तो मैं भगवान को या अपने माँ-बाप को धन्यवाद देता हूँ कि उनकी वेल विशेज़ या अपनी सिस्टर को धन्यवाद देता हूँ या अपनी वाइफ़ को धन्यवाद देता हूँ। किसी न किसी की वेल विशेज़ की वज़ह से शायद मैं बचा। मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ और मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मैं अपनी बॉडी को देख रहा हूँ। एकदम से अचानक मैंने सोचा, मैंने कहा यार अजय तू क्या सोच रहा है? अगर इस तरीके से तूने हिम्मत हार ली, तो तेरी 3 सिस्टर हैं, तेरी ब बूढ़े माँ-बाप हैं, तेरी वाइफ़ है, 2 बहनें और हैं, उन सबका क्या होगा लाइफ़ के अंदर? तू ऐसे ज़िंदगी छोड़ के नहीं जा सकता, तुझे हिम्मत करनी पड़ेगी और आप बिलीव नहीं करेंगे जो फ़िल्मों में दिखाते हैं, मैंने वो लाइव देखा है, लोग मेरी बात पे भरोसा नहीं करते हैं। अचानक मैं अपने शरीर के अंदर प्रवेश किया और उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। मेरी जब आँख खुली तो एक पीसीआर थी, पीसीआर के अंदर मेरी आँख खुली, उन्होंने मेरे मुँह पे पानी डाला पुलिस वालों ने, क्या हुआ? मैंने उनको स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहाँ रहते हो? मैंने कहा यहीं शाहबाद मोहम्मदपुर है, यहीं पे मैं रहता हूँ, एक बार प्लीज़ आप मेरा कह रहे चले जाओगे घर या छोड़ के आएँ? मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मेरा स्कूटर स्टार्ट कर दीजिए। उन्होंने मेरा स्कूटर स्टार्ट किया, मैं घर गया और घर जाके जो मैंने बेड पकड़ा, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं ढाई महीने तक बेड से नहीं उठ पाया और उस टाइम पे बड़ी प्रॉब्लम हुई। वहाँ से फिर एक शायद नेटवर्किंग की शुरुआत हुई। मेरी चाची की लड़की के फ़ोन आते थे कि भैया तबीयत कैसी है? मैंने कहा बहुत अच्छी तबीयत है, सारी चीज़ें हैं। तो जब मैं ठीक होके ऑफ़िस गया तो उसने मुझे बोला कि भैया ऐसा है कि मैं एक कंपनी कर रही हूँ, उस कंपनी का एक प्रोग्राम है, शाह ऑडिटोरियम जो बस अड्डे पे है, वहाँ पे एक प्रोग्राम है, आपको आना है। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल आऊँगा। क्योंकि लैंडलाइन हमारे जो लैंडलॉर्ड थे जिनका ऑफ़िस मैंने रेंट पे लिया हुआ था, वहाँ पे एक फ़ोन लगा हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बिल्कुल आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले दिन वो 11 बजे फ़ोन कर रही है तो मैंने उसको मना कर दिया जैसे अमूमन सब लोग करते हैं। तो मैंने अपने मालिक को मना कर दिया अगर किसी लड़की का फ़ोन आया, मंजू नाम होगा तो आप कह देना यहाँ पे नहीं है। तो उसका फ़ोन आया कि मैं मंजू बोल रही हूँ, अजय शर्मा है, मेरे भैया हैं, उनको आप बोलिए। तो उन्होंने बोला वो है नहीं। अब एक बार कॉल करने के बाद अब वो दोबारा तो हिम्मत होगी नहीं।
फिर अगले दिन फिर मैं जब घर पहुँच गया तो घर पे हमारे मामा के घर पे फ़ोन लगा हुआ था, तो उनको फ़ोन किया तो मैं वहाँ गया, भाई तू आया नहीं? मैंने कहा अरे बड़ा बड़ा अर्जेंट काम पड़ गया था, नेक्स्ट टाइम जब मीटिंग हो तुम बताना। आप बिलीव नहीं करोगे मैंने 3-4 महीने तक उसको लटकाया, 3-4 महीने लटकाने के बाद फिर एक दिन उसने बोला बेचारी कई बार टिकट भी ले लेती थी क्योंकि एडवांस में टिकट लेनी होती थी, मैं जाता नहीं था तो उसके पैसे भी खराब होते थे। एक बार उसने मेरे को बोला कि अगर तू मुझे भाई मानता है तो इस बार ज़रूर आएगा वरना मुझे बहन बोलना बंद कर दियो। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा भई अब तो बात रिश्तेदारी और भाई-बहन के रिश्ते पे आ गई है। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो भी कर रही है इसका छुड़वाऊँगा ज़रूर क्योंकि मुझे कहीं न कहीं मालूम तो था कि ऐसी कुछ कंपनीज़ चल रही हैं, सारी चीज़ें हैं। तो मैं बिलीव करो मैं जॉइन होने के लिए नहीं गया था, मैं अपने ऑफ़िस से ही उठा और वहाँ से सीधा चला गया। एक आम आदमी की लाइफ़स्टाइल कैसी होती है अब मैं आपको बताऊँगा। मैं जब वहाँ पे गया शाह ऑडिटोरियम के अंदर आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही मैंने वहाँ पे एंटर किया मैंने देखा वहाँ पे बढ़िया सूट-वूट पहन के टाई-वाई वाल लगा के लोग खड़े हुए हैं, शेव उनकी बनी हुई है, बाल बड़े हेयर कट बड़े स्टाइल से हैं, गुड मॉर्निंग कैसे हैं? और बड़ा जुनून और बड़ा जोश जो आजकल हम देखते हैं, अब हमारे लिए तो आम हो गया है सारी चीज़ें, उस टाइम देखना बहुत मुश्किल होता था। तो मैं बड़ा परेशान हो गया, मैंने कहा यार मैं कौन-सी दुनिया के अंदर आ गया और आप बिलीव नहीं करेंगे मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है क्योंकि नौकरी पेशे वाला कोई भी होगा आप देखना, 3 या 4 जोड़ी कपड़े होंगे उसके पास बड़ी मुश्किल से। कई लोग तो 2 या 3 में ही पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, उसी कपड़े को पहन के जा रहे हैं, उसी कपड़े को बस शादी के अंदर नए कपड़े पहनते हैं, टाई-वाई, सूट-वूट तो भूल जाओ आप, क्यों करते हो? मुझे आज भी ध्यान है, इतने क्राइसिस थे कि मैं अपनी शादी के अंदर 2 सूट नहीं सिलवा पाया था अपने। पहला 1 सूट भी सिलवाया था, वो भी मुझे लड़की वालों की तरफ से जो मिलता है, वो सूट ही मैंने पहना था, जबकि अंदर से इच्छा थी कि एक और सूट सिलवा लूँ। उस वक़्त एक दूसरा सूट सिलवाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे और बड़ा फ़ील होता था। आज भी एल्बम देखता हूँ, तो कहता हूँ यार एक ही सूट के अंदर हमारा शादी और रिसेप्शन दोनों चीज़ हो गई। हनीमून पे गए थे तो आप बिलीव नहीं करेंगे, हनीमून पे जाते समय मेरे फ्रेंड की फरवरी में शादी हुई थी, जो मेरा पार्टनर था, कंप्यूटर डिजाइनिंग में मेरी मार्च में शादी हुई थी, तो उसने कहा हनीमून पे चलना है। तो हमने अपने क्लाइंट से पैसा लिया, हमने एक आइडिया लगाया कि कितने में हमारा वहाँ पे हो जाएगा, हम शिमला गए। अब शिमला हम गए तो शिमला में हम शिमला का बजट बना के गए थे। तो मेरी वाइफ और उसकी वाइफ जब हमने क्या किया कैमरा ले लिया था मैंने, हम कैमरा लेते थे, कैमरा फ़ोटो क्लिक करते थे, कोडैक का कैमरा आता था रील वाला। उससे हम फ़ोटो क्लिक करते थे, क्लिक करने के बाद जब हम घर के अंदर वो उधर अपना होटल में आते थे, तो हम रील को धुलने के लिए दे आते थे और अगले दिन वो हमें फ़ोटो देता था, हम फ़ोटो देखते थे। तो एक दिन मेरी वाइफ़ और ये दोनों खड़े थे, तो इन दोनों ने वहाँ पे मेरे दोस्त की वाइफ़ है, एक बहुत बड़ा एक पोस्टर लगा हुआ था और उसके अंदर बर्फ थी, पहाड़ थे। तो उसने मेरी वाइफ़ को बोला, "काश यहाँ पे बर्फ भी होती ना।" हम मार्च के टाइम में गए थे। "काश यहाँ पे बर्फ भी होती तो कितना मज़ा आता।" मेरे दोस्त ने सुन लिया, कहता, "यार दोनों हम अपनी-अपनी वाइफ़ को लेके तो आए हैं, लेकिन यहाँ तो बेइज़्ज़ती वाली बात हो गई।" मैंने, "क्या हुआ?" कह रहे, "यार इनको तो बर्फ ही देखने को नहीं मिली और ये तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो कैसे करें?" तो मैंने कहा, "देख ले भाई बजट बहुत कम है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी।" मैंने कहा, "चल कोई भी होगा देखते हैं।" हम इन दोनों को होटल में छोड़ के आए और हम बाहर गए और बाहर जाके एक ट्रैवल्स वाला था, उससे हमने पूछा, उसने महँगा बताया, दूसरे पे गए। हमने 4-5 जाके पैदल चले काफ़ी और ढूँढा। एक हमें मिला, उसने बोला जी इस बजट में हम दे देंगे। एक्चुअल में वो बजट हमारे उसके अंदर आ रहा था कि 2 दिन का हम आपको टूर देंगे, यहाँ से वैन करके देंगे। आप चारों जाएँगे, वहाँ पे आपके लिए 2 दिन के लिए होटल बुक होगा। आपको मनाली, रोहतांग पास घुमा के लेके आएँगे। मनाली से फिर कालका ले जाएँगे और कालका से दिल्ली की आपको टिकट दे देंगे। इतना बजट था। आप बिलीव नहीं करेंगे जब हमने पूरी कैलकुलेशन लगाई ना तो मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा देख तू अपनी वाइफ को बोल दे, मैं अपनी वाइफ को बोल दूँगा कि यहाँ से कोई भी परचेज़िंग नहीं करनी है, कोई सामान नहीं खरीदना है, सामान दिल्ली में बहुत अच्छा मिलता है। क्योंकि पैसे ही नहीं है आप क्या बोलोगे? तो हमने इस तरीके से एडजस्टमेंट किया, उसने अपनी वाइफ को बोला, मैंने अपनी वाइफ को बोला, कोई भी सामान यहाँ से लेने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग लूटते हैं, यहाँ पे ज़्यादा महँगा देते हैं, सब सामान दिल्ली से ही आता है, ये कह के हमने एडजस्ट कर लिया, शॉपिंग नहीं करने दी हमने किसी भी तरीके से। कहें तो शॉपिंग वाली जगह पे हम लेके ही नहीं गए, हम घूमने में ही मस्त रहे। अब आप बिलीव नहीं करेंगे लास्ट में हमारी जो पूरी कैलकुलेशन आई, तो ₹300 मेरी जेब में और ₹300 उसकी जेब में, क्योंकि हम दोनों पार्टनर थे तो बराबर पैसा लेके गए थे कि भई इतना पैसा है, इतने पैसे में और उस टाइम पे मेरा जहाँ तक ख्याल है ₹10,000 हमारी जेब में थे, 5,000 मेरी जेब में और 5,000 उसकी जेब के अंदर और 10,000 में हम 3 दिन शिमला में रहे थे और 2 दिन हम मनाली के अंदर रहे थे। आप बिलीव नहीं करेंगे बहुत अच्छा हमारा टूर रहा। टूर में आने के बाद जैसे ही हम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं, बस हमारी जेब में इतने पैसे थे, ₹300 उसके पास और ₹300 मेरे पास। तो ये सारी चीज़ें हुई, ऐसी लाइफ़ चल रही थी। तो मेरी चाची की लड़की ने जब बुलाया, मैं वहाँ गया तो मेरी शेप बढ़ी हुई थी। बहुत सारे लोगों को मैं बता रहा था कि एक ही यूनिफ़ॉर्म के अंदर जाते हैं। हमारा भी वही था, सवेरे उठे, टिफ़िन पैक किया, ऑफ़िस में पहुँच गए, डिज़ाइन बनाए, प्रिंटिंग पे डाला, रात को अपने घर पहुँच गए। वही लाइफ़स्टाइल चल रही थी। तो मैंने देखा वहाँ पे मेरी दाढ़ी बढ़ी हुई है, मेरे लंबे-लंबे बाल हुआ करते थे, कभी फ़ोटो शेयर करूँगा, कभी लाइव स्टोरी, कभी लाइव दिखाने का मौका मिला। गोला सूट के जूते आते थे, जो खरगोश की तरह कान खड़े रहते थे, जो मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा जी पहनते थे। तो वो पहन के मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं उन सबके बीच में नमूना खड़ा हुआ हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे अपने ऊपर बड़ी उस दिन गिल्टी फ़ील हो रही थी। मैं ये सोच रहा था यार हमारी लाइफ़ क्या लाइफ़ है मतलब, लेकिन उस दिन मेरे दिमाग में क्लिक आया यार अजय शर्मा जैसी तू लाइफ़ चाहता था कि फ्रीडम वाली लाइफ़ हो, इस तरीके की लाइफ़ हो, हमेशा सूट-वूट में रहे, हमेशा अच्छे कपड़े पहने, वो यहाँ कुछ मिल सकता है। तो मुझे क्लिक हुआ। जब अंदर गए तो उतना बड़ा ऑडिटोरियम, शाह ऑडिटोरियम मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था।
और आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही ऑडिटोरियम के अंदर गए, एसी की जो ठंडी-ठंडी हवा वहाँ आ रही थी, जो फीलिंग होती है, जो बेचारा कभी एसी में ना बैठा हो, उस व्यक्ति को अगर आप एसी में ले जाओ, उसको बड़ा अच्छा फील होता है। तो वहाँ जाके जब मैंने देखा तो बहुत बड़ा स्टेज और वहाँ पे लोग गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर एक स्टेज पे आया कि हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बता रहे हैं जो इंटरनेशनल कंपनी है और उस कंपनी का नाम है एमवे। तो उन्होंने एमवे नाम बताया तो कहीं न कहीं मुझे क्लिक हुआ, यार मेरे 1-2 दोस्त मुझे और बोल रहे थे एमवे के लिए। तो वहाँ से जब मैंने उस प्रोग्राम को सुना तो वहाँ पे मुझे लगा कि एक्चुअल में ये इंडस्ट्री है, इस काम की मैं तलाश में था, क्योंकि जब लोगों ने लाइव स्टोरी उस वक़्त पे सुनाई कि मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, मैं 10,000 कमा रहा हूँ, मेरे बच्चे आज शिमला में पढ़ रहे हैं, जो इंडियन ही लोग थे उस वक़्त। और एक ट्रांसलेटर आया हुआ था बाहर से, हिंदी के अंदर ट्रांसलेट कर रहे थे, वो इंग्लिश में बोल रहा था। उसने मार्केटिंग प्लान वगैरह सब कुछ समझाया। फिर जब अचीवर्स आए, तो उस दिन मुझे लगा कि ये मार्केटिंग प्लान मुझे करना चाहिए। उस टाइम ₹4200 की किट हुआ करती थी। तो मेरी चाची की लड़की ने मुझे बोला कि बता अब क्या करना चाहता है? मैंने कहा मैं तो हकीकत बताऊँ तेरा छुड़वाने के लिए आ रहा था, लेकिन मुझे ये बिज़नेस करना है, चाहे किसी भी कीमत पे करना पड़े। फिर मैंने एमवे को जॉइन किया। बहुत बढ़िया। तो योर फर्स्ट कंपनी इज़ एमवे सर, क्या यस, बात है। यस, यस। सिमिलर, सिमिलर। मेरी भी फर्स्ट कंपनी एमवे है। हुँ, हुँ। फिर उसके बाद सर अपनी ये आगे की स्टोरी थोड़ा-सा कनेक्ट एमवे कीजिए। को जब मैंने स्टार्ट किया, तो एमवे में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो मैं यहाँ पे सबको मैसेज दूँगा। सेकंड सेमिनार में जब मैं गया, या फर्स्ट सेमिनार की बात है, तो उन्होंने बोला, मैंने उनसे पूछा काम क्या करना है? तो उन्होंने बोला सर हमारे यहाँ पे कुछ बेसिक्स होते हैं, कुछ 9 कोर स्टेप्स होते हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे सामने एक स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ से एक 1 या ₹2 का एक पेपर मिलेगा, या ₹5 का था, पता नहीं उस वक़्त पे क्या था। हाँ, ₹5 का था, ₹1 में फोटोस्टेट नहीं, ₹1 का 25 पैसे में फोटोकॉपी हो जाती थी। तो वो आप वहाँ से परचेज़ कर लीजिए। वहाँ गया, मैं वहाँ खड़ा होके सोच रहा था, मैंने कहा यार ये आदमी अभी अंदर बात कर रहा था, मैं इतने हज़ार रुपए महीना कमाता हूँ और ये ₹1 के पेपर के लिए मुझे बोल रहा है वहाँ से खरीद ले। जो शक होता है, जैसे कई बार आपके ऊपर भी लोग शक करते होंगे, 16 लाख रुपए का चेक, 12 लाख रु चौ 14 लाख रुपए का चेक बता रही हैं, 15 लाख रुपए का, और छोटी-छोटी चीज़ के लिए हमें बोल रही हैं। क्योंकि नॉलेज नहीं होती ना हम लोगों को, उन लोगों को नॉलेज नहीं होती। तो अपनी चाची की लड़की के पास आया, मैंने कहा मुझे बिज़नेस नहीं करना है। कहती है क्यों? मैंने कहा ₹1 का पेपर तुम नहीं दिलवा सकते, कैसे होगा? तो उसने कहा ठीक है, वो बेचारी घबरा गई, वो कह रही भैया मैं कर देती हूँ। इतने में अपलाइन ने देख लिया, उसने अपलाइन ने पूछा क्या हुआ? कह रहे बोल रहे हैं कि ₹1 का पेपर जो है वो नहीं आपको देना चाहिए था, तो मैं दिलवा रही हूँ, कोई बात नहीं। उसने कहा नहीं, ₹1 का पेपर भी आपको लेना है और जो आपकी सिस्टर के ₹200 लगे हैं टिकट के, ये भी आपको देने हैं, ये हमारा सिस्टम है। अगर इस बिज़नेस के अंदर आपको बहुत बड़ा काम करना है, मेरे यहाँ पे कम से कम 300 लोगों की टीम आई हुई है और ऐसे प्रोग्राम हमारे हर हफ्ते होते हैं। तो हर हफ्ते होते हैं तो ₹1200 तो अगर ऐसे ही, अगर मैंने सिर्फ फोटोकॉपी में ही लुटा दी और सबकी टिकट ले ली, तो हम तो बिज़नेस कर ही नहीं पाएँगे। तो ये हमारे एथिक्स में आता है, किसी दिन आपके साथ बैठेंगे, ₹200 सिस्टर को भी दो और सिस्टर का पैसा तो वैसा भी नहीं रखना चाहिए, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। तो मैंने कहा चलो वो दे दूँगा, तो वो ₹1 का पेपर मैंने लिया, तो उसमें वही लिस्ट बनाओ और ये 9 कोर स्टेप वगैरह ये सारी चीज़ें लिखी थी। एमवे किया तो उन्होंने कहा ठीक है जी, अपने घर में मीटिंग कराओ। अब मीटिंग की कोई नॉलेज तो थी नहीं। अब मीटिंग में सबसे पहले क्या दिखाई देता है? अगर शादीशुदा इंसान हो तो सबसे पहला घर दिखाई देता है ससुराल। मैंने कहा चलो ससुराल चलते हैं। मैंने हुँ, लता को हुँ। बोला, मैंने कहा तू घर जा, मैं अपने सीनियर को लेके आ रहा हूँ, तू वहाँ तैयारी करके रखियो, पड़ोस में से सबको बुला लियो। सबको बुलाया गया तो अब हमारे जो सीनियर अपलाइन है वो भी स्कूटर पे आए, मैं भी अपने स्कूटर पे पहुँचा। अच्छा, दामाद की तो वैसे ही खातिरदारी होती है, तो वहाँ पे खातिरदारी हुई, बढ़िया नाश्ता-वाश्ता सब कुछ मिला। अब उसके चाचा बैठे हैं, उसने अपने ताऊ जी को बुला लिया, अपने बाबा जी को बुला लिया, सारे गाँव के उनके भाई-वाई थे, सब आके बैठ गए। जैसे अरेंजमेंट था वैसे उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया। मैंने कहा एक चार्ट ले लेना, वो चार्ट हमने दीवार पे टेप से चिपका दिया, मार्कर-वार्कर लेके, क्योंकि बोर्ड तो उस टाइम हुआ अरेंज नहीं हो पाया था। अब जैसे ही वो पहुँचे तो आए अपलाइन। अच्छा, एमवे वालों की एक चीज़ उस वक़्त पे बहुत अच्छी लगी, वो मोटरसाइकिल पे आए, तुरंत कह रहे टॉयलेट कहाँ है? वॉशरूम में जाके अपना बढ़िया सा मुँह धोया, बाल-वाल कंघी-वंघी काट के। ये एजुकेशन है कि हम लोग भी कहीं मीटिंग देने जाएँ, अगर धूल-मिट्टी में हो गए तो अपने चेहरे को कम से कम हम ठीक रखें। उसके बाद उन्होंने बोला कि अजय जी अब आप सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन दोगे और उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। तो मैं उनको अंदर ले गया कमरे में, मैंने कहा ऐसा है हाथ जुड़वाओ, कुछ भी करवा लो वो कर लूँगा, लेकिन इंट्रोडक्शन मैं नहीं दे पाऊँगा। मेरे हाथ-पैर आप बिलीव नहीं करेंगे ऐसे काँप रहे थे, मुझे आज भी वो दिन ध्यान आ रहा है। मैंने कहा ये काम मैं नहीं करूँगा, बाकी आप कुछ भी करवा लो, कहो तो भैया मैं बिज़नेस छोड़ दूँगा, लेकिन ये काम मेरे से नहीं होगा। ये आप सब दर्शकों के लिए मैं एक मैसेज दे रहा हूँ। मैं भी उस वक़्त पे बहुत डरता था, अगर आपको भी स्टेज पे जाने में, इंट्रोडक्शन देने में, अगर मार्केटिंग प्लान दिखाने में डर होता है, तो दुनिया का कोई भी इंसान आज की डेट में नेटवर्क बिज़नेस के अंदर अगर टॉप अचीवर है, पहले दिन उसको भी डर लग रहा था, अगर आपको भी डर लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप सिर्फ अपना नाम बता के आ जाना। आप बिलीव नहीं करेंगे, जबकि मैंने कई बार खड़े होके कई लोगों को अपना प्रोफ़ेशन बताया है वहाँ पे, जैसे उनके चाचा पूछते थे, "बेटा क्या काम कर रहे हो?" मैं बता देता था। उनके कोई रिश्तेदार आते थे, "अच्छा बेटा बिज़नेस कैसे चल रहा है? कहाँ पे ऑफ़िस है?" सब बता देता था। मैं अपना सिर्फ़ नाम ही बताया, मैंने कहा मेरा नाम अजय शर्मा और बाकी बात ये बताएँगे। और मैं उनको पकड़ के ले आया और मैं अपना अंदर जाके बैठ गया। मतलब मुझे इतनी शर्म भी आ रही थी कि मैं अजय शर्मा भी बोला तो पता नहीं मुझे क्या हो गया। उन्होंने प्रेज़ेंटेशन दी, सबने कहा ठीक है जी बताएँगे। मैंने बाद में वाइफ़ को बोला कि तू पूछ के फ़ॉलो अप करना नहीं आता, कुछ करना नहीं आता, तो रिज़ल्ट क्या निकलेगा? यही हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ होता है। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, फ़ॉलो अप करना नहीं सीखते हैं, लिस्ट बनाना नहीं सीखते हैं, तो शुरुआत में हम गलतियाँ करते हैं। तो वाइफ़ ने सबसे पूछा, चाचा ने मना कर दिया, चाची ने मना कर दिया, बाबा ने मना कर दिया, भाइयों ने मना कर दिया।
सबने मना कर दिया, फिर मैंने अपने घर में मीटिंग रखी, वहाँ मना कर दिया। सब कह रहे महँगा ₹110 का पेस्ट कौन लेगा? उस वक़्त के अंदर ₹110 का पेस्ट। लास्ट में मुझे समझ में आया, ट्रेनिंग में वो बुलाते थे, अजय जी ट्रेनिंग में आओ, प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। हमने गलती क्या करी, हम ट्रेनिंग में नहीं गए कभी, क्योंकि मूंछें निकली नहीं थी, ढंग से अकल थी नहीं उस तरीके की कि क्या बिज़नेस होता है, कैसे होता है। हमने कहा ये वहाँ भी टिकट लेंगे, वहाँ भी पैसे लगाएँगे। मैं कभी किसी ट्रेनिंग में नहीं गया, खासकर प्रोडक्ट ट्रेनिंग जब। लेकिन मुझे समझ में आ गया था बिज़नेस बहुत बढ़िया, आप बिलीव नहीं करेंगे 3 महीने के अंदर-अंदर वहाँ पे उस टाइम पे एक कंडीशन थी, 3 महीने में अगर आपको बिज़नेस पसंद नहीं आता और अगर 25% तक आपने प्रोडक्ट यूज़ भी कर लिए हैं, उसके बाद भी वापस करोगे तो आपका पैसा वापस हो जाएगा। तो मैंने एमवे ऑफिस जाके उखला, वो किट वापस करी और अपना ₹4200 वापस ले लिया था। तो यहाँ तक मेरा एमवे का वो हुआ, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो यार, शायद सपने पूरे नहीं होंगे, इस तरीके से है। उसी दौरान मेरी ज़िंदगी में एक मेरा दोस्त है जो मेरे से डिज़ाइन बनवाता था, वो मेरे ऑफ़िस के अंदर आया और उसने बोला एक कंपनी है गोल्डन माइन, एक है गोल्ड माइन, एक होती है गोल्डन माइन। उसने कहा गोल्डन माइन कंपनी है यार, करना कुछ नहीं है, ₹300 लगेंगे इसके अंदर और 9 लोग हैं, 9 लोगों में से 6 लोगों को मनी ऑर्डर कराना है, 20-20, 25-25 रुपए का ₹300 में। तेरे को 4 फार्म मिलेंगे, 4 फार्म में 4 लोगों को जोड़ना है और इस तरीके से ये लगभग-लगभग ₹1,20,000 का प्लान है, ये 1,20,000 आएगा। तो मेरे को लगा यार 1,20,000 आ गया तो मैं यार इतने कर्ज़े उतार सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। कर्ज़ों की टेंशन अलग चल रही थी। तो वो सारी चीज़ हुई, मैंने फॉर्म भरा, मैंने 1-2 लोगों को बताया, सबने मना कर दिया, 1-2 लोगों ने पैसे लगाए, उन्होंने आगे नहीं बनाया। लेकिन एक पता नहीं कैसे फॉर्म तुक्के से चल गया और तुक्के से चलते-चलते मेरे पास तो अगले हफ्ते से मनी ऑर्डर आने शुरू हो गए, कभी ₹700 का मनी ऑर्डर आ रहा है, कभी ₹1000 का मनी ऑर्डर आ रहा है। तो मैंने तकरीबन-तकरीबन ₹85,000 जो है, बगैर कुछ किए सिर्फ एक फॉर्म था, वो आगे फैलता चला गया, उसमें एड्रेस लिखे होते थे, अजय शर्मा के नाम से इतना मनी ऑर्डर बनाना है, सोनम जी के नाम से इतना बनाना है, अखिलेश जी के नाम से इतना बनाना है। तो लोग 300 में से मनी ऑर्डर बनाते थे, पोस्ट कर देते थे और मनी ऑर्डर उनके घर चले जाते थे। बाद में वो कंपनी क्योंकि सिस्टम कोई नहीं था, टाइपिंग से फॉर्म बनते थे, कोई सॉफ्टवेयर उस वक़्त नहीं हुआ करता था। वो कंपनी किसी कारण से बंद हो गई, तो 65,000 से मुझे बहुत सहारा मिला। तो मैं इस कंपनी की तलाश में था, किस तरीके की कंपनी मिलेगी। तो उसी दौरान जब मैं अपने ऑफ़िस के अंदर कंप्यूटर डिज़ाइनिंग का काम कर रहा था, तो मेरा एक दोस्त है विनय शर्मा, आज दुनिया के अंदर नहीं है, उसकी भी स्टोरी मैं ज़रूर शेयर करूँगा कि वो दुनिया छोड़ के चला गया कर्ज़ों के चक्कर में। एक्चुअल में वहाँ से मुझे एक्चुअल में पता लगा कि सपने कैसे पूरे हो सकते हैं। तो वो मेरे पास आया, बहुत अच्छा उसका बिज़नेस हुआ करता था। उस वक़्त कूलर आता था, कूलर के जो पंप लगता है उसकी रॉड्स वो बनाता था, आनंद पर्वत पे उसकी फैक्ट्री हुआ करती थी। बहुत कम उम्र में उसने बहुत अच्छी सक्सेस ली थी। तो उसने मुझे बोला एक दिन, कहता है भई अजय ऐसा है कि एक बहुत बढ़िया कंपनी है यार, वो मैंने उसको कर लिया और तेरे को करनी है। तो मैंने कहा भई आ जाइए, मैंने 1-2 कंपनी, उसको मालूम था मैंने एमबीए किया था, ये किया था। तो मेरे ऑफ़िस में शाम को आ गया, एक लड़के को लेके आया, प्रिंस महाजन करके एक लड़का हुआ था, पंजाबी बाग में वो रहता था। बिल्कुल स्मार्ट, यंग, गोरा-चिट्टा लड़का, पतला-सा। वही टाई-वाई लगा के आया और गुड मॉर्निंग सर और बैठा और बताने लगा सर ऐसे-ऐसे कंपनी है। मैंने कहा यार मैंने एमबीए किया था, एमबीए जैसा तो नहीं है, वो सामान-वामान बेचना है अपने बस की नहीं है। उसने कहा सर मज़ेदार वाली बात है, इसमें सामान ही नहीं बेचना है। मैंने कहा सामान नहीं बेचना वो वाला बता तू। तो मनी ऑर्डर वाला ऑलरेडी मैं कर चुका था, उसमें हमें दिक्कत मालूम थी, क्या दिक्कत हुई, मनी ऑर्डर लोग खा जाते थे या कराते नहीं थे, बड़ी दिक्कत थी। तो उसने बताया सर ऐसे-ऐसे गोल्ड माइन करके एक कंपनी है और इसके अंदर ₹8600 लगाने पड़ते हैं और इसमें 6 लेवल पे पैसा आता है और इस तरीके से आपको ये इनकम आएगी और 1 करोड़ 20 लाख रुपए का प्लान है। तो मैंने कहा, हमें हँसने लगा, मैंने कहा भाई ऐसा कभी होता है कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए? मैंने कहा तेरे को कितना आ रहा है तू बता। तो सोनम जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जिसने गोल्ड माइन किया, जैसे रामकृपाल सरोज जी ने गोल्ड माइन किया है और वो बता रहे थे उस टाइम, मैंने जिस टाइम रामकृपाल सरोज जी ने गोल्ड माइन किया मैंने भी किया था, हम अलग-अलग टीम से थे। उस लड़के ने अपना बैग खोला, बैग में से इतना मोटा एक एनवेलप निकाला, एनवेलप निकाल के उसने इस तरीके से घुमा के मेरी पूरी टेबल के ऊपर ड्राफ्ट रख दिए। 70-75 हज़ार रुपए के ड्राफ्ट थे, एक 21 साल का लड़का और 70-75 हज़ार रुपए के ड्राफ्ट उसने ऐसे उस टाइम पे उस पे फैला दिए थे कि सर देखो ये मेरे पिछले 10 दिन की इनकम है, 15 दिन की इनकम है। मैं देख के हैरान हो गया, मैं उठा के देखने लगा, मैंने कहा भाई ये तूने अभी तक रखे क्यों हैं, बैंक में क्यों नहीं जमा कराए? तो उसने बोला सर ये है फोटोकॉपी, हम कलर फोटोकॉपी करा लेते हैं, पीछे देखो स्टैम्प लगी है। मैंने देखा पीछे स्टैम्प है, तो फोटोकॉपी है। फिर उसने ओरिजिनल पैकेट दिखाया, 35,000 का उसका एक ओरिजिनल पैकेट आया हुआ था, कह रहा है ये 35,000 का ओरिजिनल पैकेट आया और अभी मेरा 70-75 हज़ार का और आने वाला है। इसमें ₹8600 लगाने हैं। अब दिमाग यहाँ पे खराब हो गया, ₹8600 मेरी जेब के अंदर नहीं है क्योंकि हैंड टू माउथ वाला हिसाब-किताब था, घर के अंदर सेविंग्स कुछ हो नहीं रही थी, ब्याज पे ब्याज जा रहा था। तो मैंने अपने मेरे दोस्त ने बोला क्या करना चाहेगा? मैंने कहा यार देख भाई मेरे पास पैसे नहीं है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो उसने बोला तू एक काम कर, तेरे पैसे मैं लगा देता हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसने मेरे ₹8600 लगाए। मेरा मन भी नहीं कर रहा था कम करने का, पता नहीं कुछ शक आ रहा था, पता नहीं कंपनी ठीक भी होगी, क्या होगी? उसने मेरे ₹8600 लगाए, वहाँ पे 1 हफ्ते बाद या 10 दिन के अंदर वहाँ से 4 फॉर्म आया करते थे आपके। फॉर्म पे काम चलता था। तो 4 फॉर्म मेरे ऑफिस के अंदर आ गए कुरियर के थ्रू। उस टाइम पे मोबाइल की कॉल बड़ी महँगी होती थी, उस लड़के ने मोबाइल रखा था, एरिक्सन का उस टाइम मोबाइल आता था, उसने मेरे को कॉल किया, "यार अजय वो तेरे पास फॉर्म आ गए।" आप बिलीव नहीं करेंगे 1 हफ्ते के अंदर, जैसे होता है ना कि अगर 48 घंटे के अंदर फ़ॉलो अप ना करो तो दिमाग से निकल जाता है। तो मैं अपनी दुनिया में खो गया, मेरे दिमाग से निकल चुका था। मैंने कहा कौन करेगा यार, झंझट में जाने दो। मैंने ड्रॉवर में फॉर्म रखे हुए, मैंने कहा यार कोई फॉर्म नहीं आए। उसने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं मुंबई फ़ोन लगाता हूँ। उसने मुंबई फ़ोन लगाया, कह रहा है यार उन्होंने कहा कुरियर हो गया, रिसीव भी हो गया। मैंने कहा यार मैंने तो रिसीव नहीं किया, कह रहा ठीक है।
अगले दिन बेचारा मेरे पास आया, कह रहा है यार वो फॉर्म तेरे पास आए नहीं है, 8600 रुपए लग गए हैं, कोई बात नहीं मैं मुंबई फ़ोन करता हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे उस टाइम उसने 10 मिनट तक मुंबई कॉल की, उसका मतलब मेरे को मेरे यहाँ तक कह रहा उसका बिल भी 300, 400, 500 रुपए का उस वक़्त आ गया था, बहुत बड़ी बात थी। और उसने बोला जी यहाँ पे इस तरीके से डुप्लीकेट फॉर्म भिजवाओ। तो मैंने कहा यार ये लड़का बेचारा तेरे 8600 भी लगा चुका है, बेचारा मोबाइल पे फ़ोन भी कर रहा है, तो क्यों परेशान कर रहा है? तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार देख फॉर्म आ चुके हैं लेकिन मेरा मन नहीं है काम करने का। उसने कहा यार देख मेरे पैसे लग गए हैं, जैसे मैं तेरे से पैसे भी नहीं माँगूँगा, तू बस किसी भी तरीके से इसको काम को स्टार्ट कर दे। तो मैंने कहा सही बात है ना पैसे नहीं माँगे? कह रहा हाँ, पैसे नहीं माँगे। मैंने चलो ठीक है। तो मैं गया सबसे पहले अपने साले के पास, साले को मैंने गोल्ड माइन का प्लान दिखाया, तो साला मेरे को क्या बोलता है, जीजा जी प्लान बहुत बढ़िया है, लेकिन पैसे नहीं है। अगर पैसे का जुगाड़ हो जाए ना तो मैं कर दूँगा। मैंने चल ठीक है। मैं फिर अपने चाचा जी के पास गया, कज़न हमारे चाचा जी थे, वो पीयरलेस में हमारे साथ थे, मैंने पीयरलेस भी किया था। तो उन्होंने बोला बेटा देख कॉन्सेप्ट तो बहुत बढ़िया है लेकिन 8600 रुपए मेरे पास नहीं है, 2-3 हज़ार तो मैं दे सकता हूँ अगर बाकी का जुगाड़ हो सके। फिर मैंने अपने एक दोस्त को और दिखाया, फिर एक दोस्त को और दिखाया, 4 लोग तैयार हो गए। तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ यार अगर ये चारों के चारों लोगों के पैसे लगा दिए जाएँ, क्योंकि नॉलेज होती नहीं आपको, अगर इनके मैं पैसे लगा दूँगा, ये तो बहुत तेज़ी से काम करेंगे और मैं तो करोड़पति बन जाऊँगा। तो मैं गया एक अपना जानकार था जो मेरा लैंडलॉर्ड था उसके बराबर में वो ब्याज पे पैसे देता था। मैंने उनको बोला सर इस तरीके से ब्याज पे पैसे चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे मेरी ससुराल में जो सोने की चैन मिली थी मेरे को, मैंने वो गिरवी रखी, अपनी वाइफ को नहीं बताया और मैंने 50,000 रुपए ब्याज पे उठाया और 50,000 रुपए ब्याज पे उठा के वो था और एक ब्रेसलेट दिया था, दोनों मैंने गिरवी रखा और ब्याज पे उठाने के बाद मैंने उन चारों के पैसे लगा दिए। अब मज़ेदार वाली बात यहाँ से शुरू होती है जहाँ से एक्चुअल में मैं मैसेज देना चाहूँगा अपने सभी व्यूअर्स को। चारों के फॉर्म आ गए, अब हम उस लड़के को बुला रहे हैं प्रिंस महाजन को, मैं प्रिंस को फ़ोन कर रहा हूँ कि भैया ऐसा है कि कल मीटिंग है। वो कह रहा है ठीक है सर आ जाऊँगा, मोती नगर आना है। कह रहा है ठीक है आ जाऊँगा सर, आप कोई बात नहीं 6 बजे पहुँच जाऊँगा। 6 बज गए, साढ़े 6 बज गए, 7 बज गए, हम फ़ोन कर रहे हैं उसकी दुकान पे, वो कह रहे वो तो निकल चुके हैं, मोबाइल उसके पास था नहीं लड़के के पास। 2-3 घंटे हमने वेट किया, नहीं आया, 9 बज गए, मैं अपने घर चला गया, वो अपने घर चला गया, मेरा दोस्त अपने घर चला गया। फिर अगर 3 दिन हमने बाद में फिर मीटिंग रखी, नहीं आया, 4 दिन बाद फिर मीटिंग रखी, मैंने कहा समस्या क्या है ये मेरे को पता नहीं लग रही। तो हमें ये पता लगा कि जब मैंने जॉइन किया था, ये रामकृपाल सरोजिया जिसने भी गोल्ड माइन किया हो तो पता लग जाएगा। जब मैंने जॉइन किया वो 5th लेवल पे था, 6th लेवल का प्लान होता था, तो मेरे फॉर्म से उसको ₹800 के 4 ड्राफ्ट गए और जब मैंने 4 आदमियों को जॉइन कराया वो 6th लेवल से बाहर हो गया, ₹2680 के उसको 16 ड्राफ्ट गए। और उसके बाद वो बाहर हो गया। अब उसको मेरे फॉर्म से कोई पैसा आने वाला नहीं है, तो मीटिंग देने के लिए नहीं आएगा। इस वजह से वो मीटिंग देने नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे फॉर्म से उसको कोई पैसा आने वाला नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे जब मुझे पता लगा मेरे को चक्कर आने शुरू हो गए। मेरे को ऐसा लग रहा था आज सुसाइड कर लूँ, आज मेरे को घर जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतना कर्जा पहले है, 50,000 रुपए मैंने ये लगा दिया। सोने की चेन, सोने का ब्रेसलेट, वाइफ पूछती थी कहाँ है? मैं कहता था ऑफिस के अंदर रखा हुआ है। भूल जाता हूँ, रोज़ भूल जाता हूँ। इस तरीके के मैंने बहाने बनाने शुरू किए घर के अंदर, लेकिन वाइफ को कहीं न कहीं शक हो रहा था। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा यार तू प्लान कर कहता मुझे नहीं आता। मैंने तेरे को किसने जोड़ा है? तो उसने कहा मेरे को बोला है, मेरे को जोड़ा है मोहम्मद गुलाब ने। मैंने मोहम्मद गुलाब के पास चलते हैं, हम गए रोहिणी मोहम्मद गुलाब, वो कहता है जी मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, इससे 1 दिन पहले मैं जुड़ा हूँ। तेरे को किसने जोड़ा? मोहम्मद अज्जू ने। हम गए, वो मोटरसाइकिल ठीक कर रहा है, कह रहा है जी मैं तो मोटरसाइकिल मैकेनिक हूँ, मैं आपसे 2 दिन पहले जुड़ा हूँ। उसके ऊपर कहे नहीं, ऊपर 5-6 लोगों को किसी को प्लान दिखाना नहीं आता। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा भाई अजय अब तेरी ज़िंदगी खत्म हो गई, अब तो तेरे को 100% सुसाइड करना पड़ेगा। मतलब चक्कर आ रहे हैं, घर कैसे जाऊँ? स्कूटर रेड लाइट पे कई बार खड़ा होता था स्कूटर, आप बिलीव नहीं करेंगे, पीछे से लोग पें-पें करते थे। जब मुझे होश आता था रेड लाइट के ऊपर, यार मैं मतलब अपना होश खो बैठा हूँ। तो मैं घर गया, फिर मैंने वाइफ से डिस्कशन किया, तो वाइफ ने मुझे हिम्मत दी कि कोई बात नहीं, जो हो गया मम्मी-पापा को नहीं बताना, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ तो आ जाएगी, लेकिन अब इस काम में आपको मेहनत करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं ढूँढता था कि कहाँ पे गोल्ड माइन, क्योंकि सेमिनार नहीं होते थे, गोल्ड माइन के वन टू वन प्लान चलते थे। तो मुझे पता लगा सरिता विहार के अंदर एक व्यक्ति है रामानंद झा। हमारे रामकृपाल सरोज जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं उनको। तो रामानंद झा एक प्लान करता है वहाँ पे और रामकृपाल सरोज जी का होता था लोनी में। तो रामानंद झा से मुझे पता लगा था कि लोनी में रामकृपाल सरोज जी का प्लान होता है। तो ये प्लान में हमसे पहले जुड़ चुके थे। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, सर्दियों के टाइम में सरिता विहार में जाता था और रामानंद झा का वहाँ पे प्रोग्राम होता था। छोटा-सा 10 बाई 10 का कमरा होता था। 20-30 लोग वहाँ बैठे होते थे। मुझे कोई जानता नहीं था। मैं पीछे जाके बैठ जाता था। वो लड़का प्लान करता था। मेरे अंदर से आवाज़ आती थी, जैसा ये लड़का प्लान दे रहा है, इस तरीके से एक दिन मुझे प्लान देना है। मैं डायरी पेन लेके जो वो बोलता था, मैं लिखता रहता था, लिखता रहता था। स्कूटर पे बड़बड़ाता हुआ जाता, रेड लाइट पे कई लोग देखते थे। मैं बोलता था इतने जोड़ेंगे आपको इतना आएगा, 1 करोड़ 20 लाख आएगा। तो पड़ोसी कहता था पागल तो नहीं हो क्या, क्या बड़बड़ा रहा है? रात को मैं जाता था, वाइफ गरम-गरम खाना लेके आती थी, मैं उठा के खाने को साइड में रख देता था। मैं एक ही बात बोलता था, मैंने कहा तू मेरे पहले मेरा प्लान सुन। वाइफ जब प्लान सुनती थी, मेरे अंदर का जो जुनून देखती थी, जो जोश देखती थी, लेकिन कई बार उसको ऐसा लगता है जब मैं प्लान में इतना खो जाता था, तो मेरी वाइफ ने एक बार मुझे ये भी बोल दिया था कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे कोई चेन नहीं चाहिए, मुझे कोई ब्रेसलेट नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कहीं आप पागल ना हो जाओ। तो मुझे बस आपकी लाइफ चाहिए, आप सब कुछ भूल जाओ, हम जैसी भी ज़िंदगी नमक से रोटी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मम्मी-पापा डाँटेंगे, आपके मम्मी-पापा डाँटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब कुछ कर लेंगे। वो भी इकलौती हैं अपने घर में, लाड-प्यार से पली हुई हैं, तो हम हैंडल कर लेंगे। मैंने कहा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को एक चीज़ समझ में थी कि जहाँ पे मेरा पैसा खोया है, वहीं से मेरा पैसा निकलेगा। मैं डेली रात को आता था, हफ्ते में 1 बार वहाँ जाता था, वहाँ से प्लान सीख के
घर पहुँचता था, ऑफ़िस से जल्दी छुट्टी करके सर्दियों के अंदर, और रात को घर में आते थे 12-12, 1-1 बज जाते थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 2 महीने तक लगातार हर संडे वहाँ जाके उस प्लान को सीखा, समझा, और 2 महीने बाद जब मैं प्लान कर रहा था, तो मेरी वाइफ़ एक दिन मुझे ऐसे बैठे-बैठे देख रही थी, "लता।" तो मैंने कहा, "ऐसे क्यों देख रही है?" कह रही है, "आप हकीकत में एक बात बताऊँ? आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वाक़ई आपने एक बहुत अच्छा प्लान दिया है।" जब उसने वो बात बोली ना, मेरे अंदर से एक जुनून आ गया। मैंने कहा कि मतलब मेरी वाइफ़ ने जब मुझे एप्रिशिएट किया, लता ने मुझे एप्रिशिएट किया, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे पास अभी ₹8600 होते ना, मैं आपको दे देती, कि वाक़ई जो आप काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। तो मेरे अंदर से एक जुनून आया, मैंने तुरंत अगले दिन अपने ऑफ़िस गया, अपने साले को बोला, "आज शाम को तू बुला लोगों को, आज मैं मीटिंग करूँगा।" और मैंने वाइफ़ को बोला कि मैं आज शाम को थोड़ा लेट आऊँगा। उसने कहा, "जीजा जी देख लो, कहीं ऐसा ना हो मैं बुलाऊँ और कोई प्लान ना कर पाए।" मैंने कहा, "जैसा होगा यार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।" मेरे साले ने 5 आदमियों को ऑफ़िस के अंदर बुलाया, अपने दोस्तों को। बेसमेंट में उनका ऑफ़िस होता था, उनका मेहंदी का और पार्लर का काम हुआ करता था, और मैंने भगवान का नाम लेके, ईश्वर का नाम लेके, अपने जो हमारे वो कहते हैं कि बड़े-बुजुर्ग जो हैं, पितर जो होते हैं, उनको मैंने याद किया कि हमारे यहाँ पे पितर और हनुमान जी को बहुत मानते हैं। मेरे हाथ-पैर काँप रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत करके, टाई मुझे बाँधनी नहीं आती थी, मेरे साले ने मुझे टाई बाँध के दी। मैं वहाँ बैठा, और बैठने के बाद मैंने प्लान दिया। मेरे को ये लग रहा था कि बस मैं दे रहा हूँ, ये आएँगे या नहीं आएँगे मुझे नहीं मालूम, और सब बस ऐसे ही सुन रहे थे, हाँ, बोलता जा, फेंकता जा, इस तरीके की बात लग रही थी। मीटिंग खत्म हो गई, द 2-3 लोग उठ के चले गए, 2 लोग और चले गए, तो सबने कहा ठीक है, सोच के बताएँगे। तो उसने बोला, "सर जीजा जी मैं पहले ही बोल रहा था नहीं होगा।" मैंने कहा, "चलिए कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे, कहीं न कहीं से कुछ ना बने तो मिलवा तो सकता है।" कह रहा, "मिलवा तो मैं हज़ारों लोगों को दूँगा, मिलवाने की कोई दिक्कत नहीं है, बस जुड़ना चाहिए।" अगले दिन दोपहर में मेरे साले का फ़ोन आता है, "जीजा जी ये गुड न्यूज़ है।" मैंने कहा, "क्या कह रहे हैं?" "जीजा जी 2 लोगों ने जॉइन कर लिया है।" बस वहाँ से जो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा आया है ना, मैंने कहा बस अब मज़ा आ गया। मैंने कहा, "अब तू बस लोगों को मिलवा और मैं काम करूँगा।" और वहाँ से मेरी एक लाइन चलनी शुरू हुई। फिर मैंने अपने चाचा जी को बोला, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को मिलाया। फिर वहाँ से एक लेग चली। आप बिलीव नहीं करेंगे, 19 लाख रुपए मैंने उस सिस्टम से कमाए। उस सिस्टम से मैंने अपनी बड़ी सिस्टर की जो शादी की थी, उसका कर्जा उतारा। दूसरी सिस्टर की शादी कर्जा उतारा, मैंने अपना कर्जा उतारा। उसके बाद फिर हमने अपनी एक छोटी-सी प्रॉपर्टी खरीदी, और वहाँ से एक मेरी शुरुआत हुई कि भई, और वहाँ पे मैं आप सब लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूँगा, जो मैंने पिछली मीटिंग में भी एक मैसेज दिया था, कि नेटवर्क बिज़नेस में मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी। नेटवर्क बिज़नेस में अगर आपको बहुत बड़ा काम करना है, तो सबसे पहला नियम है, आपको लीडर बन के काम करना पड़ेगा, और लीडर वही होता है जो डाउनलाइन बन के काम करता है, वो लीडर नहीं होता। जो अपलाइन बन के काम करता है, वो लीडर होता है। मेरे को उस दिन एक चीज़ समझ में आ गई थी, इस इंडस्ट्री में अगर टिकना है, इस इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना है, तो सबसे पहले किसी भी कंपनी को अगर जॉइन करना है, तो पहला काम करना है मार्केटिंग प्लान सीखना है। अगर आपको खुद मार्केटिंग प्लान आता है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तो वहाँ तक मेरा गोल्ड माइन का सफर चला। धीरे-धीरे गोल्ड माइन के ऊपर गवर्नमेंट की तलवार लटक रही थी, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं था। फिर गवर्नमेंट कहीं न कहीं बोलने में आ गया था। संजय सिंह राजपूत जो नेस्विज में, वो हमारे साथ थे उस वक़्त। तो गोल्ड माइन बंद हुई, फिर वापस वही लाइफ होनी शुरू हो गई, लेकिन सैटिस्फैक्शन हो गया था यार, मैंने अपनी लाइफ का जो सारा कर्जा है, तकरीबन मैंने वो उतार दिया, अब लाइफ जैसी भी चलेगी कोई दिक्कत नहीं है। तो करते फिर बहुत सारे ऑप्शन आते थे, कोई कंपनी देखते थे, बस जॉइनिंग डाली, 1 महीने में बंद हो गई, उसको मैं काम करना नहीं बोलूँगा। इन बिटवीन फिर जब मेरा फिर एक डाउनफॉल लाइफ का आना शुरू हुआ, उस टाइम पे मेरी ज़िंदगी के अंदर फिर राजस्थान की एक कंपनी आती है जिसका नाम है आरसीएम। फिर मैंने आरसीएम के अंदर जॉइनिंग की और आरसीएम में काम करना शुरू किया। स्टोरी सर, इस बीच में सर कंपनी कब स्टार्ट की? आपको अपनी कंपनी चलाने का भी अनुभव है हाँ, और अब शायद आप वो, हाँ, आरसीएम जब मैंने किया, तो आरसीएम को मैंने डेडिकेशन के साथ साढ़े 3 साल किया। बीना शर्मा जी, अशोक शर्मा जी जो मेरी टीम के अंदर है, वो मेरे साथ थे, और भी मेरे बहुत सारे लोग थे। बहुत सीरियसली किया, और नो डाउट जिनको आज हम वेस्टीज के अंदर देखते हैं, रिजवान खान हो गए, रेहान खान हो गए, हरिओम गिरी जी भी थे उस वक़्त। हरिओम गिरी जी भी बताएँगे, मैं मतलब मैंने अपने बाल भी कटवा लिए थे, मैंने अपना नाम अजय आरसीएम रख लिया था, इतना जुनून के साथ काम कर रहा था। और कई सेंटर्स जो ऐसे आरसीएम के अंदर बंद हो गए थे, उनको हमने अपना ज़िंदा किया। रिजवान खान और उनकी ट्रेनिंग के अंदर आगे की सबसे पहली रो के अंदर मेरी पूरी टीम बैठा करती थी। सबसे पहले हम मीटिंग के अंदर पहुँचते थे। मैंने उस टाइम भी एजुकेट करके रखा था अपनी टीम को, कि सबसे पहले पहुँचना और सीखना है इस बिज़नेस को। तो मुझे पता लग गया था बगैर सीखे यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरी टीम सबसे पहले पहुँचती थी। तो दिल्ली में जो आरसीएम लड़खड़ा रही थी, मेरे आने के बाद वहाँ से आरसीएम का कहीं न कहीं सिस्टम शुरू हुआ। रिजवान खान का गोंडा के अंदर सेमिनार बिल्कुल बंद हो चुका था। गोंडा में जो उन्होंने सेंटर खुलवाए थे, पूरा बंद हो चुका था मौजपुर गोंडा के अंदर। उस सेंटर को मैंने ज़िंदा किया। वहाँ पे एक महेश्वरी धर्मशाला हुआ करती थी, वहाँ मैंने मीटिंग शुरू की। और 3 महीने के अंदर मैंने हर संडे को मैं मीटिंग करता था। हर महीने के पहले संडे में मीटिंग करता था। आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 महीने में हमने ऐसा माहौल बना दिया था, वहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं होती थी। रिजवान खान उस टाइम पे टेक्निकल एमराल्ड लेवल पे हुआ करते थे। ये सारे के सारे लोग फिर हमारी मीटिंग को प्रमोट करते थे, खुद आते थे वहाँ पे मीटिंग के अंदर, वहाँ से शुरुआत हुई। साढ़े 3 साल वहाँ पे लग रहा था, मैं रॉयल्टी पे पहुँचा, मैं टेक्निकल अचीव करने वाला था। मेरा 30-35 हज़ार रुपए महीने का चेक आना शुरू हो गया था, लाइफ़स्टाइल फिर बढ़िया होनी शुरू हो गई थी। तब मैंने अपना ये कंप्यूटर डिजाइनिंग का जब मैंने गोल्ड माइन किया था, सब मैंने काम अपने पार्टनर को दे दिया। मैंने तू कर, मैं अब ये काम नहीं करूँगा। गोल्ड माइन से लेके गोल्ड माइन में जो पैसा कमाया और आरसीएम करने तक जो मेरे पास सेविंग्स थी, मैंने बैठ के खाई।
बस अपॉर्च्युनिटी की तलाश में था, किसी भी तरीके से अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। तो आरसीएम को जो मैंने साढ़े 3 साल किया, तो एक दिन मुझे पता लगता है कि हमारा एक क्रॉस ग्रुप था, वो क्रॉस ग्रुप कभी हमें माइक भी नहीं देते थे। कई बार होता है ना, क्रॉस ग्रुप वाला आपको प्रमोट नहीं करता, तो मेरे को माइक भी नहीं देते थे। मैं कहता था माइक क्यों नहीं देते? पता लगा क्रॉस ग्रुप है, क्रॉस ग्रुप के चक्कर में माइक नहीं देते। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हमने एक्चुअल में आरसीएम ढंग से पहली बार की थी। जिसको एक्चुअल में कंपनी बोलूँगा वो आरसीएम थी। तो काम करना स्टार्ट किया। तो एक दिन पता लगा वो आदमी बड़ा मेहरबान हो गया। वो कह रहा अजय जी आपके साथ सेमिनार करना है। मैंने कहा कल तक ये बात नहीं करता था, आज सेमिनार कर रहा है। एसआर सिंह जी मेरे साथ उस वक़्त हुआ करते थे, मेरे पार्टनर। तो उसने मैंने कहा ठीक है मिलके करते हैं, क्योंकि टेक्निकल को सेमिनार करने की इजाज़त हुआ करती है, न्यूज़पेपर में नाम आता था उनका। तो उसने कहा अजय शर्मा भी नाम डलवा दूँगा, आपका भी डलवा दूँगा। हम जब सेमिनार में गए, उसने सेमिनार में कह रहा आपकी टीम के कौन-कौन लोग हैं? मैंने कहा ये लोग हैं। कह रहे इन सबको हम रोल देंगे आज सेमिनार में। ये सबको ये प्लान करेंगे, ये इतनी इनकम वाले बुलाएँगे ये। मैंने कहा यार ये कभी मुझे माइक नहीं देता था, आज मेरी पूरी टीम को माइक दे रहा, सारी चीज़ है। वहाँ पे एक सुधांशु लड़का था, वो आया, वो मुझे बड़े प्यार से बात करने लगा। बोला मैंने सुधांशु जी आपकी कुछ इनकम कितनी बड़ी? कह रहा है जी मेरा पिछले महीने का चेक आया 45,000 रुपए। मैंने कहा यार पिछले महीने मिला था, इसकी कोई इनकम नहीं थी, आज ये 45,000 रुपए की इनकम बता रहा है। उसने दिखाया स्टेटमेंट दिखवाया है। मेरी सिक्स्थ सेंस पता नहीं कुदरत की तरफ से कुछ बहुत तेज है। तो मैंने एसआर सिंह जी को बोला, मैंने कहा एसआर सिंह जी मुझे कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है। कह रहे क्या? मैंने मुझे लग रहा है हमारा पूरा ग्रुप उठा के कहीं ये भूपेश जैन और सिद्धार्थ सिंह के नीचे तो नहीं लगा दिया? क्योंकि ये हमसे बात भी नहीं करते थे, हमें सेमिनार भी दे रहे हैं, हमें तवज्जो भी दे रहे हैं, अपनी टीम को रोल भी नहीं दे रहे हैं, हमें सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। डेली फ़ोन भी आता है, हेलो हाय भी होती है, गुड मॉर्निंग भी होता है। और सुधांशु का चेक 45,000 रुपए आ गया। जितना बिज़नेस हमारी टीम में जा रहा है, उतना ही बिज़नेस उसकी एक साइड के अंदर दिखा रहा है। तो एसआर सिंह जी बोले आरसीएम जैसी कंपनी में ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैंने बात तो ठीक कह रहे हो। 1 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए। 3 महीने बाद मेरे घर पे मेरे फ्लैट में यहीं शालीमार गार्डन में मैं तब तक एक फ्लैट अपना ले चुका था। तो शालीमार गार्डन के अंदर फ्लैट के अंदर हम लोग बैठे हुए थे, तो एक लड़का आया जुगल जुगल किशोर। तो वो मेरे को बोला सर आपसे मिलना है। मैंने कहा आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, मेरा फॉलोवर था, क्रॉस ग्रुप के अंदर था। आरसीएम से मैंने अच्छा स्टेज संभालना और ये सब कुछ बोलना शुरू कर दिया था। तो मेरे घर आया और घर आके बोलने लगा सर एक बात पूछनी है आपसे। मैंने कहा हाँ, हमारी जगदीश शर्मा अपलाइन हुआ करती थी, 3 लाख का चेक था उनका उस वक़्त पे, उर्मिल शर्मा। सर थोड़ा सा इंटरनेट देख लीजिए एक बार अपना। आपका आपका वॉइस नहीं आ रहा है, आपका इंटरनेट कनेक्शन आई थिंक थोड़ा सा स्लो हो चुका है। अपना इंटरनेट देखिए सर एक बारी। ऑल ओवर मैं ऑडियंस से जरूर बात करना चाहूंगी। इस समय तकरीबन 1375 ऑडियंस हमारे साथ कनेक्टिंग है। और सच में ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई फिल्म की स्टोरी चल रही हो। और बहुत अच्छा लग रहा है यकीनन सर के लाइफ के बारे में जान के, फैमिली के बारे में जान के, और किस तरीके से वो अपने बिजनेस में भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे थे। फिर किस तरीके से वो डायरेक्ट सेलिंग में आए। आमवे उन्होंने तकरीबन 3 महीने शुरू किया। इवन पहली कंपनी में उन्होंने किट वापस कर दिया, मनी बैक गारंटी के दौरान पे पैसा वापस ले लिया। फिर किस तरीके से वो गोल्ड माइन में गए और वहां पर उन्होंने पैसा कमाया। और तकरीबन तकरीबन 3 साल आरसीएम को दिया। और आरसीएम में एक अच्छा लेवल भी लिया, आरसीएम में एक अच्छे लेवल पर काम भी किया। और सर अभी इस समय कुछ बता रहे थे कि आरसीएम में कुछ उनकी टीम के स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ हुआ। अजय सर अपना माइक ऑन कर लीजिए। माइक ऑन करके सर प्लीज कनेक्ट कीजिए। सर माइक ऑन की, यस आरसीएम प्लीज। आरसीएम में वो जुगल किशोर जी मेरे घर पे आते हैं और आने के बाद मुझे बोलते हैं सर एक बात पूछनी है। मैंने कहा बताइए। कह रहे सर जगदीश शर्मा जी, मैं किसी दूसरे ग्रुप में था, जगदीश शर्मा जी ने मुझे बुलाया अपने घर में और उन्होंने बोला हमने आपकी वाइफ के नाम से एक एंट्री लगाई थी काफी टाइम पहले और उसमें बहुत अच्छा बिजनेस जा रहा है और आप उस आईडी पे काम करो। तो आप मुझे सलाह दीजिए कि मुझे कौन सी आईडी पे काम करना चाहिए। जैसे आदित्य कौल जी मुझसे सलाह लेने आए थे जब ओके लाइफ केयर किया था। तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस कितना जा रहा है? उन्होंने कहा इतना बिजनेस जा रहा है। मैंने कहा यार वहाँ पे कितना जा रहा है? कह रहे वहाँ 20-25 हजार जा रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस जा रहा है, लाखों में बिजनेस जा रहा है। तो मैंने कहा जहाँ लाखों में बिजनेस जा रहा है वहाँ करना चाहिए। कह रहा वो तो ठीक है लेकिन एक बात और पूछनी है आपसे। जगदीश शर्मा जी ने जो बोला मुझे शक हो रहा है। कह रहे क्या? वो बोल रहे हैं अजय शर्मा जी आपके डाउन में आ गए हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे मेरे नीचे से ऐसे लगा कि जमीन खिसक जाएगी और मैं जमीन में सीता जी की तरह घुस जाऊंगा। मैंने कहा क्या? दोबारा बोलो। कह रहे वो बोल रहे हैं कि अजय शर्मा जी आपके डाउन में। मैंने ऐसा नहीं हो सकता। कह रहे उन्होंने आपकी आईडी दिखाई है मेरे को वहाँ पे कि देखो अजय शर्मा जी आपके डाउन में और सारा बिजनेस जो है आप जो आपका पूरा ट्री है वो मेरे डाउन में आ गया। मेरी सारी पिक्चर घूमने लग गई। भूपेश जैन मुझे सेमिनार क्यों करा रहा था। सुरेंद्र वंश जी के प्रोग्राम के अंदर, सुरेंद्र वंश जी गाजियाबाद के अंदर आए थे। उस प्रोग्राम में मुझे क्या नाम है प्लान देने के लिए स्पेशल बुलाया। सुरेंद्र वंश जी ने तारीफ करी। जब मैंने अपनी डायरी दिखाई वहाँ पे सुरेंद्र वंश जी ने अपनी पूरी कोर टीम को बुलाया और आके बोले देखो इस तरीके से काम होता है। जो टेक्निकल अचीवर 1-1 लाख रुपए का चेक लेते उनको बताया देखो इस लड़के की तरह काम करो, इस तरीके से काम होता है। क्योंकि नो डाउट सुरेंद्र वंश जी उस टाइम बहुत अच्छा पैसा कमाते थे, बहुत अच्छा नाम हुआ करते थे और आज भी हैं खैर। तो मेरे को सारी पिक्चर घूम गई। तो मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा जी ऐसा है देखो अभी मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, चाय वाय पियो और आप जाओ।
मेरे आँखों से आँसू आने शुरू हो गए, वाई-फाई क्या हो गया? मैंने कहा यार ज़िंदगी में बहुत तगड़ा धोखा मिल गया, जगदीश शर्मा जी तो बहुत तगड़ा धोखा कर दिया। कह रहे क्या? कह रहे ऐसे किसी की बात में मत जाओ, पहले पूछ लो। मैंने फ़ोन किया, वो सेमिनार में थे कहीं दिल्ली से बाहर, तो मैंने कहा 2 बार मिलाया, 3 बार, गुस्सा बहुत आ रहा था। तो एकदम वो बाहर उठ के आए होंगे, वो बोलने लगे, "हाँ जी, बोलिए शर्मा साहब बोलते थे मेरे को, हाँ, शर्मा साहब बोलिए।" तो मैंने कहा, "सर देखिए, आपको मैंने गुरु माना है, भगवान माना है, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उनको वाक़ई गुरु माना था और मैं रात को जब घर में आता था ना, बहुत सारे लोगों के लिए मैं मैसेज दूँगा, कई बार अपलाइन के फ़ोन आते हैं, प्लान में हल्के से प्लान में बिज़ी होते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। कई बार अपलाइन 2-2 3-3 बार चलता है, हम फ़ोन नहीं उठाते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी वाइफ़ से पूछ सकते हैं, सर्दियों के टाइम में मैं मीटिंग देके जब आता था आरसीएम के अंदर, मेरा आरसीएम में भी एक बार एक्सीडेंट हुआ था। हमारे मोटरसाइकिल में कई बार पैसा नहीं होता था उस दौर में क्योंकि इनकम बहुत कम आती थी। बहुत हमने उस टाइम पे बड़ी दिक्कतें झेली। खाना लेके आती थी, वे अपलाइन का फ़ोन आ जाता था ना, तो मैं कभी भी खाना नहीं खाता था, मैं अपलाइन का फ़ोन कान पे लगा देता था और वाइफ़ फ़ोन खाना उठा के ले जाती थी, बोलती थी, "अब मुझे मालूम है 1.5 घंटे गए।" तो डेढ़ 2 घंटे लगा देते थे, हम वहाँ आपस में बात करते रहते थे। मैंने कहा, "सर आपको भगवान माना था, गुरु माना था, मैं आपके पैर छूता था, सारी चीज़ है और मुझे ये न्यूज़ पता लगी है कि आपने कहीं न कहीं मेरा ग्रुप उठ के कह रहे दिल्ली आएँगे जब बात करेंगे।" मैंने ग्रुप शिफ्ट किया है या नहीं किया मुझे बताइए? कह रहे, "दिल्ली आएँगे जी तब बात करेंगे।" उनका टोन बदल चुका था। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने भूपेश जैन को फ़ोन किया, मैंने भूपेश जैन जी मुझे सच बताना छोटे भाई के नाते या बड़े भाई के नाते, क्या मेरा ग्रुप शिफ्ट हुआ है? तो बोला सर मैंने जगदीश शर्मा जी को बोला था कि अजय शर्मा जी को आज नहीं कल पता लगेगा, आपका ग्रुप 4 महीने पहले शिफ्ट हो गया। यानी कि मेरा पूरा ट्री उठा के और मेरे नीचे और मेरा पूरा ग्रुप उठा के किसी और ग्रुप के अंदर लगा दिए गए आरसीएम के अंदर। आप बिलीव नहीं करेंगे उस दिन मेरे को बहुत धक्का लगा था। फिर जब अपलाइन आए मैं इतना रोया था बच्चों की तरह आप बिलीव नहीं करेंगे उनके घर पे। मैंने कहा सर आपने मेरे साथ क्योंकि आप मेरे से एक बार पूछ लेते, मेरे से एक बार बोल देते, मैं अपने आप ही पूरा ग्रुप दे देता एकलव्य की तरह जैसे अंगूठा काट के दिया मैं अपने आप चलाया। लेकिन ये धोखे वाली बात जो है मुझे समझ में नहीं, नहीं अजय जी कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता। फिर मैं उनके सौरभ छाबड़ा बेटे हैं उनसे मैंने बोला, केसी छाबड़ा जी से मिला उनको कंप्लेंट की, बीसी छाबड़ा जी से कंप्लेंट की। हार के मैं फिर सीधा चला गया भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जाके टीसी छाबड़ा जी के पास में बैठा, टीसी छाबड़ा जी ने ये बोला देखिए जी आपके ग्रुप को हमने छेड़ा नहीं है, आपका ग्रुप उठा के शिफ्ट किया गया है। आपके ग्रुप में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आई है, परेशानी नहीं आई है। मैंने कहा अगर आपको लगता है कि ये एथिकली काम है और आपको लगता है कि ये सब कुछ सही है, तो मैं आपको आज आपको वादा कर रहा हूँ कि आपने बहुत गलत डिसीजन लिया और मैं आपकी टेबल पे बोल के जा रहा हूँ, अगर यही हाल आपकी कंपनी का रहा, तो एक दिन आपकी कंपनी जो है वो बंद होगी। और वो बात मैं बोल के आया था, अपना रिज़ाइन उस दिन दे के आया था और इतिहास गवाह है कि आरसीएम कंपनी बंद हुई, मालिक को 6, 7, 8 महीने जेल हुई, बहुत सारे लोगों का करियर खराब हुआ क्योंकि जब कंपनी एथिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होगी ना, तो कहीं न कहीं कितने बड़े लेवल पे पहुँच जाओ, एक दिन डाउनफॉल जो है आना निश्चित है। आरसीएम जब हमने छोड़ी, आरसीएम छोड़ने के बाद थोड़ा बहुत पैसा मैंने सेव किया हुआ था, फिर हमारा जो है वही दौर होना शुरू हो गया, क्या करें, क्या ना करें। आरसीएम करने से पहले जब मैंने मैंने बोला था गोल्ड माइन करके जब मैं आरसीएम करने की कोशिश कर रहा था, सारा सेविंग्स मैं खा चुका था बैठे-बैठे इन बिटवीन। आप बिलीव नहीं करेंगे मेरे घर के हालात ऐसे हो गए थे कि एक दिन हमारे घर के अंदर झगड़ा हुआ, बहुत बुरी तरीके से दूध दूध को लेके कि भई दूध बच्चे मेरे दोनों बच्चे थे, दूध पीते थे, तो जब पैसे की क्राइसिस होती है ना, तो आपस में घर में मनमुटाव बहुत होता है। तो मम्मी-पापा से झगड़ा हो गया, मम्मी-पापा गुस्सा होके सिस्टर के चले गए। तो मेरे को अच्छी तरह ध्यान है, जैसे मैं अभी अपने ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, ऐसे हमारा ड्राइंग रूम हुआ करता था, मेरा फ्लैट अभी भी है, वो हमने रेंट पे दे रखा है। उसमें मैं नीचे बैठा हुआ था, मेरी वाइफ़ नीचे बैठी हुई थी, मम्मी-पापा घर छोड़ के सिस्टर के चले गए हैं, घर के अंदर झगड़ा हो गया है। मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे रो रहे हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे उस दिन मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, मेरे को मेरे दोनों बच्चों को, मैंग को, मिन्नी को दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं थे। मेरे फादर भी कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर क्योंकि घर में टेंशन इतनी थी और मैं उस दिन अपने आप को पहले दिन शायद मैंने अपनी लाइफ में अपने आप को कोसा होगा। मैंने कहा यार तू ऐसा कौन-सा तेरा ड्रीम हो गया, ऐसा तेरे कौन से सपने हो गए कि तू अपने बच्चों के बारे में भी ज़रा-सा नहीं सोच रहा है। 2 छोटे-छोटे से बच्चे हैं, दोनों रो रहे थे, वाइफ की आँखों में आँसू थे और फिर वाइफ ने अपने पापा को फ़ोन किया। पापा को फ़ोन करने के बाद इनके फादर आए। इनके फादर ने बोला कि क्या हुआ? ऐसे-ऐसे हमने बोला हमारे घर में झगड़ा हो गया है, मम्मी-पापा चले गए हैं और इनको दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे वो शब्द मैंने सुने हैं जो सोशल मीडिया पे थोड़ा-सा मैं शेयर करता हूँ। मेरी वाइफ उस दिन देख के हैरान हो गई थी। मेरे अंदर गुस्सा बहुत था, अभी बहुत कम हो गया है। बहुत ज़्यादा मेरे अंदर गुस्सा था। तो इनके फादर आए और आके बैठ गए और बहुत ऐसा माहौल था जैसे मतलब घर के अंदर कोई मर जाता है इस तरीके का माहौल था। तो वो बोलने लगे कि एक बात बताओ कि उनके जो शब्द थे एज़ इट इज़ मैं बताता हूँ। कह रहे, "अजय जी बुरा तो नहीं मानोगे?" मैंने कहा, "बिल्कुल नहीं।" कह रहे, "आपको एक बात बोलूँ आपको हराम की खाने की आदत पड़ गई है।" ये शब्द थे उनके मुझे आज भी ध्यान है कि, "अजय जी आपको हराम की खाने की आदत पड़ गई है।" और मैं सुन रहा हूँ उनकी बात और आप अपने बच्चों के बारे में नहीं देख रहे हो, बच्चों के लिए दूध के पैसे नहीं है और आप ऐसा इस आरसीएम कंपनी के अंदर ऐसा क्या मिल जाएगा? अच्छा खासा पैसा कमाया था, कहीं अपना बिज़नेस सेट कर लेते, कहीं नौकरी सेट कर लेते, वो भी बैठ के खा गए। क्योंकि मेरे दिमाग में एक जुनून था, अब डायरेक्ट सेलिंग से ही होगा जो भी कुछ होगा, मैं नौकरी भी नहीं करूँगा, मैं गुलामी मेरे को पसंद नहीं है, नौकरी तो बचपन से पसंद नहीं थी और बिज़नेस में भी मुझे लगता था यार कस्टमर आते हैं हम दिवाली नहीं मना पा रहे हैं, द द अपना कहीं जा नहीं पा रहे हैं शादियों के अंदर, उनको अपना काम पहले चाहिए, बड़ी दिक्कतें होती थी।
तो वो उन्होंने मेरे को एक शब्द बोला कि अजय जी आपको हराम की खाने की आदत पड़ गई है। आप एक काम कीजिए, अगर आपको कुछ नहीं करना ना, आप घर में बैठे रहिए, मेरी बेटी है, मेरे दोनों बच्चे हैं, मैं आज इतना कमाता हूँ, मैं दोनों को पाल सकता हूँ। शायद एक इंसान के लिए ये मरने वाली है वो हो जाती है कि लड़की का पिता आके अगर उसके घर में बोले, और मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, और उन्होंने बोला कि अगर कुछ नहीं हो सकता तो मैं तुम्हें एक ऑटो दिलवा देता हूँ, थ्री व्हीलर दिलवा देता हूँ, थ्री व्हीलर ही चला लो, कम से कम बच्चों का तो पालन-पोषण अच्छा कर लो। तो मेरी वाइफ ने उनके मुँह पे हाथ रखा, गुस्से में बोली कि पापा आप कैसे, आपको मालूम नहीं उनका गुस्सा कैसा है? मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, आराम से बैठा हूँ, बिल्कुल मन को शांत करके उल्टी गिनती गिन रहा हूँ कि किसी तरह मेरा गुस्सा शांत रहे। कुछ देर बाद वो बोल के कि एक बाप की तरह जो भड़ास होती है उनकी, वो भड़ास उन्होंने निकाली, वो चले गए। तो वाइफ ने मेरे से पूछा कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप इतनी सी बात अपने माँ-बाप की नहीं सुनते, आज इनकी कैसे सुन ली? तो मैंने उस टाइम एक शब्द बोला था, क्योंकि हम ट्रेनिंग में कुछ सीख चुके थे। मैंने कहा देखो सीधी-सी बात है, एज़ ए फादर अगर मैं होता और मेरी बेटी इस तरीके से परेशान होती, तो जो शायद तेरे फादर ने आज शब्द बोले हैं, शायद मैं इनसे ज़्यादा ही बोलता जाके। मैंने उन्हें तो कुछ भी नहीं बोला, शायद मैं इससे ज़्यादा बोलता। लेकिन इन्होंने जो बोला है, सच बोला है। इनको एक्चुअल में नहीं मालूम मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे मालूम है, तुझे मालूम है एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं। इनको नहीं मालूम ये क्या बोल रहे हैं। वो एज़ ए पेरेंट, एज़ ए फादर जो बोल के गए हैं, बहुत अच्छा बोल के गए हैं। लेकिन मैं भी यही हूँ और तू भी यही हूँ। मैं इतनी मेहनत करूँगा, एक दिन इनके शब्द चेंज होंगे। जब मेरा आरसीएम का रॉयल्टी का पिन आया था, महाराष्ट्र रंगायन भवन जहाँ पे अभी हमारा प्रोग्राम हुआ था पहाड़गंज के अंदर, खचाखच ऑडिटोरियम भरा हुआ था। मेरी पूरी टीम मुझे कंधे पे उठा के लेके गई थी। मेरी वाइफ लता मेरे बराबर में खड़ी थी। बीसी छाबड़ा जी स्टेज पे थे और मैंने ऐसे करके जब हाथ ऊपर किया था, उसके फादर की आँखों में आँसू थे। तो वहाँ मैंने कहा था, देख मैंने बोला था ना एक दिन हमारी लाइफ जो है पूरी तरीके से चेंज होगी, आज देख उनकी आँखों में आँसू हैं। और उनको फिर प्राउड फील होना शुरू हो गया था। लेकिन बाद में फिर झटका लगा कि हमें वेस्टीज छोड़ना है। वेस्टीज छोड़ने के बाद जैसे ही मैंने वेस्टीज छोड़ा, सॉरी आरसीएम छोड़ा, उसी वक़्त में जैसे आज वेस्टीज में चल रहा है ना, सारा उथल-पुथल लोग छोड़-छोड़ के जा रहे हैं, उसी टाइम पे बहुत सारे लोग आरसीएम को छोड़-छोड़ के जा रहे थे। तो उस वक़्त में एक सुनील कुमार जी थे टेक्निकल अचीवर, उन्होंने आरसीएम छोड़ा। एक अजय कुमार जी थे रॉयल्टी अचीवर, उन्होंने आरसीएम छोड़ा। एसआर सिंह जी ने छोड़ा, मैंने छोड़ा। सुधांशु गोयल थे, उन्होंने छोड़ा। एक विपिन भारद्वाज थे, उन्होंने छोड़ा। और एक रंजीत सिंह थे सरदार जी, उन्होंने छोड़ा। तो उनको पता लगा अजय शर्मा जी ने छोड़ दिया, मैं वहाँ भी लोगों का प्रिय रहता था, क्रॉस ग्रुप से मेरे अच्छे संबंध रहते थे। तो उनके फ़ोन आने शुरू हो गए कि क्यों ना अजय जी हम अपनी कोई कंपनी स्टार्ट करें। तो मैंने कहा यार बड़ा मुश्किल है अपनी कंपनी स्टार्ट करना। तो कहते हैं नहीं क क क करते हैं देखते हैं। एसआर सिंह और मेरे दिमाग में आइडिया आया। तो मैंने कहा यार देखो, अब उसने भी छोड़ दिया, उसने भी छोड़ दिया, तो हमने एक ड्रीम लिया। मैंने कहा यार हम 6 लोग हैं, 7 लोग हैं और सातों लोग बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छा स्टेज पे बोलते हैं और सबकी 10-10 प मेरी 17,000 लोगों की टीम हो गई थी। मैंने सबकी 10-10, 15, 20-20, 30-30 हज़ार लोगों की टीम है। अगर हम सातों के सातों लोग मिलके कुछ पैसा लगा के अगर अपनी कंपनी खोलते हैं और सबकी टीम भी है और सब स्पीकर भी हैं, तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो मैंने उन सबको इनवाइट किया, सबको मैंने अपना ड्रीम बताया कि हम 1-1, 2-2 लाख रुपए सब लोग इकट्ठा करते हैं, 2-2 लाख रुपए लगा के एक कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं और काम शुरू करते हैं। तो हमने ₹1500 का एक प्लान लॉन्च किया, सब लोग तैयार हो गए, लेकिन मैंने कंडीशन रखी थी, हमने इंडिया गेट पे जाके कसम खाई थी कि कंपनी में, क्योंकि मैं ईमानदार शुरू से रहा हूँ, मैंने कहा कंपनी में जो पैसा आएगा ना उसको हम खर्च नहीं करेंगे, पहले हम पब्लिक का जो पैसा वो बाँटेंगे, क्योंकि कंपनी इसी कारण से पहले बहुत बंद होती थी, कि कंपनी पैसा खा जाती थी, पैसा नहीं देती थी, लॉसेस के कारण बंद हो जाती है। मैंने कहा कोई लॉस नहीं करेंगे। तो हमारे सामने सबसे पहला सवाल आ रहा था, कंपनी का ऑफिस कौन खोलेगा? तो मैंने बोला भई आप में से नहीं, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा ऑफिस का? अब रजिस्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए? आपको ऑफिस चाहिए, ऑफिस में किराया देना पड़ेगा। तो मैंने एक रिस्क लिया, मैंने कहा एक काम करता हूँ, मेरा जो फ्लैट है उस फ्लैट के अंदर हम लोग ऑफिस खोलते हैं। और वो कह रहे फैमिली कहाँ रहेगी? मैंने फैमिली को मैं रेंट पे रख लेता हूँ। वो ऑफिस से जो हम कमाएँगे वो रेंट समझ लो कि एक ऑफिस हमें लेना पड़ता और मैं अपना घर खाली करता हूँ, जिससे हम लोगों को ये मैसेज दे पाएँ कि हमारा जो ऑफिस है वो खुद का है। मैंने अपने माँ-बाप को किराए पे छोड़ दिया, वाइफ को किराए पे छोड़ दिया, वो ऑफ़िस हमने बना लिया, ऑफ़िस मेरे नाम से रजिस्टर्ड हो गया। अब आपको मालूम है 7 2 आदमियों में पार्टनरशिप नहीं चलती, तो साथ में कहाँ से चलेगी? तो काम धीरे-धीरे शुरू हुआ, ₹1500 में हमने प्लान लॉन्च किया था, बाइनरी कॉन्सेप्ट हमने लॉन्च किया था। ₹1500 में 2 साड़ी देता था, लेडीज़ साड़ी देता था, मैंने अलग कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया था, या लेडीज़ सूट देता था, या एक मोती की माला होती थी और जेंट्स के लिए एक मैग्नेटिक ब्रेसलेट होता था। ₹1500 में कोई भी एक आइटम ले सकते हो। आप बिलीव नहीं करेंगे, इधर साड़ियाँ आती थी मेरे ऑफिस के अंदर और 1 घंटे के अंदर साड़ियाँ खत्म हो जाती थी। इतनी तेज़ी से हमारी ग्रोथ होनी शुरू हुई, जॉइनिंग आनी शुरू हुई। बहुत अच्छा हमारा काम चल रहा था। इन बिटवीन आरसीएम ने क्या किया, आरसीएम ने ग्रोथ प्लान लॉन्च कर दिया कि आप 10,000 का सामान खरीदेंगे, सामान खरीदने के बाद आपको लकी ड्रॉ सिस्टम निकाला जाएगा। पहले आओ पाले पाओ पे आपको ₹57,000 मिलेंगे, ₹53,000 मिलेंगे। तो सब लोग जो हमारे साथ आए थे आरसीएम से छूट-छूट के जो हमारे साथ आए थे अपनी-अपनी टीम के, वो सब भागने शुरू हो गए कि यार ₹53,000 आरसीएम के अंदर मिलेगा, सिर्फ ₹10,000 का सामान खरीदने में, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर तो कोई समस्या ही नहीं है। सब लोग वहाँ जाने शुरू हो गए। अब हमारे मैं जब ऑफिस से घर चला जाता था, तो ये लोग रात को बैठे रहते थे। इनके अंदर से एक प्लानिंग बनती थी, यार ये प्लान हम क्यों नहीं लॉन्च करते? तो इनकी मेरे से हिम्मत नहीं होती थी कि यार अजय शर्मा मानेगा नहीं। तो एक दिन इन्होंने हिम्मत करके बोला कि हम चाह रहे हैं कि हम भी इसी तरीके का 57,000 का प्लान निकाल रहे हैं। एसआर सिंह जी के मन में बहुत अच्छा आइडिया आया है। तो एसआर सिंह ने मुझे बताया, तो मैंने एसआर सिंह जी को बोला, मैंने एसआर सिंह जी आप 4-5 कंपनी कर चुके हो,
और इन्वेस्टमेंट कंपनी और ग्रोथ प्लान आज तक नहीं चले हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लेवल पे हम लोगों को लेके आ रहे हैं। प्लीज़ ये प्लान लॉन्च नहीं करना है, क्योंकि ये प्लान नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन मालूम है ग्रोथ प्लान की क्या होती है। अब वो 6 एक तरफ हो गए, उनको लगा कि क्या मैंने अपना मकान दे रखा है, उसकी मैं धौंस जमा रहा हूँ, या मैं मेरे नाम से मैं एमडी, मेरे को एमडी बनाया गया था क्योंकि मैं लोगों को कन्विंस कर पाता था, मेरे पास ही लोगों को लेके आते थे, उन सबकी फेस वैल्यू इतनी अच्छी नहीं थी। मेरी फेस वैल्यू से बहुत लोग आए। ये सारी चीज़ें चल रही थी। कंपनी हमारी बहुत अच्छी चलनी शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा देखो ग्रोथ बहुत तेज़ी से आएगी, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, हम अपने सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर से पूछते हैं। मैंने एक मतलब दाँव खेला, मुझे मालूम था कोई मानेगा नहीं। मैंने कहा अगर उन्होंने मना कर दिया तो समझ लीजिए कि ये बिल्कुल नहीं होगा, और उन्होंने हाँ कर दिया तो फिर उनकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर उन्होंने हाँ कर दिया तो मैं एक डिसीज़न ले रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ़ 3 महीने का टाइम दूँगा, 3 महीने के अंदर मैं अपना रिज़ाइन दे रहा हूँ, मैं इस कंपनी को छोड़ दूँगा। आप लोग इस कंपनी को चलाना, 3 महीने तक मैं उनको नहीं बताऊँगा, 3 महीने बाद जो भी पता लगे कि मैं गलत काम का साथ नहीं दूँगा। ये सारी चीज़ हुई। तो हमने पहाड़गंज इधर लक्ष्मी नगर में एक होटल है, वहाँ पे एक हमने बुक किया, एक छोटा-सा वेन्यू था। वहाँ 40 जो कोर लीडर थे कंपनी के, उनको बुलाया। और उनको बुलाने के बाद उन्होंने, एक लीडर ने बताया भई इस तरीके से, जैसे अगर आरसीएम ने ₹53,000 दिया, ऐसे अगर हम ₹57,000 का अगर एक प्लान लॉन्च कर दें, उसके लिए प्लान को हम 1500 से 2500 करना पड़ेगा, ₹300 पूल में डालेंगे, पूल में इतनी एंट्री आएँगी, ₹57,000 इकट्ठा होगा तो एक आदमी को मिल जाएगा, वो कैलकुलेशन है। कैसा रहेगा? आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने ये देखा है कि लोग लालची बहुत होते हैं, सब लोगों ने ताली बजानी शुरू कर दी। बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि पहले ही चाह रहे थे। अब मेरे वहाँ पे मेरे मेरे को कोई शब्द नहीं बनते, इतने में मेरे पीछे से उन्होंने इशारा किया, एक कटोरी मेरे हाथ में दे दी, कह रहे इस कटोरी में पर्ची है, सबसे एक-एक पर्ची निकलवा लो। मैंने है क्या बताओ? कह रहे निकालो। उन्होंने पर्ची दी, मैंने सबको एक-एक पर्ची दी, मैंने एसआर सिंह जी शायद आपको कुछ सरप्राइज़ दे रहे हैं। उसमें सब नंबर डाल रखे थे, उन्होंने 13 नंबर छोड़ के 14, 15, 16 करके नंबर डाले थे आगे, और बोले कि एक नंबर है आपके पास, इस नंबर को खोलो। अब वो नंबर सबने खोला, तो नंबर खोलने के बाद उन्होंने बोला ये जिसका नंबर आया है ना, तो आपको हमने नंबर गिफ्ट में दे दिए हैं। आपको इतने नंबर पे ₹57,000 जो हमारी कंपनी से मिल जाएगा। वो और खुश हो गए, तो मैंने कहा ये तो बहुत गलत कर रहे हैं। अगर निकालना है तो आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से निकालो, जिनकी आईडी पहले आई है, जिनकी पेमेंट पहले आ रही है ₹2500 की, उसके हिसाब से निकालो। ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, बाहर लोगों को पता लगेगा, बड़ी दिक्कत होगी। वो सब चलता रहा, सारी चीज़ें हुई। 3 महीने मैंने रेजिग्नेशन का दे दिया था, लोगों को पता लगना शुरू हुआ कि अजय शर्मा जी रेजिग्नेशन देने वाले हैं, छुट्टी नहीं है बातें कहीं न कहीं। तो इन बिटवीन उन्होंने क्या किया कि अजय शर्मा रेजिग्नेशन देंगे, उन्होंने पूरी टीम में से आधे लोग जो लालची टाइप के थे अपनी तरफ कर लिए। एक दिन मैं सॉफ्टवेयर वाले के पास जब कुछ काम करवाने के लिए गया, क्योंकि मनमुटाव होना शुरू हो गया था, तो मैं क्या देखता हूँ, सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर रखा है मेरा, मैं कुछ सॉफ्टवेयर में अपना ठीक करवाने के लिए गया था पे आउट का, बराबर में एक ट्रिपल एस के नाम से एक कोई कंपनी है, और वहाँ पे सारा हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है। तो मैंने उसको बोला ये क्या हो रहा है? तो बोले जी वो एसआर सिंह जी आए थे, उन्होंने बोला कि एक छोटा-सा प्लान हम लॉन्च कर रहे हैं, ट्रिपल एस, तो ये सारा डाटा उठा के यहाँ ट्रांसफर कर दो। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया, मैंने कहा सर ये क्या चक्कर है? ये सारा डाटा क्यों ट्रांसफर हो रहा है? कौन-सा प्लान लॉन्च कर रहे हो? तो बोले सर हम माफ़ी चाह रहे हैं, हम 6 लोग आपसे अलग हो रहे हैं और हम लोग जो है अपनी कंपनी खोल रहे हैं। मैंने कहा यार क्यों इस कंपनी को खराब कर रहे हो? आपको जब कंपनी चाहिए तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आप अलग क्यों खोल रहे हैं? वो माने नहीं, बहुत सारे लोग उनके साथ चले गए, जो ईमानदार लोग थे वो मेरे साथ रहे। तो फिर वो जाके उन्होंने 19,200 कर दिया उसको, धीरे-धीरे उनकी कंपनी 4 महीने के अंदर बंद हो गई। मैं 2 साल, 3 साल कंपनी में बैठा रहा। फिर उसके बाद मिज़ोरम, जो हमारे अखिलेश जी कई बार वो करते हैं, आरएमपी बंद हुई, मिज़ो के नाम से कंपनी शुरू हुई। तो हमारी कंपनी का जो टॉप अर्नर था, जो उस वक़्त लाखों रुपए कमा चुका था, उसने आरएमपी की थी, उसको पता लगा मिज़ो सरकार जो है वो गवर्नमेंट कंपनी खोल रही है, वो सारे लोगों को वहाँ ले गया। तो कुछ बचे हुए लोग रह गए थे, मैं बैठा रहा कि भई चलो मैं लास्ट अपनी ताकत तक करूँगा, कंपनी को चलाऊँगा। धीरे-धीरे लोग जाते रहे, ऑफ़िस का किराया मुझे अपनी जेब से देना पड़ता था, सीए की फीस मुझे अपनी जेब से देनी पड़ती थी, सॉफ्टवेयर का पैसा मुझे अपनी जेब से, नो डाउट हमने पैसा कमाया, लोगों ने भी पैसा कमाया, लेकिन वो पैसा कहीं न कहीं मेरा खत्म होना शुरू हो गया। कई साल तक मैं 2 साल, 3 साल तक मैं ऐसे ही खाली बैठा रहा, खाली बैठ के मैंने सब कुछ दिया। एक छोटी-सी टीम मेरे साथ काम करती थी। लास्ट में फिर मेरे को ये आया कि भई इस तरीके से काम नहीं चलेगा, मेरा भी खर्चा नहीं चल रहा, बेचारे उनका भी करियर ठीक नहीं हो रहा है। तब तक वेस्टीज को भी कोई नहीं जानता था। तो मैंने लास्ट में उनको बोला, मैंने कहा यार देखो ऐसा है, देखो मैं तो अब जा रहा हूँ मोटिवेशन फील्ड के अंदर। अब मैं कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं करूँगा, क्योंकि बीच में मैंने एक वीडियो बनाया था, वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला। मैंने बैठ के घर में बैठा हुआ था और एक गाना है था कि अ, दुनिया में कितना गम है, तेरा गम कितना गम कम है, शब्बीर कुमार जी का गाना है। तो वो गाने के ऊपर मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लगा के, कुछ अच्छे-अच्छे मैसेज भेज के व्हाट्सएप पे मैंने वो फॉरवर्ड कर दिया था। तो एक दिन रात को 2 बजे मेरे मोबाइल पे घंटी बजती है, जब मेरी कंपनी चली रही थी, लास्ट मोमेंट था कंपनी का। इन बिटवीन मेरे फादर की भी डेथ हो गई थी। मेरे फादर की डेथ उस वक़्त में हुई जिस टाइम पे ये 6 लोगों ने मुझे धोखा दिया, और उस वक़्त मैं शायद ज़िंदगी में अपने सबसे ज़्यादा रोया था। मेरी वाइफ़ मुझे सँभाल रही थी, मेरे फादर मुझे सँभाल रहे थे। मेरे फादर बोल रहे थे, "मैं तेरे को पहले ही बोल रहा था, ये सब लोग तेरे को धोखा देंगे। मेरा भी ज़िंदगी का अनुभव है, तूने मेरी बात नहीं मानी थी। हमें तूने किराए पे रख दिया, अपना मकान-वकान तूने उन सबको दे दिया।" तो उस गम में मेरे पिताजी भी चले गए। बड़ा दुःख हुआ, सारी चीज़ें हुई। हम उनकी केयर नहीं कर पाए, हम उनका ट्रीटमेंट नहीं करा पाए, क्योंकि उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। उन्होंने कभी बताया नहीं कि उनके स्टंट डलेगा, उन्होंने कभी मुझे वो बात हमसे छुपा के रखी। लास्ट क्रिटिकल स्टेज हो गई थी, तो दुनिया छोड़ के चले गए। उस टाइम पे
मेरे हालात भी बहुत खराब हो गए थे अपनी कंपनी चलाते-चलाते, पैसा देते-देते। तो वो वीडियो जब मैंने बना के भेजा, व्हाट्सएप पे अपना नंबर डाल दिया था, वो घूमते-घूमते-घूमते अहमदाबाद पहुँच गया, तो रात को मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया 2 बजे के आस-पास, मैंने नहीं उठाया, अननोन नंबर था। फिर एक फ़ोन आया, मैंने नहीं उठाया। तो आप बिलीव नहीं करेंगे 3-4 बार जब कॉल बजी, मैंने चौथी बार में कॉल उठाया, तो वहाँ से आवाज़ आया कि अजय शर्मा जी बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ। तो कह रहे सर मैं गुजरात अहमदाबाद से बोल रहा हूँ और मेरा कपड़ों का बहुत बड़ा बिज़नेस हुआ करता था और वो बिज़नेस बड़ा लॉस में चला गया था और सर आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बच गई। मैंने कहा सर मैं तो आपको जानता भी नहीं, मेरी वजह से ज़िंदगी कैसे बच गई? तो उन्होंने बोला सर आपकी 2 वीडियो मेरे पास आई हैं, एक में आप कुछ बोल रहे हैं और एक में आपने गाना लिख के भेजा है, दुनिया में कितना गम है। मैंने हाँ सर बनाया तो था मैंने। तो बोला सर मैं इतना कर्ज़दार हो गया था और बहुत सारे लोग जो हैं मेरे से क्या नाम है कर्ज़ा माँगने के लिए आ रहे थे और मैं उतना कर्ज़ा नहीं दे सकता था। तो आज रात को सर मैं संडे वाला दिन था उस दिन छुट्टी थी, मैं भी घर में था, बच्चे भी घर में थे, मूवी आ रही सैटरडे था, अगले दिन संडे था, तो बच्चे रात को टीवी देख रहे थे। तो सर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सुसाइड करूँगा, मैं रस्सी भी खरीद लाया था और मैं सोच रहा था किसी तरीके से वाइफ सो जाए, बच्चे सो जाए तो मैं सुसाइड अटेम्प्ट करूँगा। उनके सोने के बाद मैंने पक्का निश्चय कर लिया था कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए फांसी लगा के आत्महत्या कर लूँगा क्योंकि ये कर्ज़े का लोड मुझसे सहन नहीं होता है, तो मेरी वाइफ बच्चों से बाद में कोई कर्ज़ा माँगेगा नहीं, इनकी लाइफ़स्टाइल ठीक तरीके से बीतेगी। कह रहा ये मैं सोच ही रहा था, बच्चे उठ नहीं रहे थे क्योंकि फ़िल्म आ रही थी, मैं बार-बार उनको बोल भी रहा था, तो मेरी वाइफ ने बोला, "क्या हो गया? कल संडे है, क्या दिक्कत है? स्कूल तो जाना नहीं है?" कह रहा अचानक मेरे दोस्त ने व्हाट्सएप पे जब ये मैसेज भेजा आपका, मैंने वो वीडियो देखी, तो उस वीडियो को देखने के बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने जो आपने मैसेज दिया, वो मैसेज देने के बाद मेरे अंदर इतना जुनून आ गया, मैं ये सोचने लगा कि यार मैं ऐसे कै दुनिया में इतना-इतना भूकंप आ गए, मैंने उसमें फ़ोटो डाली थी, भूकंप आया, गुजरात के अंदर सब कुछ बर्बाद हो गया था, उसके बाद लोग ज़िंदा रहे, चाइना के अंदर वर्ल्ड वार के अंदर वो हुआ, इतना सब कुछ हुआ, ऐसी-ऐसी फ़ोटो मैंने डाली थी। उसको लगा जब सब कुछ खत्म होने के बाद एक कंट्री खड़ी हो सकती है, तो मैं क्यों नहीं खड़ा हो सकता? कह रहा सर मैंने वो डिसीज़न जो है अपना त्याग दिया, तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदली। तो वहाँ से मुझे एक मैसेज मिला, मैंने कहा यार एक छोटा-सा गाना और एक छोटी-सी वीडियो ऐसी मैंने तुक्के में बना के भेज दी, एक आदमी की, एक इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है, तो उसको क्यों ना कंटिन्यू किया जाए। तो वहाँ से फिर मैंने उसको कंटिन्यू करना स्टार्ट इस वीडियो को सर ज़रूर वायरल करना आ चाहिए। अगर जी, जी। इतनी शानदार वीडियो है तो मेरा उसको ज़रूर मेरा दूसरा मौका वीडियो रिपीट देखना, डायलॉग दूसरा करिएगा। मौका सब लोग वीडियो देखना और मेरे पास यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, लंदन से पता नहीं कहाँ-कहाँ से पहले फ़ोन आते थे। कंबल के लिए बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आए कि हम अपने माँ-बाप को भूल चुके थे। जिस टाइम मैं दूसरा मौका बना रहा था और उसमें मैं कहानी बता रहा था कि मैं मर गया हूँ, मेरी वाइफ सामने खड़ी थी, उसको आँसू मार बहुत के शानदार स्टोरी है। बहुत इसने शानदार 10 बार बोला स्टोरी कि हो। ये वीडियो प्लीज़ मत बनाओ, ये मेरे को सुनते ही बड़ा अजीब लग रहा है। मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है बनाते हैं। तो वहाँ से मुझे एक इंस्पिरेशन मिली कि हम लोगों को ये चीज़ करनी चाहिए और उसके बाद फिर सारी चीज़ें शुरू हुई। फिर मेरे जो टीम थी छोटी-सी मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो भाई मैं मोटिवेशन फील्ड में जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए थे, सर आपकी वीडियो देखी है, हम आपसे कुछ प्रोग्राम कराना चाहते हैं। तो मैंने उनको अपनी टीम को एक ही बात बोली, मैंने कहा एक काम करता हूँ मैं आपको किसी टीम कंपनी में मर्ज करा देता हूँ, आप वहाँ पे जाके अपना काम कीजिए, मैं मोटिवेशन फील्ड में जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मर्ज नहीं होना हमें किसी भी कंपनी में, आप कैसे कंपनी चला रहे हो, कहाँ से प्रोडक्ट लेके आते हो? तो मैंने रीपर्चेज़ प्लान लॉन्च कर दिया था, तब तक वो सब हमें बता दो, हम अपनी कंपनी चलाएँगे। तो मैंने उनको सबको वो सारी चीज़ बता के एक छोटी-सी कंपनी संजीवनी बॉडी क्योर करके वो लोग चला रहे हैं आज की डेट में। अच्छी टीम थी वो छोटी-सी, वो जैसी भी उनकी कंपनी चल रही है, वो चला रहे हैं। तो वहाँ से मैंने उनकी कंपनी दी, उसके बाद फिर मैं मोटिवेशन फील्ड में चला गया था। मैंने डायरेक्ट सेलिंग को बिल्कुल छोड़ दिया था कि मैं अब डायरेक्ट सेलिंग नहीं ये करूँगा। किस सन की बात है सर? ये मान के चलिए ये मैं आया था 2017 के अंदर आया था मैं और ये 2015-16 की बात है। ओके, ओके। 2017 में हमने इट आरसीओ इसको वेस्टीज को किया इट था। इट मीन्स ये है कि अपनी कंपनी के बाद आप मोटिवेशनल फील्ड में चले गए थे। मैं मोटिवेशन फील्ड में चला गया था, फिर मैं एनजीओज़ के लिए, कॉलेजेस के लिए मैं प्रोग्राम करता था। कॉलेज से मुझे बहुत फ़ोन आते थे, स्कूल से मुझे बच्चों के बहुत फ़ोन आते थे, क्योंकि मैंने एक माता-पिता की सेवा के ऊपर एक बनाया था, एक कपूत या सपूत के ऊपर बच्चे कैसे होते हैं उसके ऊपर बनाया था, स्टडी के ऊपर 2-3 वीडियो बनाए थे। वो जो वायरल होते थे स्कूल और कॉलेज से मुझे बच्चों के लिए बहुत फ़ोन आते थे। लेकिन उस टाइम पे बहुत हमें बढ़िया। इतनी नॉलेज नहीं थी, कैमरे नहीं होते थे, तो हमने वीडियोज़ वगैरह उस टाइम की मैंने कुछ एक वीडियो बनी है, तो बहुत अच्छा लगता था, वहाँ से मेरी बहुत मोटिवेशन शानदार, बहुत शानदार। तो इसी बीच में आपने फिर वेस्टीज भी किया आई थिंक। वेस्टीज आपने कितने साल किया सर? जब मैं 2 साल, 2.5 साल अच्छा मैं मोटिवेशन करने लग गया था, यूट्यूब चैनल मेरा बड़ा पॉपुलर हो गया था। यूट्यूब चैनल पे मेरे 30-35 सब्सक्राइबर अजय विचार पे भी हो गए थे, एमएलएम टिप्स पे भी हो गए थे। इन बिटवीन मेरी फेसबुक पे एक रिक्वेस्ट आती है सिद्धार्थ सिंह जी की, जो कंपनी के टॉप अर्नर हैं और फ्रेंड रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट करी। इन बिटवीन मेरे को पता लगा था रिजवान खान, रेहान खान ये अच्छी इनकम ले रहे हैं वहाँ से, क्योंकि फेसबुक से हम लोग देखते रहते थे। तो उ उनका आया, लेकिन इससे बीच में एक चीज़ और थी कि एक संजय सिंह राजपूत मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन उनको मैंने जब अपनी वीडियो भेजी तो उन्होंने थैंक्स बोला। उन्होंने बोला यार हमारी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है अजय जी, एक बार आके दर्शन दे जाओ। तो मैं गया, उनका प्रोग्राम था नेस्विच का, तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ पे देखा, मैंने कहा यार यहाँ तो ये टूर पैकेज दे रहे हैं, तो टूर पैकेज में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो प्रेशर के तौर पे उन्होंने बोला अजय सर यार एक एंट्री तो डाल ही दो। तो मैंने कहा यार वाइफ को बहुत दिन हो गए घुमाए हुए, तो 7,000 में टूर पैकेज मिल रहा है तो ले लेता हूँ। मैं 7,000 में वो टूर पैकेज ले लिया मैंने उनको। दोस्त थे, मना नहीं कर पाया। तो वो टूर पैकेज लेके मैंने 1 हफ्ते बाद टूर पैकेज घर पे आना था वो। तो मेरी पड़ोस में एक मदन लाल जी हैं, जो मेरे साथ वेस्टीज में थे।
तो उनके ऑफिस में एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था, तो मेरी वाइफ का फ़ोन आया, "एक कुरियर आया आपका और ये आपको ही कुरियर देने के लिए बोल रहे हैं।" मैंने कहा, "मदन जी के ऑफिस में बैठा हूँ, भेज दो।" तो आया तो उसने एनवेलप दिया, तो नेस्विच लिखा था उसमें, उसमें टूर पैकेज था। तो मैंने उसपे साइन करके दे दिए, तो मदन लाल जी पूछने लगे, "क्या है?" मैंने कहा, "यार ये मैंने टूर पैकेज लिया ₹7,000 में, इसमें साल में जो है 2 या 3 बार हम लोग जा सकते हैं अपने वाइफ और बच्चों को लेके।" उन्होंने कहा, "अच्छा दिखाओ क्या है? कितने का मिला?" 7,000 यार मुझे भी दिलवा दो ये। तो मैंने कहा, "यार एक जॉइनिंग तो ऐसी ही हो गई।" तो मैंने कहा, "ठीक है, ₹7,000 लगेंगे?" कहते हैं, "हाँ।" मैंने इसमें इनकम भी आती है? कह रहे, "इनकम कैसे आती है?" मैंने फिर जैसे-तैसे उनको प्लान दिखाया, मैंने ऐसे कह रहे, "बहुत बढ़िया करो।" फिर उन्होंने मुझे उस टाइम पे मिलाया डॉक्टर कुमार गौरव झा से। क्लिनिक पे थे, डॉक्टर कुमार गौरव झा से मिलाया कि ऐसे-ऐसे हैं। डॉक्टर कुमार गौरव झा को हमने दिखाया, तो उनको भी टूर पसंद आया। उन्होंने कहा, "यार मैं एमबीए कर चुका हूँ सर, मैं नहीं करूँगा।" मैंने, "सर एमबीए नहीं है, टूर पैकेज है।" तो मुझे लगा यार 2 आदमी तो मेरी रिश्तेदारी दोस्ती में सब मेरे जीजा जी भी घूमने जाते हैं, 7,000 का उनको दे दूँगा, 7,000 उनको दे दूँगा, उनको आगे बताऊँगा, चल जाएगा। तो हमने किया तो उन्होंने क्या किया, 1 ही महीने बाद 7,000 का पैकेज 9,000 का कर दिया, 9,000 का पैकेज 12,000 का कर दिया। तो मेरे को समझ में आ गया, मैंने कहा ये सिस्टम से काम करने वाले नहीं है, तो 20, 30, 40, 50, 150, 200 जॉइनिंग हमारी हो गई थी, तो हमने उसको स्टॉप कर दिया। मैं राजपूत जी को बोल के आया, मैंने कहा यार आपकी कंपनी ठीक नहीं है, ये चलेगी नहीं। इन बिटवीन सिद्धार्थ सिंह जी का मैसेज मेरे पास आया, तो मैं सिद्धार्थ सिंह जी से मिलने इसलिए गया था कि मुझे लगा था कि शायद मैं एक मोटिवेशन प्रोग्राम दूँगा इस कंपनी के लिए, शायद मुझे मिल जाएगा। तो सिद्धार्थ सिंह जी के साथ बैठा, नो डाउट 38 लाख का उनका पे आउट था, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दिखाई, अपना एक्सपीरियंस बताया। जब वो प्लान बता रहे थे तो 6 बाय 6 का जो प्लान है, नो डाउट अच्छा है, 6 बाय 6 6 लोग जुड़ेंगे, 6-6, 6-6 करेंगे तो 2.5 लाख रुपए की इनकम आती है। तो वो मैंने देखा, मैंने कहा 17,000 आरसीएम में 17,000 लोगों को जोड़ा था, यहाँ तो 1600 लोग अगर जोड़ देते हैं, तो बड़े आराम से 2.5 लाख तक पहुँच सकता है। मैंने ये प्लान तो हम कर सकते हैं। फिर मैंने मदन जी को बोला, जो भी नेस्वी में जिन्होंने पैकेज लिया था, घूम के कई लोग आए थे, डॉक्टर साहब को मैंने बोला, मैंने कहा ये करते हैं। डॉक्टर साहब तो हमारे नेस्वी के अंदर इतने दीवाने हो गए थे, उन्होंने तो फाइलें डाउनलोड कर ली थी, बहुत सारी चीज़ें। जब मैंने बताया उनकी वाइफ को बुला के, तो उनकी वाइफ को किसी ने वेस्टीज बताया था, उन्होंने कहा नहीं वेस्टीज ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, हमें वेस्टीज करना चाहिए। वहाँ से फिर हमारी वेस्टीज की शुरुआत हुई, हमने वेस्टीज में काम किया और 3 साढ़े 3 साल नो डाउट बहुत मेहनत की, यूट्यूब चैनल बनाया, मैंने अपने दोनों यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया, मैंने सब कंपनी के प्रोग्राम बंद कर दिए। मेरे पास ऐसे-ऐसे लोगों के फ़ोन आते थे कि सर आप 50,000 रुपए महीना वो मुझे देते थे एक प्रोग्राम कराने का, एक ही प्रोग्राम कराते थे। सर 50,000 रुपए ले लो, आप कुछ भी करो, हम आपसे प्रोग्राम कराना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे एथिक्स ये बोलते हैं अगर मैं किसी दूसरी कंपनी को प्रमोट कर रहा हूँ, तो मैं अपनी कंपनी का प्रोग्राम देने के लिए नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं आपको लॉस होंगे, क्योंकि फॉलोवर्स हमारे होते हैं, दिक्कत होगी। मैंने किसी कंपनी के वेस्टेज में जाने का प्रोग्राम नहीं किया और अपने दोनों यूट्यूब चैनल मैंने बंद कर दिए, जो बिल्कुल बहुत अच्छी पोज़ीशन में थे, मैंने वो दोनों यूट्यूब चैनल भी बंद किए और साढ़े 3 साल, सवा 3 साल बहुत मेहनत की हम लोगों ने वेस्टेज में। और वहाँ पे मेरे ख्याल से आपने क्राउन भी लिया था सर, राइट? क्राउन लेवल क्राउन लिया था लेवल और पहुँचा हाईएस्ट पे आउट क्राउन लेवल पहुँचा, 1,13,677 रुपए का हाईएस्ट था, ऑन एवरेज शानदार। 70,000 रुपए से लेके 1 लाख आता था। हमने कभी कोई बल्क बाइंग नहीं कराई, हमने कभी भी किसी भी तरीके की किसी को मिसगाइड करके काम नहीं कराया। इवन हमने कोई बड़े इवेंट्स, कभी सेमिनार्स अटेंड नहीं करे, अपने दम पे ही हमने सारे बिज़नेस को वहाँ बिल्ड किया। सिद्धार्थ सिंह जी ने जब मुझे जॉइन कराया था, तो सिद्धार्थ सिंह जी से मेरी बात हुई थी, तो सिद्धार्थ सिंह जी को मैंने बोला था कि अपने डायरेक्ट में आपको जॉइनिंग लगानी है। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कन्वरवीर जी के जो ब्रदर हैं गोविंद सिंह जी, उनके डाउन में मेरी जॉइनिंग लगाई, ये कहते हुए कि भई उनको सपोर्ट हो जाएगा आपके माध्यम से। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मुझे एक एश्योरेंस किया, मतलब एक मेरे को वादा किया था कि अजय जी आपकी तरह मेरे पास कोई और लीडर भी आते हैं और अगर वो लीडर आएँगे तो मैं आपको गिफ्ट में दूँगा, मतलब 1 लेग में मैं आपको गिफ्ट करूँगा। इतना बड़ा लीडर अगर ये बात बोल रहा है तो नो डाउट विश्वास करना पड़ेगा और ये बात उन्होंने बोली और मैंने काम करना स्टार्ट किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक आदमी की तो बहुत दूर की बात है, 3 साल तक उस इंसान ने मुझे फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि आप कहाँ पे हैं, किस तरीके से बिज़नेस कर रहे हैं। मैं डायरेक्टर गया अपने दम पे, कोई अपनी टीम के दम कोई पे। कोई कोई डायरेक्टर में बात नहीं कॉल सर। नहीं आया, सिल्वर में कॉल नहीं आया, कोई गोल्ड में कॉल कोई नहीं आया। बात नहीं सर। अजय नहीं, सर कोई बात नहीं, कोई बात ये हमारे लीडर्स को भी मैसेज मिलना चाहिए, हमारे लीडर्स को भी थोड़ा-सा मैसेज मिलना चाहिए कि अगर आपकी अपलाइन आपको फ़ोन नहीं कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है आपके अंदर ताकत नहीं है। सिस्टम को फ़ॉलो कीजिए, जब सिस्टम को फ़ॉलो करके मैं क्राउन बन सकता हूँ, तो आप लोग भी कहीं न कहीं पहुँच सकते 100%, 100%। अभी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है सर कि आप ओके लाइफ केयर में फिर कैसे आ गए? और हैं। क्यों देखिए, आ गए? ध्यान देना दोनों को वेस्टीज कवर करना है। वेस्टीज कैसे और करने के क्यों? बाद वेस्टीज करने के बाद वेस्टीज में जब बहुत सारी चीज़ें गलत चल रही थी, अब मैं ज़्यादा उस पे शेयर नहीं करूँगा, सबको मालूम है। सत्यपाल जी के बहुत ज़्यादा वीडियो आ रहे थे। सत्यपाल जी की जो वीडियो थे, उनसे बहुत नेगेटिविटी फैल रही थी। सत्यपाल जी से मैं मिला, सत्यपाल जी से बात हुई, वो मैंने सब सोशल मीडिया पे डाला हुआ, तो मैं बिल्कुल नेगेटिव हो गया था। मेरे को ये लगा था कि ये कंपनी भी एथिकल कंपनी नहीं है। कोई एथिकल वर्ड तो अब हमें सुनने में ओके लाइफ केयर में मिला। तो मुझे लगा जैसे आरसीएम में होता था, वैसे ही इनका भी डाउनफॉल आना शुरू हो गया। अंदर ही अंदर मैं नेगेटिव हो चुका था। मुझे लग गया था कि मैं इस कंपनी को नहीं करूँगा, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी टीम को अब किस तरीके से बताऊँगा। मैं अपनी वाइफ से रोज़ बोलता था कि मुझे कंपनी छोड़नी पड़ेगी, वापस मोटिवेशनल फील्ड में जाऊँगा। वाइफ कहती थी, मम्मी कहती थी, 1 लाख रुपए का चेक तू ऐसे कैसे छोड़ देगा? मैंने कहा 1 लाख बात वो नहीं है। जब अंदर से मन नहीं कर रहा ना किसी चीज़ को काम करने का, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। 1 महीना तक मैंने कोई मीटिंग नहीं दी, 1.5 महीने तक मैं घर बैठा रहा। और जब हिंट आने शुरू हो जाते हैं, पोस्ट सोनू शर्मा आया तो मैंने पोस्ट डाला इस तरीके का, फिर सिद्धार्थ सिंह जी ने बुलाया, बहुत सारी बातें हुई।
तो लास्ट में मैंने डिसीजन ले लिया था, आप बिलीव नहीं करेंगे, ओके लाइफ केयर तो कहीं से कहीं, तो ओके लाइफ केयर छोड़िए, कोई कंपनी मेरी लिस्ट में नहीं थी। और इसी सोफे पे जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, इसी सोफे पे मैं लेटा रहता था और इसी सोफे में मैं ये सोचता रहता था कैसे मैं अपनी टीम को समझा पाऊँगा, कैसे मैं अपनी टीम को मना कर पाऊँगा। एक बार हमने फिर भी प्रयास किया करने का, टीम को बुलाया एक दिन घर में कि नए जोश के साथ काम करते हैं, लेकिन कंपनी में बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हुई हमें नहीं दिखाई दे रही थी। तो लास्ट में मैं सोच रहा था कैसे करूँगा, क्या करूँगा? इन बिटवीन एक दिन आदित्य कौल जी मेरे पास आते हैं कि सर मैं ओके लाइफ केयर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वो ओके लाइफ केयर का प्लान देख लीजिए। इन बिटवीन उससे पहले आप मुझे मैसेज करती थी, मुझे आज भी ध्यान है आपका, मैं अभी डेट बताता हूँ देखिए आपको, 1 सेकंड, अभी 1 सेकंड होल्ड कीजिए आप। मुझे आज भी ध्यान है, आपने जब अपना प्रो यंग छोड़ा था, है ना? प्रो यंग छोड़ने के जी, बाद बिल्कुल। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था। उस वक़्त मैं वेस्टीज में बड़ा पॉज़िटिव था। जी। तो मैंने आपको एक मैसेज किया था कि सोनम जी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे साथ ओके लाइफ केयर कर सकती हैं, वो सॉरी वेस्टीज कर सकती हैं और वेस्टीज के अंदर बहुत अच्छी तरीके से काम हो जी। सकता है ना? तो वो सारी चीज़ मैंने बोली, आप आपके पास बहुत सारे मैसेज आ हाँ रहे थे, मैं जी। इस चीज़ को तब समझा जब मैंने रिज़ाइन दिया था, मेरे पास कितने मैसेज और कितने फ़ोन आ रहे थे। तो मैंने कहा यार फ़ोन इन्होंने तो मैसेज ही नहीं पढ़ा अभी तक। हाँ, तो आपके पास बहुत सारे आ रहे होंगे, नहीं पढ़ पाता, मैं आज भी नहीं पढ़ पाता हूँ, जो मेरे पास हाँ। इतने मैसेज फ़ोन आते हैं। तो मैं आपका वो मैसेज आप नहीं पढ़ पाए, फिर हम अपने में बिज़ी हो गए, फिर एक दिन आपका मैसेज आया, गुड मॉर्निंग सर कैसे हैं? मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया आपको। फिर मेरे को जब यूट्यूब का डला तो आपने मेरे को कांग्रेचुलेट किया, सर कांग्रेचुलेशन। तो अच्छा देखिए यहाँ पे आप आपको जब मैंने ये सोचा कि ये लड़की है यार, इतना अच्छा बोलती है, इतना अच्छी तरीके काम कर रही है, तो मेरी टीम में होनी चाहिए। तो कुदरत ने देखो कुछ इस तरीके से सिस्टम बैठाया कि तू काम तो इन्हीं के साथ करेगा, लेकिन हो सकता है तेरी टीम में ना आए, तू वेस्ट ही छोड़ेगा, तू इनकी टीम के अंदर जाएगा। इस तरह का कुछ हुआ। उधर से अखिलेश जी ने भी एक दिन मेरे को बोला, अखिलेश जी को तो मैंने ब्लॉक तक कर दिया था। एक बार मैंने कोई पोस्ट डाली थी, तो अखिलेश जी ने कुछ फनी फेस बना के डाला, तो मैंने उनको ब्लॉक मार दिया था। फिर आपके मैसेज आते रहे, फिर एक दिन आदित्य कॉल को मैं फॉलो वो क्या नाम है, से उसको थोड़ा बहुत हेल्प करता रहता था, क्रॉस ग्रुप से थे आदित्य जी मेरे साथ। तो इसी सोफे पे आके बैठे, "सर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और मैंने ओके लाइफ केयर को करने का डिसीजन ले लिया सर। प्लान कैसा है थोड़ा-सा आप मुझे सजेस्ट कर दीजिए।" उन्होंने मुझे प्लान दिखाया, प्लान में नो डाउट पहली बार जब हम देखते हैं तो हमें नो डाउट मैंने भी जब वेस्टीज में था ओके लाइफ केयर के बारे में बहुत गलत बोला, बहुत बुरा बोला। अपनी टीम को बोला कि ये सब बेकार है। विपुल जी आपसे ऑलरेडी प्लान देख के जा चुके थे। विपुल जी को मैंने इतना डाँटा, विपुल बिल्कुल। जी का दिमाग पूरा घूम चुका था कि सर इससे बढ़िया कोई कंपनी नहीं है, प्लीज़ डिसीजन लेके देखते हैं। मैंने कहा खबरदार जो आज के बाद उस लड़की के पास तू गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उनका मैंने माइंड सेट कर दिया। अगर उस वक़्त कर हाँ। लिया होता तो शायद मेरा यहाँ पे कह लो ओके लाइफ केयर में सबसे बड़ा चेक आज मेरा होता। अगर उस टाइम हमने डिसीजन ले लिया होता तो। खैर चलो हुँ। किस्मत वाली बात होती है। बाद में मैं विपुल जी को बोल रहा हूँ देखो आप कि विपुल जी करो और विपुल जी कह रहे हैं अब मैं नहीं करूँगा चाहे सर कुछ भी हो जाए। आज विपुल जी बहुत अच्छा काम हमारे साथ कर रहे हैं। तो आदित्य जी आए, आदित्य जी प्लान दिखाते रहे, प्लान में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने आदित्य जी को बोला यार एक तो ये मुझे नहीं लगता कि ये फ्लेक्सी बोनस पहली इनकम से देते होंगे। आदित्य जी को उतना प्लान क्लियर नहीं था, कह रहा सर ये मैं पता करके आपको बताऊँगा। मैंने मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है भाई। अगर प्लान जो तुम बता रहे हो एज़ इट इज़ है तो इससे बेहतर कोई प्लान नहीं है, लेकिन मैं इस प्लान को नहीं करूँगा। फिर मैं नेगेटिव हो गया, मैं सोफे पे लेटा रहता था। एक दिन सुबह-सुबह डॉक्टर कुमार गौरव झा आते हैं मेरे घर में। अचानक आए और एकदम बोले सर आपसे वाइफ ने बोला डॉक्टर कुमार गौरव, मैं सो के भी नहीं उठा था, मैं मुँह पे पानी छिड़क के अपना ऐसे ही लोअर में उसमें आके बैठ गया, यहीं सोफे पे। मैंने कहा, "हाँ जी, बताइए कैसे आना हुआ?" कह रहे, "सर बड़ी दिक्कत हो रही है, मेरे को 1 लेग से एलओपी आ रही है और मेरा जो एक चंदन लड़के हैं, चंदन से आप फॉलो कर रही थी शायद, चंदन आपसे फेसबुक पे कहीं न जी, कहीं जी। जी। अटैच था। तो चंदन ने बताया ऐसे-ऐसे सोनम जायसवाल हैं, मैं उनके साथ ओके लाइफ केयर में जा रहा हूँ, सर ओके लाइफ केयर का प्लान देख लो, ऐसा कुछ था। तो उन्होंने मुझे बताया चंदन भी जा रहा है सर, 1-2 लोग और जा रहे हैं, तो मेरी तो एलओपी खत्म हो जाएगी। तो मैंने कहा देखो जाने वाले को तो दुनिया से कोई नहीं रोकता, कंपनी से कोई क्या रोकेगा? तो उसमें आप और हम तो कुछ कर नहीं सकते, कोई ओके लाइफ केयर कोई कंपनी थोड़ी है, जाएँगे तो पछता के वापस आ जाएँगे। मैंने कहा आप जो मुझे सलाह ले रहे हो उसको छोड़ दो, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ आज हिम्मत करके, वो मेरी बात सुन लो। कह रहे क्या? मैंने कहा यार मैं वेस्टीज को छोड़ने का मन बना चुका हूँ, वेस्टीज को छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर साहब ऐसे पीछे हो गए, कह रहे सर मरवाओगे क्या? हमने तो अपना सारा करियर दाँव पे लगा दिया, इतनी बड़ी टीम है। मैंने कहा डॉक्टर साहब हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा चेक भी आप सब लोग रख लेना, आपकी जितनी मीटिंग ट्रेनिंग देनी है, मैं दूँगा लेकिन मेरे अंदर से अब आत्मा खत्म हो चुकी है, मैं वेस्टीज को प्रमोट नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने मेरे से रीज़न पूछे तो मैंने सारे रीज़न बताए, जो डॉक्टर साहब ने अपनी वीडियो में बोले थे वो सारे रीज़न डॉक्टर साहब और हमारे थे, वो सारे रीज़न हमने बताए सोशल मीडिया के माध्यम से। तो डॉक्टर साहब ने बोला सर ऐसा है देखिए चलो कुछ कोई बात नहीं आप मत करना लेकिन मुझे तो अभी वेस्टीज करना है। तो ओके लाइफ केयर में कुछ तो कमी होगी। तो कमी ढूँढ लो एक बार प्लान देख लो। मैंने यूट्यूब खोलो प्लान देख लेते हैं। कह रहे यूट्यूब पे मैंने सारे प्लान देख लिए हैं, लेकिन मुझे लाइव कुछ क्वेश्चन करने हैं, कुछ प्रोडक्ट उनके सस्ते हैं, कुछ महँगे हैं, जो सबको एक्चुअल में आज भी दिखता है कि साबुन, तेल, शैम्पू सस्ते हैं और बाकी प्रोडक्ट महँगे हैं। तो मैंने कहा क्या करें? तो हमारे यहाँ पे हरिओम गिरी जी के डाउन में एक सेंटर खुला हुआ है अभी अश्वनी जी का। तो अश्वनी जी आरसीएम में मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे। तो बोले यहाँ पे एक सेंटर खुला हुआ है, वहाँ चलते हैं। मैंने कहा यार सेंटर पे जाएँगे, कोई मुझे देख लेगा, फ़ोटो खींचेगा, वायरल कर देगा, हंगामा हो जाएगा इंडस्ट्री के अंदर। तो बोले नहीं सर चलते हैं। तो हम वहाँ गए, वहाँ जाके अश्वनी जी पहचान गए, "अरे गुरुजी कैसे आप यहाँ पे आए? आप भी आ गए सर बहुत धन्यवाद।"
मैंने भैया आया वाया नहीं हूँ, ये सिचुएशन है, हमारे डॉक्टर साहब हैं, मेरा तो नेगेटिव तो वेस्टिज से हूँ, लेकिन कुछ चीज़ समझ नहीं आए हैं। अश्वनी जी ने नया-नया सेंटर खोला था, उनको नॉलेज नहीं थी। हमने जब प्रोडक्ट उठाने शुरू किए, साबुन सस्ता था, तेल सस्ता था, सारी चीज़ें सस्ती दिखाई दे रही, चाय पत्ती वगैरह सब कुछ। एकदम डॉक्टर साहब के हाथ में गया फ्लैक्सीड ऑयल। वो महँगा था नो डाउट, जो हमारी एजुकेशन के हिसाब से था। तो जैसे ही डॉक्टर साहब ने वो देखा, डॉक्टर साहब ने मुझे कौन ही मारा, सर वीक पॉइंट तो मिल गया, ये है। तो उनसे हमने पूछा भई आपका इतना महँगा क्यों है? तो उन्होंने बोला सर इसकी नॉलेज मुझे तो है नहीं, हरिओम गिरी जी से पूछ लो या किसी और से पूछ लो। अब मैंने कहा हरिओम गिरी से जाऊँगा तो ये बात मार्केट में जाएगी, अजय शर्मा जी ओके लाइफ केयर का प्लान देख रहे हैं तो एक इज़्ज़त वाली बात भी थी। तो मैं सोचता रहा क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? वो फीडिंग वाली बात थी, अचानक मैंने कहा यार सोनम जायसवाल। मैंने कहा एक सोनम जायसवाल है, वो अच्छा प्लान भी करती है और उससे हम पूछते हैं। तो मुझे ध्यान है दोपहर में मैंने आपको फ़ोन किया था, आपने तुरंत बोला सर मैंने मेंटोर के नाम से आपका जो है सेव किया हुआ है और थैंक यू सो मच आपने फ़ोन किया। तो मैंने कहा सोनम जी हम आपसे मिलना चाहते हैं और पहली बात में मैं आपको ये बता रहा हूँ हम आपके साथ जॉइन नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ़ प्लान देखना चाहते हैं, आपका हो सकता है टाइम भी खराब होगा, लेकिन एक बार हम मिलना चाहते हैं और आपने बगैर किसी संकोच के बोला कि अभी मेरी मीटिंग है, शाम को हम लोग मोहन नगर में हल्दीराम में हम मिलते हैं और शाम को हम लोग यस, हल्दीराम के अंदर मिलते हैं। यस, वहाँ यस, पे जब यस। हम आए, तो आप 5-7 मिनट लेट थे, उसके बाद जब आप आए, हम लोग बैठे, आपको हमने देखा क्योंकि देखने से लगता नहीं है कि इतनी इनकम आ रही होगी, क्योंकि एक साधारण सी सिंपल सी लड़की को देख के और यही बहुत सारे लोगों को बाहर भी शक है। उनको लगता है कि पैसे का मतलब पता नहीं क्या हाई-फाई हम लोग हो जाएँगे। तो अलग तरीके क्योंकि जो एजुकेशन डीके सर देते हैं कि ज़्यादा दिखावा नहीं करना, ज़्यादा पैसे का या गाड़ियों का दिखावा नहीं करना। आप आए, आपने लैपटॉप खोला, आपके प्लान में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। आप पौना घंटे तक प्लान करते रहे, हमने प्लान को कुछ नहीं देखा। लास्ट में डॉक्टर साहब ने आपसे एक ही सवाल किया था कि मैडम प्लान-व्लान हम सब देख चुके हैं, हमें ये बताओ आपका ये प्रोडक्ट महँगा क्यों है? और आपने बड़े स्मार्ट तरीके से एक बात बोली थी कि सर आपका फ्लैक्सीड ऑयल की क्वांटिटी क्या है? वो सारी चीज़ जो हम बताते हैं, कितना ऑयल उसके अंदर है, वो 1000 एमजी हो, 500 एमजी हो, सारी चीज़ बताई। तो लास्ट में डॉक्टर साहब ने एक सवाल किया था, जो मैं अपनी ट्रेनिंग में बोलता था, ओके लाइफ केयर का जो मालिक है, ये बड़ा चालाक है, डीके सारंग जो है क्योंकि डीके सारंग सर की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है, वो मेरे पास 1 डेढ़ साल पहले आई थी, मैंने एक्सेप्ट नहीं की थी। क्योंकि डीके सारंग सर क्या करते हैं, रोड पे चल रहे हैं, उसमें वीडियो बना रहे हैं, थोड़े कोने में बैठे हुए हैं, टी-शर्ट बाल बिखरे हुए हैं, उसपे वीडियो बना रहे हैं। मैं कहता था ये सीईओ कंपनी का हो ही नहीं सकता, ये तो कंपनी बंद ही होनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी गलतफ़हमी की वजह से बहुत सारे लोग आज आ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो सिंपल एंड सोबर जैसे हैं वैसे इसीलिए ड्रेस कोड को उन्होंने कभी वो नहीं किया। तो मैं भी इसी चक्कर में मैंने उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं करी कभी। आपके सामने बोला भी था, सर आपने तो हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं की थी। तो वो सारी बात हुई तो लास्ट में जब आपने बताया इसी तरीके से है, तो फिर डॉक्टर साहब ने एक बात आपसे पूछी थी जो मैं अपनी मीटिंग में बोलता था, एक दिन ये प्रोडक्ट महँगे ज़रूर करेगा जिस दिन कंपनी चलनी शुरू हो जाएगी, इस कंपनी को देखने की ज़रूरत नहीं है। वही सवाल डॉक्टर साहब ने आपसे पूछा कि मैम एक बात बताइए कि आज जो ये प्रोडक्ट महँगे हैं, सस्ते हैं, ये कल को महँगे तो नहीं हो जाएँगे? और आपने बड़े स्मार्टली शायद आपका आपका नॉलेज रहा होगा और ये सबको इस चीज़ को नॉलेज को अपने अंदर मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए। आपने बड़े स्मार्टली एक बात बोला इसका जवाब मैनेजमेंट देगी। अगर आप शायद हुँ, उस वक़्त हमें वहाँ जवाब दे देते, तो शायद आज हम ओके लाइफ केयर में नहीं होते। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि मैनेजमेंट से हम मिल सकते हैं क्या? तो आपने कहा, हाँ, मिल सकते हैं, अभी चलते हैं। तो मुझे ऐसा लगा डॉक्टर साहब को ऐसा लगा 1, 2, 3, 4, 5 किलोमीटर में डीके सारंग सर बैठे होंगे, आपका कोई ऑफिस होगा। क्योंकि हमने कभी देखने की कोशिश ही नहीं करी कहाँ ऑफिस, कैसे ऑफिस है। तो आपने बोला कि आप अपनी गाड़ी खड़ी कर दीजिए, मेरी गाड़ी में बैठ के चलते हैं। तो मैंने कहा गाड़ी क्यों खड़ी कर दीजिए, आप वहाँ से निकल जाना, हम वहाँ से निकल जाएँगे। तो आपने कहा नहीं इतनी दूर 2 गाड़ी ले जाके क्या करेंगे? तो हमने कहा इतनी दूर कितना? तो आपने कहा रोहतक। तो मेरे को आज भी ध्यान है डॉक्टर साहब एकदम पीछे हो गए थे रोहतक का नाम सुनते ही। तो डॉक्टर साहब ने बोला था रोहतक, फिर किसी दिन चलेंगे। तो आपने बोला नहीं फिर मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, अगर आज आप मिल लेंगे तो आपने फ़ोन भी किया शायद डीके सर को वहाँ जाके, जब आप हमारे लिए कॉफ़ी-वॉफ़ी लेके आई थी। तो आपने वो डीके सर को फ़ोन किया कि अजय सर हैं और वो मिलना चाह रहे हैं इस तरीके से, अगर मीटिंग हो सकती है तो क्या मिल सकते हैं? डीके सर ने बोला होगा ऑफ़िस बंद है, सामने होटल में बैठेंगे आप आ जाना। तो डॉक्टर साहब पीछे हट गए फिर किसी दिन मिलते हैं। तो आप बार-बार ये बोल रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था आप झूठ बोल रही हो कि मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, हम भी ऐसे ही गोलियाँ देते हैं लोगों को। तो डॉक्टर साहब का पता नहीं अचानक क्या मन हुआ, डॉक्टर साहब ने बोला कि आप चले जाओ सर, मैं घर चला जाता हूँ, कोई रिश्तेदार आने वाले, झूठ बोला उन्होंने, मैं रिश्तेदार आने क्योंकि उनको उन्होंने कैलकुलेशन लगाई थी वहीं बैठ के, आपको ध्यान होगा 2 घंटे जाने के, 2 घंटे आने के, 2 घंटे मीटिंग, रात को आते-आते 2 बज जाएँगे, तो घर में हुँ, दिक्कत हो जाएगी। और वैसे भी मूड खराब था कि अजय शर्मा जी छोड़ रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने मुझे बोला और मैं परेशान था ही, मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैंने कहा चलो चलते हैं। और वहाँ मैं आपकी गाड़ी में बैठा और आपने जो गाड़ी ड्राइव की, जो स्पीड से आप गाड़ी चला रही थी और जिस स्पीड से आप गाड़ी चला रहे थे, मैंने बोला भी आपको, फिर मैंने वहाँ पे आपको पूरी लाइफ़ की जो जर्नी मैं आपको बता रहा हूँ और हम यस, 5-10 यस, यस। किलोमीटर आगे निकल गए। फिर आप रॉन्ग साइड में गाड़ी लेके आईं और फिर आप लेके गईं, फिर डीके सर के साथ हम बैठे। वहाँ तक भी मैं कंपनी करने के मूड में नहीं था, लेकिन डीके सर के साथ नो डाउट जिस आदमी को आप बैठा दोगे बहुत बड़ी बात होगी। डीके सर ने फिर धीरे-धीरे जब बात करनी शुरू की, 10:30 के सवा 10 के आस-पास हम पहुँचे।
और वहाँ पे जैसे-जैसे टाइम बीत रहा था, नो डाउट उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, जो उन्होंने बताया कि एक्चुअल में अजय, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का सिस्टम क्या है। तो वहाँ मैंने सोचा, हुँ, यार तू बेकार का मोटिवेशनल स्पीकर है, तू भी मतलब कंपनियों के बहाव में, एक्चुअल में तो डायरेक्ट सेलिंग यही है। वो आरसीएम करती है, लेकिन हुँ, आरसीएम पैसा नहीं देती, यहाँ पैसा भी अच्छा दे रहे हैं, सारी चीज़ अच्छी दे रहे हैं। विक्रांत जी बैठे हुए थे, विक्रांत जी, मैं, आप और हम 4 लोग थे वहाँ पे, तो बातचीत होती रही। फिर जब टाइम बीतना शुरू हुआ, मैंने कहा, यार ये लड़की झूठ बोल रही है, ये कह रही थी मेरी फ्लाइट है सवेरे। ये ना घर गई, ना इसने कपड़े लिए, और ये झूठ बोल रही है। तो कहीं न कहीं नेगेटिविटी आ रही थी। फिर जब हमारे को 2 बज गए, तब डीके सर ने बोला कि बेटा तेरा तो फ्लाइट भी है, कैसे करेगी? तो आपने बोला था, कोई बात नहीं भैया, मैं कपड़े वहाँ जाके खरीद लूँगी और मैं सीधा यहाँ से एयरपोर्ट, अजय सर को छोड़ के मैं एयरपोर्ट निकल जाऊँगी। तो मैंने कहा, यार रोहतक से मुझे घर छोड़ेंगी, घर छोड़ने के बाद एयरपोर्ट फिर भी नहीं पहुँच सकती, इसका मतलब ये सारे जाल बुन रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। इनकी पहले से कुछ प्लानिंग है। मेरे अंदर ये चल रहा था उस वक़्त। आप बाहर निकले, बाहर निकल के आपने जब नेविगेशन पे डाला, आपने कहा, अजय सर रास्ते में एक शॉर्टकट है, तो मैं आपको अगर मैं नागलोई छोड़ दूँ तो वहाँ से आप कैब कर लेंगे? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने देखा रास्ते में से एक और शॉर्टकट दिखा रहा है। तो आपने कहा, अगर आपको सर दिक्कत ना हो तो आप मुझे एयरपोर्ट तक मैं गाड़ी लेके चलती हूँ, क्योंकि फ्लाइट में मैं लेट हो जाऊँगी। मैं वहाँ से फ्लाइट करके चली जाऊँगी और आप प्लीज़ मेरी गाड़ी घर खड़ी कर लेना, मेरा भाई आएगा। तो आपने क्या मेरे को गाड़ी दी और आप तुरंत उतरी, मेरे को बाय किया, आपके पास कोई कपड़े नहीं थे, आप अपनी मीटिंग में चली गईं और नेक्स्ट डे जब मैं आया, मेरे घर में आते-आते मुझे 5 बज गए, 2 बजे हम डीके सर के वहाँ से निकले थे। घर आते-आते एयरपोर्ट छोड़ते हुए मुझे 5 बज गए। मुझे रात को नींद नहीं आई। नींद आने के बाद मैं फिर पूरा मैंने गूगल पे खंगालना शुरू किया। गूगल पे खंगालते मुझे डीके सर के गाने दिखने शुरू हो गए। मैंने कहा, यार ये मालिक है क्या? ये तो हरियाणवी सिंगर गाना है। गा रहा है, ये तो ये गाना गा रहा है। मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैंने कहा, सर क्या करोगे? कह रहे, सोनम। मैंने कहा, फटाफट से आ जाओ। मैंने बहुत सारी चीज़ें चेक की कंपनी के बारे में, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से। वो ईश्वर कुछ चाहता था कि भई हम लोग इस कंपनी में आएँ। वहाँ तक भी मेरे दिल में नहीं था। फिर आपने पूछा कहाँ पे जॉइनिंग होगी, कैसी जॉइनिंग होगी? डीके सर ने पूछा कि आपको किसने स्पॉन्सर किया है? तो मैंने कहा, जी मुझे डायरेक्ट कंपनी के अंदर लग दीजिए। तो डीके सर ने वही बात जो हमारे हरिओम गिरी जी को बोली, वही जो हर लीडर को बोलते हैं कि आप अपना लीडर चूज़ कर सकते हैं। सोनम आपको लेके आई है तो सोनम के साथ जुड़ेंगे। मैंने कहा, नहीं सोनम, मैंने आपके सामने बोला था, सोनम जी मुझे लेके नहीं आई हैं। अखिलेश जी भी ने भी मुझे सिर्फ़ कॉफ़ी के लिए पूछा था और आदित्य कौल है एक लड़का, वो मुझे प्लान दिखाने आया था। आदित्य कौल तब तक आपके साथ जॉइन कर चुका था। तो मैंने कहा, इनमें से तो किसी ने नहीं किया, तो कहाँ जॉइन होना चाहिए? तो मैं डॉक्टर साहब के पास आया, डॉक्टर साहब को मैंने सवेरे घर पे बुलाया, मैंने कहा, यार अब ओके लाइफ केयर ही करना है, तो अब ओके लाइफ केयर करेंगे और मैं आपको ऑफिस विजिट करा के लेके आता हूँ। तो वहाँ से मेरे मन में आया कि हमें ओके लाइफ केयर करना है और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे, आपने बोला था कि सर मैं आपको डालती हूँ, अपने स्पॉन्सर से तो डालती हूँ, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि नहीं, आदित्य कौल है, जो आदित्य कौल ने स्टोरी बताई थी कि सर बड़ी मेरे को दिक्कत, बड़ी परेशानी हो रही है, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी और सभी लोगों के लिए मैं मैसेज कर रहा हूँ। हो सकता है किसी के भाग्य से हम लोग खाते हैं और मैंने उस दिन आपको बोला था कि आदित्य कौल की वीकर के अंदर मुझे आप जो है मेरी आईडी जो है वो प्लेस करवाइए और मैं आदित्य कौल जी की वीकर में जाके काम करूँगा और मैंने आदित्य कौल जी की वीकर में काम किया। नो डाउट उनके लक के कारण, क्योंकि कुछ ना कुछ पिछले जन्म का शायद आदित्य कौल जी का मैंने बहुत कर्जा लेना होगा, जो मेरे को भगवान ने उस दिन बुद्धि दी और मैं आदित्य कौल जी की वीकर में जाके लगा और वहाँ से हमने काम करना स्टार्ट किया। आदित्य कौल जी का भी चेक बढ़ा और आदित्य कौल जी आज ट्रेनिंग के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से सपोर्ट करते हैं, आपकी सपोर्ट मिलती है, अखिलेश जी की सपोर्ट मिलती है। तो ये सारी चीज़ें। एक्चुअल में सर मैं भी यही चाहती थी आदित्य कौल, बिकॉज़ जी, अगर जी, जी। आपको याद हो तो हमने रोहतक आपने में ही बोला जब था। आपने मेरे से पूछा तो मैंने कहा था सर आदित्य कौल, बिल्कुल। अगर थोड़ा-सा याद हो तो। चलिए इट्स तो ओके, ये ये एक सारी बहुत चीज़ें हुई। शानदार जर्नी थी और मुझे लगता है इस स्टोरी से बहुत लोगों ने कनेक्ट किया होगा कि कैसे फ़ॉलो अप करना चाहिए। कोई माने नहीं माने और अगर आपको अगर याद हो सर अजय सर को बहुत अच्छे से याद होगा, मेरे शायद किसी भी मैसेंजर पे मैसेज का आपने रिप्लाई नहीं किया है सर। मैंने नहीं किया। एक बार किया था जब आपने मेरे को बर्थडे विश, मेरा बर्थडे था या जब आपने ये यूट्यूबर या पे आपके यूट्यूब वाला, आपका तब मैंने थैंक्स से लौट करके बोला था बस। एग्ज़ैक्टली मुझे अच्छे से याद है, बट उसके बाद ही मैसेंजर पे जवाब होता था। आपको याद हो तो मैंने कॉल भी किया और आपने कॉल का जवाब भी नहीं दिया है। हाँ, कई बिल्कुल करेक्ट। बार कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि वो बड़ा लीडर मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, वो मैसेज पे जवाब नहीं दे रहा, तो मैं हमेशा लोगों से एक बात बोलती हूँ, कि जब भी कोई आप कॉल करते हो या मैसेंजर पे जवाब देते हो, यकीन करना वो आपका जवाब दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, बट आप उसे बार-बार नॉक ज़रूर कर रहे हो। आप उसे एग्ज़ैक्टली। याद दिला रहे हो कि मैं भी हूँ और ये प्रैक्टिस करते रहिए। कई लीडर्स के साथ करते रहिए। अगर उसके मन में भी कभी हुआ ना तो वो ज़रूर आपको याद करेगा और शायद इस एक्टिविटी ने अजय सर को याद दिलाई मेरी, कि हाँ ठीक है सोनम जी से मिलते हैं, नहीं तो वो बहुत लोगों से मिल सकते थे। बिल्कुल, अगर अगर आपके मैसेज नहीं आते तो शायद मैं आपका नाम नहीं लेता, शायद फिर हम कहीं और ही जाते सिस्टम के अंदर। एग्ज़ैक्टली, ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ैक्टली। ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा तो ज़रूरी क्यों और कैसे इसलिए मैं हमेशा अपने संवाद में रखती हूँ ताकि आप लोग ये पता लगा पाएँ, आप ये इस संवाद से समझ पाएँ कि लोग किस तरीके से कनेक्ट हुए हैं। इसलिए ये है। क्यों और कैसे की स्टोरी सुनाई जाती है। सर लास्ट बट नॉट लीस्ट आपके 3 लाख पहुँचने का राज। देखिए, मेरा 3 लाख पहुँचने का राज़ सबसे पहले मैं बताऊँ तो नो डाउट ओके लाइफ केयर का मार्केटिंग प्लान। क्योंकि सीधी-सी बात है, बड़े-बड़े लीडर बोलते हैं कि अगर मार्केटिंग प्लान में दम नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप और हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने ह ह आपने हमने सबने अलग-अलग कंपनी के अंदर काम किया है।
और कुछ होता है कंपनी का एक माहौल, एक एटमॉस्फेयर जो ओके लाइफ केयर का बहुत ज़बरदस्त है। डीके सारंग सर का जो ऑरा है वो बहुत ज़बरदस्त है। जो अपलायंस हैं उनको सबको जो एजुकेशन दे रखी है वो बहुत ज़बरदस्त है। किसी के अंदर कोई ईगो नहीं है, किसी के अंदर कोई अहंकार नहीं है। मेन है मार्केटिंग प्लान और दूसरा है कि जो मेरी टीम ने मेरे ऊपर भरोसा किया। जब हम इसी कमरे में बैठ के हम लोगों ने आपस में बात की और सबने भरोसा किया सर हम आपके साथ हैं। और दूसरी चीज़ है कि जो मैंने कभी भी रिलेशन लोगों से नहीं बिगाड़े और बहुत सारे ऐसे लोग जो मेरे फॉलोवर्स जो मेरे को जानते भी नहीं थे, ऑल ओवर इंडिया से जिस दिन मैंने रेजिग्नेशन डाला, मेरी पूरी टीम साथ थी। मेरी टीम को भरोसा क्यों है मैं आपको बता देता हूँ, ये और सब लोगों के लिए मैसेज है। मेरी गाड़ी के अंदर अनूप जी थे, मेरी गाड़ी के अंदर विपुल जी थे और भी 3-4 लोग थे। और आप बिलीव नहीं करेंगे जिस दिन मैंने रेजिग्नेशन दिया, एक ईमानदारी होती है हर इंसान की अपनी, मैं चाहता रेजिग्नेशन देने से पहले पहले पे आउट लेता, फिर मैं वेस्टेज को छोड़ता। लेकिन मैंने सोच लिया था मेरा लाख रुपए ना आए, चेक ना आए, मेरा कार फंड, हाउस फंड कुछ भी ना मिले, ट्रैवल फंड, तो भी मुझे ओके लाइफ केयर करना है। क्योंकि मैं पहले ज़िंदगी में बहुत लॉस लेके बहुत बड़ी अचीवमेंट ले चुका था। सारे कर्जे-वर्जे उतार के अच्छी खासी प्रॉपर्टी, गाड़ी-वाड़ी सब कुछ अपने पास है। तो मैंने सोच लिया था 2-4 5 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखते हैं। तो मैंने 4 तारीख को रिज़ाइन दिया और मैंने 7 तारीख को आपके साथ ऑफ़िशियली इस कंपनी को जॉइन किया। जैसे ही मैंने रिज़ाइन डाला था, उस वक़्त हम बुराड़ी सेंटर दिखाने के लिए अपनी कंपनी वालों को लेके गए थे। मेरी पूरी टीम मेरे साथ थी। आप बिलीव नहीं करेंगे सोनम जी, मेरा फ़ोन जो है नीचे से लेके ऊपर तक पूरा रेड हो चुका था। इतनी मिस्ड कॉल आ रही थी और ऐसी कोई कंपनी नहीं है, हिंदुस्तान की ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहाँ से मुझे ऑफ़र ना आया हो पैसों का, जहाँ से मुझे ऑफ़र ना आया हो टॉप आईडी का, जहाँ से मुझे पैसा ऑफ़र ना आया हो गाड़ियों का। मेरी टीम साथ थी, मेरी एग्ज़ैक्टली, टीम इस बात की गवाह है और ये देख रहे थे और मैं या सबको मना कर रहा था हमने डिसीजन ले लिया है, हम चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ओके लाइफ केयर करना है, ओके लाइफ केयर के अलावा हमें कुछ नहीं करना है। आप मुझे सुपर, पैसा दे दोगे, आप मुझे आईडी दे दोगे, मेरी टीम को आप कुछ नहीं दोगे और एक लीडर टीम के लिए काम करेगा तो मैं तो कहीं भी पैसा कमा लूँगा अगर टीम पैसा नहीं कमाएगी। तो वो जब मेरी टीम सुन रही थी, ऐसे-ऐसे लीडर्स के फ़ोन आ रहे थे मेरे पास, मैं एक फ़ोन करता था, मेरी पूरी स्क्रीन वो सब पागल हो गए, सर इतने फ़ोनों के जवाब आप कैसे दे पा रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो एक तो मार्केटिंग प्लान, दूसरा आपकी टीम का भरोसा, तीसरा एग्ज़ैक्टली, नो डाउट अपने दम पे बिज़नेस प्लान करना। अगर उस वक़्त पे शायद मैं बिज़नेस प्लान देना मुझे नहीं आता होता, तो शायद मैं उतना आपका यूज़ नहीं कर पाता, उतनी जगह पे आपको नहीं ले जा पाता, जहाँ तक मैं कवर कर पाया, डॉक्टर साहब कवर कर पाए, अनूप जी, विपुल जी, हम सब लोग कवर कर पाए। क्योंकि हम सब लोगों ने डुप्लीकेट कर दिया था एक-दूसरे को प्लान को और हम लोगों ने आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने उस दौरान 6-7 हज़ार किलोमीटर गाड़ी दौड़ाई, दिन-रात हमने गाड़ी दौड़ाई, सब टीम के पास जाके हमने बातचीत की कि हमें ओके लाइफ केयर करना है। 3 दिन हमारे पास रह गए थे कि जल्दी से हमें डिसीजन लेना है और सभी टीम के लगभग 90% जो मेन लीडर थे, उन सब लोगों ने मेरा साथ दिया। और फिर मेरे पास फ़ोन कॉल्स बाहर से आनी शुरू हो गई जिसमें गुजरात, पुणे मेरी सारी जितनी भी टीम है, सबका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। सबने भरोसा किया, वो मुझे जानते नहीं थे, मुझे पहचानते नहीं थे। तो स्पीड ने काम किया। शुरुआत में जो स्पीड थी, हम लोगों ने जो स्पीड दिखाई, वो स्पीड काम करती है। और टीम में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ये कहता हो सर एक आप चला दो, एक हम चला दें। सब लोग अच्छे प्लान देने वाले हैं, अच्छे लीडर हैं। तो आपको मार्केटिंग प्लान जो है खुद देना जल्दी से जल्दी आना चाहिए, सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, अपलाइन की रिस्पेक्ट करना चाहिए और मार्केटिंग प्लान में हमें दम है, हमारे प्लान में दम है, जिस प्लान ने हिंदुस्तान की सब कंपनियों को भी हिला के रख दिया है। अब इस प्लान के बारे में, इस मैनेजमेंट के बारे में अगर उल्टी-सीधी बात लोग नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अगर उन बातों की तरफ अगर फोकस चला गया, तो हम बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। तो हमारे अंदर ताकत नहीं है, एग्ज़ैक्टली। मार्केटिंग प्लान ही ऐसा है, इसमें कोई भी आ जाएगा वो कामयाब हो जाएगा अगर सिस्टम को फॉलो करेगा। बहुत बढ़िया। इन शॉर्ट अगर टीम बनाकर हम सेल्स डालेंगे तो दुनिया की कोई ताकत पैसा नहीं रोक पाएगी, ओके का प्लान ही बिल्कुल, ऐसा है। बिल्कुल। यही सबसे बड़ा राज है। और अभी तो सर एक्चुअल मैं में सोनम जी, अभी तो एक्चुअल में हमारा रीपर्चेज़ स्टार्ट नहीं हुआ, जिस दिन रीपर्चेज़ स्टार्ट होगा आपका चेक वैसे ही 30 लाख पे पहुँच जाएगा। अरे थैंक यू सो मच सर। लेकिन मैं जी, इसमें एक राज़ ज़रूर बताऊँगी क्योंकि एक ओवरव्यू जो व्यक्ति करता है ना वो बहुत बड़ा ओवरव्यू होता है। और आपका जी। ओवरव्यू ये है कि आपकी टीम में जितने लोग थे, डे 1 से वो लोग अपने लेवल पर प्लान देना शुरू कर चुके थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और आज जो डे 1 पे प्लान देना शुरू कर चुका है जिसमें मैंने विपुल जी की बहुत अच्छी तारीफ़ की थी, अनूप जी की, डॉक्टर कुमार गौरव झा जी की, क्योंकि मैं इनके प्लान देख चुकी थी करते हुए। एंड आई एम सीरियसली मैंने आपको ये बात बोली थी कि सर कितने अच्छे से प्लान देना आपने सिखा दिया है लोगों को, शुरुआती दौर से ही। ये मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है शुरुआती 1 वीक के अंदर ही मैंने विपुल जी का प्लान देख लिया था, झा जी का प्लान देखा था, अनूप जी का और बिल्कुल। सब इतना अच्छा प्लान दे रहे थे। इतना अच्छा प्लान दे रहे थे, मैंने कहा सर तैयार हो गए हैं, आपके हीरो लोग तैयार हो चुके हैं और अब तो बस इनकी स्पीड दुनिया देखेगी। नहीं, और सभी इस चीज़ का डाउनलाइन्स शायद की बहुत वजह बड़ा से फ़ायदा मिला है। सभी डाउनलाइन्स की वजह से यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि अगर इन्होंने सपोर्ट नहीं किया होता, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा, ओके लाइफ केयर का प्लान देखने के बाद मेरे अंदर इतना बिलीव आ गया था क्योंकि हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस कह रहा था और मैंने अपनी टीम को बैठ के बोल भी दिया था, सब लोग बैठे थे इसी कमरे में, मैंने कहा देखो भई मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ। आप आओगे वेल एंड गुड शुरुआत में, अगर नहीं आओगे तो भी मुझे तो करना है, मैं 2 आदमी तो कहीं न कहीं से ढूँढ लूँगा। हमेशा ध्यान रखिए सर, 2 लाख के प्लान में बहुत आसान होता है काम करना, लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं। मैं अपनी मीटिंग ट्रेनिंग में बताता हूँ, जिस तरीके से मेरे घर में 5 मेरी सिस्टर भगवान ने दी, ईश्वर के आशीर्वाद से हमें मिली। तो मेरे पिताजी एक बात बोलते थे कि बेटा जिस घर के अंदर कन्या का जन्म होता है ना, तो उसका रिश्ता कहीं न कहीं वर बना दिया गया होता है। तेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रिश्ते घर बैठे आएँगे और मेरी पाँचों बहनों के जो रिश्ते हैं घर बैठ के आए।
हमने घर से बाहर नहीं निकले और पाँचों फैमिली जो है बहुत अच्छी रही। मेरा अपना मैं एक ड्रीम ज़रूर शेयर करना चाहूँगा आपसे। गाड़ी लेना मेरा ड्रीम नहीं है। अब मेरी मदर हैं, तो हम ये चाहते हैं कि अपनी मदर को वो सब कुछ हम दिखा पाएँ जो लाइफ़ के अंदर वो देखना चाहती हैं। मेरा एक ड्रीम है जो मैं कई बार अपनी अलग-अलग कंपनियों में कर चुका हूँ। मेरे को लग रहा है ओके लाइफ़ केयर में मेरा वो ड्रीम पूरा होगा। मेरी 5 सिस्टर हैं। मेरी पाँचों सिस्टर की जो शादियाँ हैं, वो बहुत ऐसे माहौल के अंदर हुई कि एक्चुअल में जो वो लहंगा लेना चाहती थी, वो लहंगा हम नहीं दिला पाए। एक्चुअल में जिस पार्लर में वो जाना चाहती थी, वो पार्लर में हम नहीं दे पाए। तो मेरा एक ड्रीम है और वो मैं ड्रीम ज़रूर पूरा करूँगा, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, ओके लाइफ केयर के माध्यम से। मेरा ड्रीम पर्सनल क्या है कि एक दिन क्या होगा, मैं एक बहुत बड़ा एक वेन्यू बुक करूँगा, एक ग्राउंड होगा, जो मैंने देखा भी हुआ कौन-सा ग्राउंड होगा। वहाँ पे मैं अपनी पाँचों बहनों को दोबारा घर पे बुलाने वाला हूँ। पाँचों बहनें मेरी दोबारा घर पे आएँगी और मैं अपने पाँचों जीजाओं को बोलूँगा कि अब आप बारात लेके आओगे। पाँचों पाँचों बहनों को बोलूँगा कि जो सपने उस वक़्त आपके पूरे नहीं हो पाए थे, वो सारे के सारे सपने जो हैं, आज तुम्हारा भाई इतना पैसा कमा रहा है, कौन-सा आपको लहंगा चाहिए, किस आपको ब्यूटी पार्लर के अंदर जाना है, जो भी चीज़ चाहिए वो लीजिए और अपने पाँचों जीजाओं को एक-एक गाड़ी मैं अपनी तरफ से गिफ्ट करूँगा। उनके सब रिलेटिव को मैं वहाँ पे बुलाऊँगा और वो दिन होगा जब मीडिया भी आएगी और उस शादी को लाइव देखेगी। 5 बहनों की शादी जब हम क्राइसिस में नहीं कर पाए, उन 5 बहनों की शादी जो है मैं डायरेक्ट सेलिंग से उनके जो ड्रीम्स उस बाप टाइम पे रे! छिपे रह गए थे, वो सारे के सारे ड्रीम मैं पूरे कर पाऊँ। तो ये तो ड्रीम है डेट मेरा। निकालवाओगे फिर से कोई, हैं? जी, जी, बिल्कुल। अगेन मैरिज, हाँ? ये जी। सच में कोई फ़िल्म मैंने की अपनी वाइफ़ स्टोरी को लग भी रही बोला है। हुआ है, एक दिन तू भी जाएगी, मैं बारात लेके आऊँगा। वो भी मेरा एक ड्रीम है कि दोबारा अरे से हम लोग एक बार शादी करेंगे। हाँ, तो तो एनिवर्सरी में कर सकते हैं सर ऐसा। नो डाउट बहुत पैसा है इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों और ओके लाइफ केयर से बढ़िया कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलेगा और जो आपको यहाँ पे अपलाइन मिल रही है, उससे बढ़िया अपलाइन आपको कहीं और नहीं। सर लास्ट में कुछ मैसेज अगर आप समरी के रूप में देना चाहें, वैसे तो बहुत कुछ मैसेज मिल गया है। उसके बाद हम क्वेश्चन हैंडलिंग उठाएँगे। लास्ट मैसेज, क्वेश्चन हैंडलिंग उठाते समय हम पोल भी क्रिएट कर देंगे, देखिए, प्लीज़। समरी यही है कि बेसिक्स को फ़ॉलो कीजिए। सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूज़र बनिए। सबसे पहली चीज़ है भरोसा करना सीखिए, विश्वास करना सीखिए। सोनम जी, मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ, आपको और अखिलेश जी को और जितने भी एंटायर जो भी सीनियर जो सुपर हीरोज़ जिनको बोलती है कंपनी, उन सब लोगों को हम सैल्यूट करते हैं कि आप लोगों ने उस वक़्त पे डीके सारंग जी जब कंपनी के अंदर कुछ नहीं था, उस वक़्त पे आपने भरोसा किया। और वो उस दिन मैं समझ पाया था जिस दिन डीके सर के साथ मैं 10 बजे से लेके और 2 बजे तक की मैंने मीटिंग की थी, मैं समझ पाया था कि आप कैसे उन पे भरोसा कर पाए थे। तो वो भरोसा उनकी बातों में, उनके चेहरे में, उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके काम में झलकता है। तो सबसे पहले बिलीव करना पड़ेगा कि इससे बढ़िया कंपनी हम लोगों को मिलने वाली नहीं है, अभी तक तो कोई है नहीं। और दूसरी बात अगर आने वाले वक़्त में कोई होगी, किसी को लगता है कि कोई होगी, क्योंकि देखो अगर शक है, मेरा मानना सीधा-सा है, मैं अपनी ट्रेनिंग में एक बार कई बार बोल चुका हूँ, अगर अंदर दिमाग में आपके शक है तो विश्वास नहीं जा सकता और विश्वास है तो शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप लोग जो यहाँ तक एग्ज़ैक्टली। पहुँचे हैं और हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, तो हमने भरोसा कर लिया था ओके लाइफ केयर के ऊपर। हमारे सामने भी बहुत सारी न्यूज़ आई, आपके सामने तो पहले से बहुत सारे पत्थर फेंके जा रहे थे, आप उस पत्थर पे चलते रहे, उन काँटों पे चलते रहे, आगे बढ़ते रहे और आपको ईश्वर ने वो दिया। पहली चीज़ विश्वास करना पड़ेगा, दूसरी चीज़ 100% प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा, तीसरी चीज़ कोई कुछ भी बोल रहा है, तुरंत अपनी एक्टिव ऑफलाइन से कनेक्ट हो जाओ। उसकी बात पे भरोसा ना करो। आज भी बहुत सारे लोग ज़रा-सी कोई वीडियो आती है, उससे हलचल होनी शुरू हो जाती है। यानी कि एक विश्वास आने के बाद विश्वास या तो होता है या नहीं होता है, ये तो उसी तरीके से हो गया, मैं अपनी वाइफ़ को बोल रहा हूँ कि लता शर्मा, लता मुझे तुमसे प्यार है लेकिन 99% है। वो 1% 99% को खत्म कर देता है। तो विश्वास हुँ, 100% होता है, तो 100% विश्वास करना सीखना पड़ेगा। अभी भी अगर आपको नहीं दिख रहा तो शायद कोई भी आपको लाइफ़ में दिखाएगा नहीं। मैं अपनी टोटल लाइफ़ की जर्नी को अगर देखता हूँ, जो भी मेरी सक्सेस रही, जो गलतियाँ मैंने की, कुछ मैंने दिक्कतें परेशानी हुई, आज मैं देखता हूँ तो वो सक्सेस की सीढ़ियाँ बनी हुई है। वो ओके लाइफ केयर के लिए हमें आना था और यहाँ पे नो डाउट अभी मैंने डाला है कि इस साल के एंड तक मैं 10 लाख रुपए तक के चेक पे पहुँचूँगा। आप देखिए मेरे डाउनलाइन के कमेंट देखिए होंगे, 100% मैंने कहा सर पहुँचेंगे। आपने कम डाल दिया है, आपने कम डाल दिया, हाँ, आपका ज़्यादा होगा। तो डाउनलाइन को जब ये बिलीव 100% आना ज़्यादा शुरू हो होगा जाए, सर। हाँ, डाउनलाइन को जब ये बिलीव आना शुरू हो जाए कि आपका ज़्यादा होगा सर, इतना तो हम सोच के चल रहे हैं, तो फिर तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कंपनी पे विश्वास करना, प्रोडक्ट पे विश्वास करना, अपलाइन पे विश्वास करना और सबसे बड़ी जो चीज़ है, जिससे आप लोगों को सक्सेस मिली हुई है, कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी आए, 6 महीने तक कम से कम स्पीड से इस बिज़नेस में काम करना, 6 महीने से पहले इस बिज़नेस को छोड़ना नहीं है, क्योंकि 2 लाख के प्लान की खूबी बता देता हूँ, कब आपके नीचे कौन-सा इंसान किस रूप में आ जाएगा आपको नहीं मालूम। ईश्वर ने सब आपको एग्ज़ैक्टली। कामयाब जो आदमी है वो पैदा कर दिए हैं, उन तक हमें पहुँचना है, उसके लिए हम आपके साथ हैं, एंटायर टीम, एंटायर कंपनी आपके साथ है। बस आप बहुत अपना बढ़िया। एक्शन लीजिए और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जो अपलाइन बोल रहा है उस काम को कीजिए। ऐसा नहीं कि अपलाइन आपके लिए काम करेगी, आपको एक बेहतर अपलाइन बनना बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार इंस्पायरिंग स्टोरी है सर आपकी। अनडाउटली बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और आपकी स्टोरी ने मतलब ऐसा सार दे दिया है जो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई ट्रेनिंग और नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। 100% इससे बड़ी कोई ट्रेनिंग नहीं हो सकती। मैं कहूँगी बार-बार इस वो वीडियो को सुनना, ये यूट्यूब पर लाइव चली गई है, आप अपने लोगों को भी सुनाना। नाउ द टाइम कि हम पोल क्रिएट कर दें, आप लोग वोट करें और तब तक आप जो सवाल करना चाहते हैं अजय सर से सवाल उठाएँ, अजय सर लाइव आपके सवालों का जवाब देंगे। अजय सर हम क्वेश्चन आंसरिंग राउंड को शुरू करते हैं। जी,
चाहेंगे? केवा के बारे में सर लोग कुछ पूछ रहे हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, क्या पूछ रहे हैं मैम? केवा, केवा, केवा। देखिए, नो डाउट केवा बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी आपको बहुत जल्दी एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है। केवा में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 1 करोड़ से ज़्यादा केवा में कमाया है और वो मेरी पोस्ट को बड़ा लाइक करते थे। अभी 3 दिन पहले ही उन्होंने मेरे को बोला कि सर जो लोग बोल रहे हैं आपके बारे में गलत उनको बोलने दीजिए, प्लीज़ आप उनके कमेंट मत कीजिए। तो बाद में उनका फ़ोन मेरे पास आया, 2 मिस्ड कॉल थी, मैं उनका उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला सर मैं तो जब नवंबर में आपने छोड़ा तभी मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया था। तो मैंने कहा अभी क्या कर रहे हैं? कह रहे सर अभी कुछ नहीं कर रहा, बस अभी माइंड थोड़ा ठीक नहीं है। तो एक गुड न्यूज़ मिल सकती है कि वो हमारी टीम के अंदर शायद एसोसिएट हो सकते हैं। तो जब उस लेवल पे जाके अगर वो छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं बार-बार कंपनी में प्लान चेंज हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो 1 करोड़ की इनकम लेने वाला, इनका पैसा कमाने वाला अगर इंसान 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ का चेक नहीं, टोटल 1 करोड़ के आस-पास अगर कोई इंसान पैसा कमा चुका है, अगर वो हमारे साथ आने के बारे में सोचने की कह रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे उसके आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सर लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि वो जो जान बचाने वाली वीडियो आई थी, उसको ज़रूर भेजिएगा। मेरा दूसरा मौका है, दूसरा मौका आप देखिए, दूसरा मौका आप अजय शर्मा डालिए, दूसरा मौका आपको मिल जाएगा। मैंने फेसबुक पेज पे भी डाला हुआ है, अभी कुछ दिन पहले मैंने शेयर किया था। यस, यस, यस। अच्छा, यहाँ पे अच्छा कुछ अजय लोग सर पूछ रहे हैं अजय स हर्बल लाइफ वालों को कैसा। अजय जी, सर अजय सर 1 मिनट 1 मिनट। जी, हम सभी अपने यूट्यूब दर्शक को थैंक यू बोलना चाहेंगे। मैं चाहती हूँ यूट्यूब को हम जी। यहाँ पे हटा दें, है ना? प्लीज़, तो प्लीज़, आप अपने सभी प्लीज़, यूट्यूब प्लीज़। दर्शक को थैंक यू बोल सकते हैं। मेरी तरफ से दिल से आभार सभी सभी यूट्यूब पे जो यूट्यूब लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं। प्लीज़ सर आप भी बोल दें। सभी यूट्यूब व्यूअर्स को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच इतने प्यार से आप लोगों ने सुना और इसको एक मैसेज के तौर पे आप लोगों को लेना है और यहाँ जो बोला है दिल से बोला और जो बोला सच बोला है। तो आपने एक मैसेज के तौर पे इसको लेना है और जो इससे अच्छी तरीके क्योंकि देखिए आज मेरे को लोग बोलते हैं आप बहुत अच्छा बोलते हो, उसके पीछे के रीज़न यही है कि हम लोगों ने बहुत सारे स्पीकर्स को सुना है। मेरी इस तरीके की अगर मैं दिखाऊँ, ये अगर मैं यहाँ पे मेरे पास डायरी रखी हुई है, मेरी बहुत सारी डायरीज़ जो थी, ये डायरीज़ जो हैं हमारी भरी हुई हैं। अगर मैं दिखाऊँ तो इस तरीके की बहुत सारी डायरी हैं मेरी भरी हुई हैं। मैं जाता था इस तरीके से छोटे-छोटे नोट्स बनाता था और इस तरीके से मैं सारे पॉइंट नोट ऐसी मेरी 50 डायरी भरी पड़ी है जिनके अंदर करोड़ों रुपए की एजुकेशन है। अच्छे-अच्छे लीडर्स को सुनिए, उनकी बातों को डुप्लीकेट कीजिए और हमारा एडीपी, एलडीपी हमारे कंपनी में इतने अच्छे स्पीकर हैं, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहीं से बहुत कुछ आप सही सीख बात है, सकते हैं। सही बात जी, है, तो बहुत बहुत-बहुत बढ़िया। धन्यवाद। आप लोग यूट्यूब पे आए तो बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड लक। या मेरी तरफ से भी दिल से बहुत-बहुत आभार सभी यूट्यूब दर्शक को और कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी और शानदार स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच। सर अब हम अपना कंटिन्यू कर लेते हैं। मैंने यहाँ स्टॉप कर दिया है लाइव सेशन को।